बूम 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 प्रकाश की तीर धार से टकराए, जिससे लगातार कान फाड़ देने वाली गर्जनाओं की एक श्रृंखला उत्पन्न हुई। हरी धार से घाटी कांप उठती थी और हरी धार से आसपास के पेड़ बड़े-बड़े हिस्सों में गिर पड़ते थे। घने धुएं और धूल के बीच केवल सुनहरी रोशनी लगातार फूटती हुई दिखाई दे रही थी, जो पूरे आकाश को सुनहरे रंग में रंग रही थी। जब धुआं और धूल छट गई, तो yin यान रहस्यमय पक्षी की ढाल दरारों से भर गई थी। उसके पंख बिखरे हुए थे और उसके शरीर के कई हिस्सों से खून रिस रहा था। हालांकि उसकी आंखों में अब भी तीव्र प्रकाश चल रहा था। 1 लाख वर्ष पुराने आध्यात्मिक दानव की गरिमा ने उसे आसानी से आत्मसमर्पण करने नहीं दिया। उसने अपना सिर उठाया और एक लंबी चीख निकाली। उसकी आवाज दुख भरी भव्यता से भरी हुई थी। पल भर में उसका शरीर बदलने लगा। उसके शरीर का सफेद आधा हिस्सा चकाचौंध भरी सफेद रोशनी से जगमगा उठा, जबकि काला आधा हिस्सा गहरे काले प्रकाश से जगमगा उठा। उसके सिर के ऊपर 2 प्रकाश आपस में लिपट गए, जिससे अप्रत्याशित रूप से एक विशाल प्रकाश और अंधेरे का भंवर बन गया। भंवर धीरे-धीरे घूमता रहा, जिससे एक भयानक खिंचाव बल उत्पन्न हुआ, जिसने आसपास की बची पेड़ों और यहां तक कि जमीन को भी अपनी ओर खींच लिया और उन्हें पल भर में बारीक पौधों में बदल दिया। उसने कियान शुनजी को कोई हरकत करने नहीं दी। उनके विचार में यद्यपि उनके बेटे की शक्ति पहले ही 90 के स्तर तक पहुंच चुकी थी, फिर भी 1 लाख साल पुराने आत्मा दानव का हताशावस्था में सामना करना जोखिम भरा था। इसके अलावा एक पिता के रूप में वो अपने बेटे को नौवीं आत्मा की अनुभूति दे रहा था। कियान शुनजी निर्देशानुसार पीछे हट गया और दूर खड़े होकर युद्ध देखने लगा। उसकी नजर yin यान रहस्यमय पक्षी पर पड़ी, लेकिन उसके दिल में किसी और बात का ख्याल चल रहा था। गिरी हुई परी। उसने फिलहाल किसी को भी इस नवप्राप्त दूसरी आत्मा के बारे में बताने की योजना नहीं बनाई थी, जिसमें कियान दाओयू भी शामिल है। यह विश्वास की बात नहीं थी, बल्कि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। एक तुरुक का पत्ता इसलिए ही था क्योंकि उसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। किसी नाजुक क्षण में एक अज्ञात तुरुक का पत्ता अक्सर अप्रत्याशित भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा पति देवदूत की शक्ति बहुत ही विशेष थी। स्पिरिट हॉल के इतिहास में प्रकाश और अंधकार का सहअस्तित्व कभी नहीं देखा गया था। एक बार इसके सामने आने के बाद कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि इसे किस तरह की प्रतिक्रिया होगी। इसलिए उसने इसे छिपाने का विकल्प चुना। कम से कम जब तक वह इस शक्ति पर पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर लेता, तब तक वह किसी को भी इसके बारे में नहीं बताएगा। युद्ध के मैदान में कियान दाओयू ने एक बार फिर चाल चल दी थी। yin यान रहस्यमय पक्षी के विनाशकारी हमले का सामना करते हुए भी वह शांत रहा। उसके पीछे 6 पंखों वाले देवदूत की मार्शल आत्मा और भी अधिक चकाचौंध भरी रोशनी से खिल उठी और उसकी 9 आत्मा की अंगूठियों में से 8वीं काली आत्मा की अंगूठी अचानक जगमगा उठी। एंजेलिक डोमेन। कियान दाओयू के शरीर से सुनहरी रोशनी फैली और पल भर में पूरी घाटी को अपनी चपेट में ले लिया। उस प्रकाश में सब कुछ धीमा हो गया। yin यान रहस्यमय पक्षी के प्रकाश और अंधेरे के भंवर की घूर्णन गति में अचानक भारी गिरावट आई और ऐसा लगा मानो हवा भी जम गई हो। यह एंजल मार्शल सोल की डोमेन क्षमता थी। डोमेन के भीतर कियान दाओयू 2 मीटर था। yin यान रहस्यमय पक्षी ने अनिच्छा से फुफकारा। यद्यपि इसका प्रकाश और अंधकार का भंवर शक्तिशाली था, लेकिन देवदूतों के क्षेत्र के दमन के कारण यह अपनी पूरी शक्ति को उजागर करने में पूरी तरह समर्थ था। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी शक्ति डोमेन द्वारा क्षीण हो रही है और सुनहरी रोशनी सड़ती हुई हरी पत्तियों की तरह लगातार उसके शरीर में रिस रही थी। ये खत्म हो गया है। कियान दाओयू ने धीमी आवाज में बात की। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और दिव्य पवित्र तलवार एक बार फिर से संघनित हो गई। इस बार तलवार पर सुनहरी लपटें जल रही थी। ये स्वर्गदूत की न्याय की अग्नि थी, जो सभी पापों को जलाकर राख कर सकती थी। एक ही बार में तलवार नीचे की ओर चली गई। सुनहरी तलवार की किरण आकाश को चीरती हुई न्याय की शक्ति को सीधे yin यान रहस्यमय पक्षी के सिर की ओर ले गई। yin यान रहस्यमय पक्षी चकमा देना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि उसका शरीर उस क्षेत्र द्वारा इस हद तक दबा दिया गया था कि वह मुश्किल से हिल पा रहा था। वह असहाय होकर बस देखता रह गया क्योंकि तलवार की वह किरण उसके करीब और करीब और करीब आती जा रही थी। धमाका। तलवार की किरण उसकी गर्दन पर लगी और खून तेजी से बहने लगा। yin यान रहस्यमय पक्षी ने एक तीखी और शोकपूर्ण चीख निकाली। उसका विशाल शरीर हवा से नीचे गिरा और जमीन पर जा टकराया, जिससे एक बड़ा गहरा गड्ढा बन गया। उठने की कोशिश में उसने काफी संघर्ष किया, लेकिन पाया कि उसके पंख टूट चुके थे। गर्दन पर लगा घाव इतना गहरा था कि हड्डी दिखाई दे रही थी और खून से गड्ढे का पूरा तल लाल हो गया था। लेकिन यह अभी मरा नहीं था। 1 लाख वर्ष पुराने आत्मा दानव की जीवन शक्ति आश्चर्यजनक रूप से दृढ़ थी। कियान दाओयू ने अपनी आत्मा को त्याग दिया और अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़ा हो गया। उसके वस्त्रों पर धूल का एक भी निशान नहीं था, मानो अभी अभी लड़ाई महज हाथ के इशारे से खत्म हो गई हो। 1 घंटा। एक रैंक 99 के सुपर डॉलरों ने 1 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस्ट का शिकार करने में केवल 1 घंटा लगाया। अगर यह बीमारी फैल गई तो पूरे महाद्वीप को झटका लग जाएगा। लेकिन कियान दाओयू ने धीमी आवाज में कहा, अब समय आ गया है। जाओ जी, इसे मार डालो और फिर इसे अपने में समाहित कर लो। मैं तुम्हारा रक्षक बनूंगा। कियान शुनजी ने सिर हिलाया और गहरे गड्ढे की ओर बढ़ गया। वही yin यान रहस्यमय पक्षी के सामने पहुंचा, जो ऊपर से इस 1 लाख साल पुराने आध्यात्मिक दानव को देख रहा था। उसका शरीर उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक विशाल था। जमीन पर लेटे हुए भी वही छोटे पहाड़ जैसा दिखता था। घाव से खून तेजी से बह निकला, जिससे आसपास की मिट्टी लाल हो गई और हवा में खून की तेज गंध फैल गई। yin यान रहस्यमय पक्षी ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और उसकी सुनहरी और चांदी की पुतलियों में कियान शुनजी की आकृति प्रतिबिंबित हुई। उसने उसे देखा, उसके पीछे छिपी हुई आत्मा को देखा और उसकी आंखों में शांति भी देखी। वो शिकारी का अपने शिकार के प्रति शांत भाव था। कियान शुनजी ने अपना हाथ उठाया। उसने किसी भी आध्यात्मिक क्षमता का उपयोग नहीं किया, बस अपने हाथ को सुनहरी तलवार में बदल दिया, लेकिन पहले से ही मरणासन yin यान रहस्यमय पक्षी के लिए काफी था। हाथ हिलाकर एक ठंडी रोशनी चमकी और उसके जवाब में yin यान रहस्यमय पक्षी का सिर नीचे गिर गया। खून तेजी से निकला, जिससे जमीन लाल हो गई और खून के छींटे कियान शुनजी के वस्त्रों पर भी पड़े। वह विशाल सिर एक तरफ लुढ़क गया, उसकी सुनहरी और चांदी जैसी पुतलियों में चमक तेजी से मंद होती गई और अंततः पूरी तरह बुझ गई। उसी समय उसके शरीर से धीरे-धीरे चमकदार लाल छल्ला उभरने लगा। 1 लाख साल पुराना आध्यात्मिक वलय। वो लाल रंग इतना शुद्ध और इतना चमकदार था, मानो जमीन से लाल सूरज उग रहा हो। घेरे के अंदर yin यान रहस्यमय पक्षी का पेट धुंधला सा अपना सिर उठाते और लंबी चीख निकालते हुए देखा जा सकता था। यह आत्मा पशु का अंतिम जुनून था, जो 1 लाख वर्षों की साधना से संघटित आत्मा की छाप थी। कियान शुनजी ने सोने की लंबी तलवार को एक तरफ रख दिया और पालथी मारकर बैठ गया। उन्होंने इसे तुरंत आत्मसात करना शुरू नहीं किया, बल्कि कुछ क्षणों के लिए अपनी सांसों को नियंत्रित किया। yin यान रहस्यमय पक्षी मर चुका था और आत्मा की अंगूठी कुछ समय तक अस्तित्व में रहेगी। इस क्षण के लिए जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अपनी सर्वोत्तम स्थिति में समायोजित होने से जोखिम को अधिकतम सीमा तक कम किया जा सकता है। कियान दाओयू कुछ दूरी पर पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़े थे और अपने बेटे को शांत भाव से देख रहे थे। कुछ क्षण बाद कियान शुनजी ने अपनी आंखें खोली, गहरी सांस ली और लाल प्रकाश के उस घेरे को निर्देशित करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार करना शुरू कर दिया। 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठी ने मानो उस आह्वान को भांप लिया और धीरे-धीरे उसकी ओर तैरने लगी। ये कियान शुनजी के सिर के ऊपर मंडरा रहा था, धीरे-धीरे घूम रहा था और अपने आसपास की हर चीज को लाल रंग से रंग रहा था। उस लाल रोशनी के भीतर भयानक ऊर्जा उतार-चढ़ाव समाहित थे, जिसके कारण हवा भी चिपचिपी हो गई थी। ये शुरू होता है। दूर से कियान दाओयू की आवाज आई, जिसमें गंभीरता का भाव था। 1 लाख साल पुराने आध्यात्मिक वलय का प्रभाव मामूली नहीं होता, अपने मन और आत्मा की रक्षा करो। कियान शुनजी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि लाल रोशनी ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। धमाका। ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया फट गई हो। 1 लाख साल पुराने आध्यात्मिक घेरे में समाहित ऊर्जा इतनी विशाल थी कि वह एक उफनती बाढ़ की तरह उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी। हालांकि वह पहले से ही 93वें रैंक का टाइटल दौड़ू था, फिर भी उसे अपनी नसों में दर्द महसूस हो रहा था, मानो फटने वाली हो। वह अनुभूति ऐसी थी मानो उसके शरीर के अंदर अनगिनत चाकू बेतरतीब ढंग से चल रहे हों, मांसपेशियों का हर इंच और हर हड्डी कांप रही थी और शरीर की हर एक कोशिका विलाप कर रही थी। अध्याय 7 नौवीं अंगूठी। 1 लाख साल पुरानी आध्यात्मिक अंगूठी। कियान शुनजी ने दांत पीस लिए, माथे की नसें फूल गईं, सेम के आकार की पसीने की बूंदें उसके चेहरे से नीचे फिसल गईं और आसपास के उच्च तापमान के कारण त्वचा से निकलती धुंध में बदल गईं। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा और उसकी त्वचा से खून की बारीक बूंदें रिसने लगीं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। चीख। ठीक इसी क्षण 1 लाख वर्ष के आध्यात्मिक घेरे के भीतर yin यान रहस्यमय पक्षी से संबंधित आत्मा ने कियान शुनजी के विरुद्ध एक प्रभाव उत्पन्न करना शुरू कर दिया। कियान शुनजी के मानसिक सागर के भीतर एक तीखी चीख गूंज उठी। यह 1 लाख वर्ष पुराने आत्मा राक्षस का अंतिम प्रतिरूप था, एक आत्मा के आघात जो उसकी अनिश्चित मृत्यु की तीव्र इच्छा से उत्पन्न हुई थी। 10,000 वर्ष पुराने आत्मा वलय के विपरीत 1 लाख वर्ष पुराने आत्मा वलय में न केवल ऊर्जा थी, बल्कि आत्मा राक्षस की संपूर्ण आत्मा की छाप भी थी। कियान शुनजी के मानसिक सागर में yin यान रहस्यमय पक्षी का एक विशाल प्रेत उसकी चेतना पर बेतहाशा प्रहार कर रहा था। प्रेत पूरी तरह से काले और सफेद रंग का था, जिसकी सुनहरी और चांदी जैसी पुतलियों में घृणा की ज्वाला जल रही थी। हर चीज से उसका मानसिक सागर बुरी तरह कांप उठता था। अपने मन की रक्षा करो। कियान दाओयू की आवाज बाहरी दुनिया से गूंजी, मानो वह बहुत दूर से आ रही हो। कियान शुनजी के पास जवाब देने के लिए कोई अतिरिक्त ऊर्जा नहीं थी। उसने अपनी पूरी मानसिक शक्ति को जुटाकर yin यान रहस्यमय पक्षी की आत्मा के आघात तरंग से टकराने के लिए अपने मानसिक सागर के भीतर एक रक्षात्मक रेखा का निर्माण किया। ये बिना बंदूक के द्वे वाला युद्ध था और युद्ध क्षेत्र उसकी चेतना के भीतर गहराई से समाया हुआ था। यदि वह जीत जाता तो वह इस 1 लाख साल पुराने आध्यात्मिक वलय को आसानी से आत्मसात कर लेता। अगर वह हार गया तो ज्यादा से ज्यादा उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी और कम से कम वह मौके पर ही मूर्ख बन जाएगा। ये पहली बार था जब कियान शुनजी 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठी को अवशोषित कर रहा था। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि प्रतिरोध इतना जबरदस्त होगा और सोच शॉकवेव इतनी तीव्र होगी।
ये ज्ञान रहस्यमय पक्षी का प्रेत बार-बार उसकी मानसिक सुरक्षा को चकनाचूर कर देता था। हर प्रहार से उसका सिर ऐसा लगता था मानो फट रहा हो। ये दर्द शारीरिक नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा के टुकड़े टुकड़े होने का दर्द था, जो किसी भी शारीरिक पीड़ा से 10 या 100 गुना अधिक तीव्र था। लेकिन ज्ञानचंद जी पीछे नहीं हटी। उसकी मानसिक शक्ति लोहे की दीवार की तरह थी, जो बार-बार ये ज्ञान रहस्यमय पक्षी के हमलों को रोकती थी। उसके मानसिक सागर में 6 पंखों वाले देवदूत की मार्शल आत्मा सुनहरी रोशनी से जगमगा रही थी, जो उसे निरंतर सहायता प्रदान कर रही थी। दर्द के बीच समय धीरे-धीरे बीत रहा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, ये ज्ञान रहस्यमय पक्षी का प्रेत कमजोर पड़ने लगा। समय के साथ-साथ उसके प्रभाव कम होते गए और उसकी चीखें धीमी होती गईं। 1 लाख वर्षों का जुनून अंततः समय के क्षरण का सामना नहीं कर सका, नहीं वह ज्ञानचंद जी की दृढ़ इच्छाशक्ति पर विजय प्राप्त कर सका। अंततः एक कमजोर प्रभाव के बाद ये ज्ञान रहस्यमय पक्षी के प्रेत ने एक दबी हुई फुफकार निकाली और ज्ञानचंद जी के मानसिक सागर में पूरी तरह से विलीन हो गया। क्या वह सफल हुआ? ज्ञानचंद जी को राहत की लहर महसूस हुई। बाहर से देखने पर ज्ञान दाऊली ने राहत की एक लंबी सांस ली। उन्होंने गहराई से महसूस किया कि उनके बेटे की आभा अराजक से स्थिर हो गई थी, जिसका अर्थ था कि सबसे खतरनाक मानसिक प्रभाव टल चुका था। इस स्थिति में पहुंचने के बाद 80% खतरा टल चुका था और बाकी तो बस समय की बात थी। हालांकि ज्ञान दाऊली को यह नहीं पता था कि ज्ञानचंद जी के मानसिक सागर के भीतर एक नया परिवर्तन हो रहा था। 1 लाख साल पुराना वह आध्यात्मिक छल्ला जो उसके शरीर में समाहित हो रहा था, अचानक भागों में विभाजित हो गया। ज्ञान गुण से युक्त सुनहरा प्रकाश स्वाभाविक रूप से 6 पंखों वाले देवदूत मार्शल सोल की ओर प्रवाहित हुआ। ये गुण से युक्त काला प्रकाश विलीन नहीं हुआ, बल्कि उस स्थान की ओर प्रवाहित हुआ जिसे ज्ञान दाऊली देख नहीं सकता था। पतित देवदूत हम ज्ञानचंद जी असमंजस में था, लेकिन एकाग्रता के इस महत्वपूर्ण क्षण में उसके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था और वो केवल शक्ति को अपने आप प्रवाहित होने दे सकता था। ये ज्ञान रहस्यमय पक्षी मूल रूप से यिन और यांग के बीच संतुलन का उत्पाद था और इसकी आत्मा की अंगूठी में 2 पूरी तरह से विपरीत लेकिन पूरक शक्तियां समाहित थीं। इस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि इस शक्ति ने ज्ञानचंद जी के शरीर के भीतर छिपी एक अन्य आत्मा को महसूस किया और वास्तव में स्वयं ही 2 भागों में विभाजित हो गई और क्रमशः 2 आत्माओं में विलीन हो गई। यांग गुण की ऊर्जा सेराफिम के साथ पूर्णतः समाहित हो गई, जिससे देवदूत आत्मा का सुनहरा प्रकाश और भी अधिक चकाचौंध भरा हो गया। यिन गुण की ऊर्जा पतित देवदूत में समाहित हो गई, जिससे उसके गहरे कालेपन के हल्के बैंगनी प्रभामंडल के साथ चमकने लगे। प्रकाश और अंधकार जो मूल रूप से काले और सफेद की तरह अलग-अलग थे, इस क्षण विचित्र सामंजस्य का निर्माण कर रहे थे। आत्मा के छल्ले की ऊर्जा धीरे-धीरे उसके शरीर में समाहित होने लगी, अब पहले की तरह हिंसक नहीं रही। समय बीतता गया, पल-पल बीतता गया। 1 शिचेन, 2 शिचेन, 3 शिचेन। ज्ञान दाऊली पूरे समय पास ही खड़े रहे, उनकी निगाहें बिना पलक झपकाए अपने बेटे पर टिकी हुई थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में तनाव की एक झलक छिपी हुई थी। 1 लाख साल पुराने आध्यात्मिक वलय को आत्मसात करना बहुत बड़ा जोखिम था। असफल होने पर ज्यादा से ज्यादा उसकी नाड़ियां क्षतिग्रस्त हो सकती थी और कम से कम उसकी मौके पर ही मृत्यु हो सकती थी। लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप करने के लिए कदम नहीं उठाया, क्योंकि यह ज्ञानचंद जी का अपना रास्ता था और उसे इसे अंत तक खुद ही तय करना था। अंत में जैसे ही चौथा शिचेन समाप्त होने वाला था, ज्ञानचंद जी के शरीर पर मौजूद आभा बढ़ने लगी। रैंक 90, रैंक 91, रैंक 92। संचित आध्यात्मिक शक्ति मुक्त हुई और स्पिरिट रिंग की ऊर्जा के साथ मिलकर उसकी रैंक को लगातार प्रगति की ओर ले गई। रैंक 93, रैंक 94। जब स्पिरिट रिंग पूरी तरह से उसके शरीर में समाहित हो गई, तो ज्ञानचंद जी का रैंक 94 पर स्थिर हो गया। उसने अपनी आंखें खोली और उसकी पुतलियों में सुनहरी रोशनी की एक चमक दिखाई दी। वो रोशनी चमकी और गायब हो गई, किसी का ध्यान आकर्षित करने में असफल रही। ये ज्ञान रहस्यमय पक्षी द्वारा उसे प्रदान की गई शक्ति का एक हिस्सा उसने जानबूझकर दबा दिया था। पतित देवदूत से जुड़ी उस शक्ति को अभी प्रकट करना उचित नहीं था। यह एक सफलता है। ज्ञान दाऊली की आवाज में संतुष्टि का भाव झलक रहा था। ज्ञानचंद जी उठ खड़ा हुआ, अपने शरीर में उमड़ती शक्ति को महसूस करते हुए। 94वें रैंक की आध्यात्मिक शक्ति उसकी नसों में एक तेज बहती नदी की तरह प्रवाहित हो रही थी, जो पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और उन पर सुनहरी और बैंगनी रोशनी हल्की सी चमकी, जिसे उसने दबा दिया। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ज्ञान दाऊली उनके पास चली गई। पहले से भी बेहतर। ज्ञानचंद जी ने कृतज्ञता भरी निगाहों से अपने पिता की ओर देखा। धन्यवाद पिताजी। ज्ञान दाऊली ने हाथ हिलाया और उसकी निगाहें ज्ञान रहस्यमय पक्षी की शव पर पड़ी। 1 लाख साल पुराने आध्यात्मिक जीव से एक आध्यात्मिक अनुभूति के अलावा एक आध्यात्मिक हड्डी भी मिलती है। जाकर देखो कि क्या ऐसी कोई हड्डी मिली है। ज्ञानचंद जी ने सिर हिलाया और शव की ओर चल पड़ा। ये सर्वविदित था कि 1 लाख वर्ष पुराने स्पिरिट बीज से निश्चित रूप से एक स्पिरिट बोन प्राप्त होगी। हालांकि इसके भाग और गुणवत्ता पर कोई निश्चित नियंत्रण नहीं था। सौभाग्य से किसी को उच्च गुणवत्ता वाली स्पिरिट बोन मिल सकती थी, जिसका मूल्य स्वयं स्पिरिट रिंग से भी अधिक हो सकता था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके ज्ञान रहस्यमय पक्षी की शक्ति जांच की। कुछ क्षण बाद उसने अपनी आंखें खोली और उसके हाथ में हथेली के आकार की एक हड्डी प्रकट हुई। हड्डी का रंग विचित्र रूप से काला और सफेद था, आधा भाग बर्फ की तरह शुद्ध सफेद और दूसरा स्याही की तरह गहरा काला। ये ज्ञान रहस्यमय पक्षी के पंखों जैसा। हड्डी की सतह पर हल्की रोशनी फैल रही थी और उसके भीतर समाहित भयानक मानसिक शक्ति का हल्का सा आभास हो रहा था। एक ही ज्ञान शुभानलिया खोपड़ी ज्ञान दाऊली ने एक नजर डाली और सिर हिलाया। बुरा नहीं है, इस आत्मा अस्थि में समाहित मानसिक शक्ति अत्यंत शक्तिशाली है, जो आपकी मानसिक शक्ति और बोध को अभूतपूर्व रूप से बढ़ा सकती है। इसमें एक आध्यात्मिक क्षमता भी है। ये ज्ञान आंखें जो सभी भ्रमों को भेज सकती हैं और ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कर सकती हैं। ज्ञानचंद जी अपने हाथ में मौजूद स्पिरिट बोन से खेल रहा था और उसमें समाहित शक्ति को महसूस कर रहा था। ये ज्ञान आंखें, अगर उसका अनुमान गलत नहीं था, तो यह आध्यात्मिक क्षमता उसके पति देवदूत से अटूट रूप से जुड़ी हुई थी। अगर वह इसे अभी आत्मसात कर लेता, तो इसे बहुत संभव है कि कुछ रास खुल जाए। अध्याय 8 दोहरी 1 लाख साल की आत्मा की अंगूठी। पहले इसे वापस ले लेते हैं। उसने स्पिरिट बोन को अपने आध्यात्मिक उपकरण में रख लिया। इसके बाद मुझे एंजल गॉड की 8वीं परीक्षा से गुजरना होगा, इसलिए स्पिरिट बोन को अभी अवशोषित करना मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। अगर यह एंजल स्पिरिट बोन से टकराती है, तो नुकसान फायदे से कहीं ज्यादा होगा। ज्ञान दाऊली ने सहमति में सिर हिलाया। सावधानी बरतना अच्छा है। देवदूत देवता की 8वीं परीक्षा में 6 देवदूत आत्मास्थियों को अवशोषित करना आवश्यक है और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से विफलता हो सकती है। 8वीं परीक्षा पूरी करने के बाद इस आत्मास्थि के बारे में विचार करना देर नहीं होगी। दोनों ने ज्ञान रहस्यमय पक्षी की शव पर आखिरी नजर डाली, फिर मुड़कर चले गए। जैसे ही पश्चिम में सूरज डूबा, दो आकृतियां क्षितिज में ओझल हो गईं। कुछ ही समय बाद अन्य आत्मा राक्षस इस 1 लाख साल पुराने अवशेष पर दावत करने आएंगे, जिससे इसकी शक्ति एक अन्य तरीके से प्रकृति में वापस लौट सकेगी। हालांकि उसकी आत्मा की अंगूठी पहले से ही ज्ञानचंद जी के अंदर थी और उसकी आत्मा की हड्डी भी ज्ञानचंद जी के हाथों में थी। डॉट डॉट डॉट। 1 माह बाद स्पिरिट हॉल परम पूज्य महल के बाहर चौक में असंख्य आध्यात्मिक गुरु एकत्रित हुए। उन्होंने महल के द्वार के सामने की सीढ़ियों की ओर देखा। उनकी आंखों में श्रद्धा और कट्टर उत्साह भरा हुआ था, क्योंकि आज स्पिरिट हॉल एक आधिकारिक घोषणा करने वाला था। एक और उपाधिधारी डॉलुओं का जन्म हुआ। जब ज्ञानचंद जी सोने के सर्वोच्च धर्माध्यक्ष वस्त्र पहने महल के द्वार से बाहर निकले, तो पूरे चौक में जयकारों की जोरदार लहर दौड़ गई। परम पूज्य धर्माध्यक्ष, परम पूज्य धर्माध्यक्ष। ज्ञानचंद जी ने अपना हाथ थोड़ा नीचे दबाया और जयकारे धीरे-धीरे शांत हो गए। उन्होंने चारों ओर देखा और धीरे से बोले, स्पिरिट हॉल के पूर्वजों की कृपा से मैंने हाल ही में रैंक 90 को पार करते हुए सफलता प्राप्त की, अपनी 9वीं स्पिरिट रिंग हासिल की और आधिकारिक तौर पर डॉलर की उपाधि प्राप्त कर ली। उनकी शब्द समाप्त होते ही एक बार फिर से जयकारे गूंज उठे, जो पहले से भी अधिक जोशीले थे। आज से मेरा नाम होगा एंजल, एंजल दुलुओ। ज्ञान दाऊली के समान ही उपाधि। यह न केवल एक विरासत थी, बल्कि एक घोषणा भी थी। स्पिरिट हॉल की सर्वोच्च शक्ति सदा सेराफिम के उत्तराधिकारियों के हाथों में रहेगी। आत्मा भीड़ में विभिन्न परिवारों के प्रतिनिधियों के चेहरे पर अलग-अलग भाव थे। कुछ जोशीले थे, कुछ उसमें से भरे थे और कुछ मन ही मन आशंकित थे। लेकिन उनके मन में चाहे जो भी भावना हो, इस समय वे केवल भीड़ के साथ जयकारे लगा सकते थे। ज्ञानचंद जी ने सभी की प्रतिक्रियाओं को देखा। उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान थी। एंजल शीर्षक तो बस शुरुआत थी। वह मुड़ा और महल में चला गया। चौक में उत्साह से उड़ रही भीड़ को पीछे छोड़ते हुए। डॉट डॉट डॉट। एंड हॉल प्रथम एंजल का निवास स्थान। ज्ञान दाऊली खिड़की के पास हाथ पीछे करके खड़ा था। खिड़की के बाहर दूर चौक से हल्की-हल्की खुशबू सुनाई दे रही थी और उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। एंजल दुलुओ, उन्हें इस खिताब का लंबे समय से इंतजार था। डॉट डॉट डॉट। इसी बीच सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल के भीतरी हॉल में ज्ञानचंद जी के निजी साधना कक्ष के अंदर भारी पत्थर का दरवाजा बंद हो गया, जिससे बाहरी दुनिया की सारी आवाजें बंद हो गईं। ज्ञानचंद जी साधना कक्ष के केंद्र में खड़ा था। उसके चारों ओर की आवाज अचानक बदल गई। डिंग। सिस्टम पैनल ठीक समय पर खुल गया। मेजबान को 1 लाख साल पुरानी ज्ञान रहस्यमय पक्षी को आत्मसात करने के लिए बधाई। आत्मा की अंगूठी। 9वीं आध्यात्मिक अंगूठी प्राप्त हुई। 1 लाख वर्ष ज्ञान रहस्यमय पक्षी। पता चला कि स्पिरिट रिंग के गुण जुड़वां आत्माओं से पूरी तरह मेल खाते हैं। अतिरिक्त पुरस्कार आत्मा क्षमता ज्ञान में खंडन विकसित हुआ। शक्ति में 100% की वृद्धि हुई। वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति रैंक 94वीं रैंक। 9वीं आत्मा क्षमता प्रकाश और अंधकार उत्पत्ति पति देवदूत सेराफिम समन क्षमता। ये ज्ञान रहस्यमय पक्षी की शक्ति का उपयोग करते हुए प्रकाश और अंधकार को एक साथ उत्सर्जित करें, जिससे एक विनाशकारी ज्ञान तूफान उत्पन्न हो। मेजबान ज्ञानचंद जी। आत्मा 1 सेराफिम। आत्मा 2 पति देवदूत। आत्मा शक्ति रैंक 94वीं रैंक। ज्ञानचंद जी ने सिस्टम पैनल पर मौजूद जानकारी को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। लेकिन वह सब नहीं था। उसने गहरी सांस ली और सेराफिम उसके पीछे आत्मा प्रकट हुई। सुनहरे 6 पंख खुल गए। तेज रोशनी से पूरा साधना कक्ष तुरंत जगमगा उठा। उसी समय उसके पैरों के नीचे से 9 आध्यात्मिक छल्ले उठे। पीला पीला, बैंगनी बैंगनी, काला काला, काला काला, लाल। उसके शरीर के चारों ओर 9 आध्यात्मिक वलय थे। बाहरी लाल वलय इतना आकर्षक और चमकदार था। यह 1 लाख साल पुराने आध्यात्मिक वलय का प्रतीक था। एक ऐसा खजाना जो कसरत में पूरी महाद्वीप के अनगिनत उपाधिधारी डॉलर देखते थे।
2 किले, 2 बैंगनी, 4 काले, 1 लाल यह एक मानव शीर्ष स्तरीय संरचना है। हालांकि ज्ञान चुंजी को वास्तव में इस बात की परवाह नहीं थी। एक विचार के साथ सेराफिम आत्मा धीरे-धीरे लुप्त हो गई। उसकी जगह एक दूसरी आत्मा आ गई, गिरी हुई परी। उसके पीछे 6 काले पंख फैले हुए थे, हर पंख से धातु जैसी ठंडी रोशनी झलक रही थी। सेराफिम की सुनहरी रोशनी के विपरीत पतित देवदूत के चारों ओर गहरा बैंगनी प्रभामंडल था, महान होते हुए भी दुष्ट, दिव्य होते हुए भी पतित। इसका रूप सेराफिम से मिलता जुलता था, फिर भी पूरी तरह से अलग था। देवदूत का चेहरा सुंदर बना रहा, लेकिन उसकी भौं के बीच राक्षसी आकर्षण का एक अंश था। उसके होठों पर एक मुस्कान थी, मानो वो दुनिया की हर चीज का उपहास कर रहा हो। बैंगनी रोशनी पंखों के किनारों से बह रही थी, हर फड़फड़ाहट के साथ अनगिनत छोटे-छोटे प्रकाश के धब्बे नीचे की ओर गिरते थे, और जब वे धब्बे जमीन पर पड़ते थे, तो वे तुरंत कठोर पत्थर की शिला में छोटी-छोटी गड्ढे बना देते थे। उसकी आंखें बैंगनी रंग की थी, अथाह गहराई की तरह, मानो सारा प्रकाश निकल जाने की क्षमता रखती हों। उसके शरीर के चारों ओर एक धुंधली काली धूंध लिपटी हुई थी। धूंध के भीतर से मुड़े हुए चेहरे धुंधले ढंग से दिखाई दे रहे थे। ये पतित देवदूत की जन्मजात देने की शक्ति थी। महान, अंधेरा, दिल दहला देने वाला। और जैसे ही पतित देवदूत प्रकट हुआ, उसके साथ ही एक आत्मा का छल्ला भी प्रकट हो गया। लाल, वहां केवल एक ही आत्मा का छल्ला था, लेकिन यह 1 लाख साल पुराना लाल आत्मा का छल्ला सेराफिम की 9वें आत्मा के छल्ले के समान था। कियान शुंजी ने पतित देवदूत के चारों ओर लिपटी लाल आत्मा की अंगूठी को देखा और उसके होठों पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। ये न्यान रहस्यमय पक्षी, उसने धीमी आवाज से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे एक साथ 2 आत्मा की अंगूठियां दे दोगे। मूल रूप से जब ये न्यान रहस्यमय पक्षी ने अंतिम क्षण में अपनी आत्मा की अंगूठी को विभाजित किया, तो संभवतः उसका इरादा अपनी ऊर्जा को 2 भागों में विभाजित करने का था, जिससे कियान शुंजी के शरीर के भीतर राजगुण उत्पन्न हुए और अवशोषण विफल हो गया। हालांकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि कियान शुंजी के भीतर वास्तव में 2 आत्माएं मौजूद थी, एक प्रकाश में, एक अंधकार में, जो उसकी इन और यांग गुणों के अनुरूप थी। इसके प्रतिरोध ने इसके बजाय कियान शुंजी की इच्छा पूरी कर दी थी। ये न्यान रहस्यमय पक्षी की आत्मा की अंगूठी सीधे 2 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठी में बदल गई। सेराफिम को अपना 9वां आध्यात्मिक वलय प्राप्त हुआ, जो 1 लाख वर्ष तक चलने वाला था। फॉलन एंजल को उसकी पहली स्पिरिट रिंग भी प्राप्त हुई, जो कि 1 लाख साल पुरानी थी। आत्मा गुरु के संसार के इतिहास में पहली बार किसी 1 लाख वर्ष पुराने आत्मा वलय का मिलना अभूतपूर्व था। यहाँ तक कि जुड़वां आत्माओं के मामले में भी निम्न से उच्च स्तर तक क्रमिक रूप से आत्मा वलय को अवशोषित करना आवश्यक था। लेकिन ये न्यान रहस्यमय पक्षी की अनूठी प्रकृति और सिस्टम की सहायता ने कियान शुंजी को इस परंपरा को तोड़ने में सक्षम बनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कियान शुंजी ने शून्य में मौजूद ये न्यान रहस्यमय पक्षी की बची हुई आत्मा को देखा, जो अस्तित्व में भी नहीं थी। उसकी मुस्कान में उपहास का एक संकेत था। एक भी बूंद व्यर्थ नहीं गई। उसने हाथ के इशारे से दोनों आत्माओं को वापस बुला लिया। साधना कक्ष में शांति बहाल हो गई, केवल दीवार पर लगे आध्यात्मिक उपकरणों से निकलने वाली हल्की रोशनी शेष रह गई। कियान शुंजी ने अपने शरीर को फैलाया और अपने भीतर उमड़ती शक्ति को महसूस किया। उसके पास 94वें दर्जे की आध्यात्मिक शक्ति, 2 आत्माएं, 2 लाख साल पुरानी आध्यात्मिक अंगूठियां और 1 लाख साल पुरानी आध्यात्मिक हड्डी है, जिसे अभी अवशोषित करना बाकी है। इस तरह की व्यवस्था के साथ पूरे महाद्वीप को देखते हुए शायद केवल लिमिट दोलों उसे मजबूती से दबा सकते थे। अध्याय 9, नीचे बैठो, अच्छे बनो। लेकिन उन लिमिट दोलों में से किसी ने दशकों या सदियों से साधना नहीं की थी। वह कियान शुंजी इस साल केवल 39 वर्ष का था। आगे का रास्ता अभी बहुत लंबा था। कियान शुंजी ने अपनी आभा को नियंत्रित किया, मुड़ा और साधना कक्ष से बाहर निकल गया। बिना रुके वो लंबे गलियारे को पार करते हुए स्पिरिट हॉल की गहराई की ओर चल पड़ा। वहां एक गुप्त कमरा था। गुप्त कमरे के अंदर एक महिला को बंद कर दिया गया था। 1 महीना बीत चुका था। उनके प्रिय शिष्य ने पिछला महीना कैसे बिताया? कियान शुंजी के होठों के कोनों पर एक अटपूर्ण मुस्कान उभर आई। आध्यात्मिक शक्ति के बिना दिन बिताना बहुत मुश्किल होगा, है ना? उसने सोचा कि क्या उसकी आध्यात्मिक शक्ति खो देने के कारण उसका शरीर कमजोर हो गया था, या गुरु यह मापे कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति खोने के बाद किसी को दया है या नहीं। उसने गुप्त कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। धुंधली रोशनी में एक आकृति कोने में दुबकी हुई थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वह आकृति बुरी तरह कांप उठी और उसने अपना सिर ऊपर उठाया। तेल की दीपक की हल्की रोशनी में कियान शुंजी ने बीबी डोंग का चेहरा देखा। वो 1 महीने पहले की तुलना में और भी पीली पड़ गई थी। उसके कभी गुलाबी रहे होठों का रंग फीका पड़ गया था और उसकी बैंगनी आंखों में अब उसका पुराना गर्व और हट नहीं था, केवल भय, उलझन और आशा की एक झलक बची थी जिसे वह छिपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। उसके हाथ अनजाने में उसके घुटनों को कसकर पकड़े हुए थे। उसके शरीर पर पवित्र कन्या का वस्त्र अब एक सादे सफेद जेल के गाउन में बदल गया था, जिससे वह और भी नाजुक और असहाय लग रही थी। लेकिन उसकी आंखें अभी बहुत चमकदार थीं। उनके भीतर अभी भी प्रकाश था। जैसे ही कियान शुंजी एक कदम आगे बढ़ी, बीबी डोंग एक कदम पीछे हट गई। उसकी पीठ दीवार से सदैव पीछे हटने के लिए उसके पास और कोई जगह नहीं बची। जी, शिक्षक। उसकी आवाज कर्कश और कांप रही थी। कियान शुंजी ने ऊपर से बिना कुछ कहे उसे नीचे देखा। 1 महीने तक उससे मुलाकात न होने के कारण वह वाकई दुबली हो गई थी। लेकिन जहां मायने रखता था, वहां इसमें जरा भी कमी नहीं आई थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी ठोड़ी पकड़ी और उसे अपना सिर ऊपर उठाने के लिए मजबूर किया। बीबी डोंग की आंखें लाल हो गईं, फिर भी उसने कोई विरोध नहीं किया। ऐसा नहीं था कि वह ऐसा करना नहीं चाहती थी, बल्कि उसकी हिम्मत नहीं थी। उसके पास अब आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी। विरोध करने से और भी दर्दनाक परिणाम भुगतने पड़ते। इस महीने के दौरान हालांकि वो गुप्त कमरे में कैद थी, कभी-कभी वो जलाने वाली नौकरानी बाहरी दुनिया की कुछ खबरें जरूर सुनाती थी। मास्टर 1 लाख साल पुराने आध्यात्मिक राक्षस का शिकार करने गए थे। मास्टर ने टाइटल डॉलो में सफलता प्राप्त कर ली थी। मास्टर की उपाधि एंजल डॉलो थी। हर खबर उसके दिल में छुरा घोंपने जैसी थी। वो एक समय उस पद के बहुत करीब थी, लेकिन अब वो केवल एक कोने में दुबककर दूसरों की दया पर निर्भर रह सकती थी। क्या तुम्हें अभी याद है कि मैं कौन हूं? कियान शुंजी की आवाज शांत थी, भावहीन। बीबी डोंग ने अपने होंठ दबाए और सिर हिलाया। अच्छा हुआ कि तुम्हें याद है। कियान शुंजी ने अपनी पकड़ ढीली की और बिस्तर के पास बैठ गया। क्या तुमने पिछले महीने ठीक से खाना खाया है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ। क्या तुमने भाग जाने के बारे में सोचा है? बीबी डोंग चुप हो गई। बेशक उसने किया था, लेकिन दरवाजा बंद था। उसके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी और न ही उसमें दरवाजा खोलने की ताकत थी। खाना लाने वाली नौकरानी एक आध्यात्मिक वरिष्ठ थी, वो उसे भी हरा नहीं सकी। बहुत बढ़िया। कियान शुंजी ने उसके बगल में बिस्तर के किनारे को थपथपाया। इधर आओ। बीबी डोंग का शरीर बुरी तरह कांप उठा। वो स्वाभाविक रूप से जानती थी कि यहाँ आने का क्या मतलब है। 1 महीने पहले ही उसके शिक्षक ने उसे अपंग बना दिया था, जिसका मतलब यह था कि अब उसमें प्रतिरोध करने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं बची थी। उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंसे हुए थे और उसके होंठ सफेद पड़ गए थे। फिर भी वह खड़ी हो गई। वह धीरे-धीरे बिस्तर के किनारे तक चली गई और कियान शुंजी के बगल में बैठ गया। कियान शुंजी ने तिरछी नजर से उसकी ओर देखा। उसका शरीर कांप रहा था, उसकी पलकें कांप रही थी, यहाँ तक कि उसकी सांसें भी कांप रही थी। लेकिन वह भागी नहीं, उसने विरोध नहीं किया और उसने न शब्द तक नहीं कहा। बहुत अच्छा। उसे वश में करने का पहला कदम उसे आज्ञाकारिता सिखाना था। कियान शुंजी ने हाथ बढ़ाया, अपनी बाहों उसकी कमर के चारों ओर लपेटी और उसे अपनी बाहों में भर लिया। बीबी डोंग का शरीर अकड़ गया, लेकिन उसने संघर्ष नहीं किया। अपनी पहचान याद रखो। कियान शुंजी की गहरी और शांत आवाज उसके कान के पास सुनाई दी। अब तुम न तो स्पिरिट हॉल की पवित्र कन्या हो, नहीं जुड़वां आत्माओं वाली कोई प्रतिभाशाली देवी। तुम मात्र एक पिंजरे में बंद चिड़िया हो। अगर मैं तुम्हें जीने दूं, तो तुम जियो। मैं जो भी करने को कहूं, तुम करो। बीबी डोंग के आंसू आखिरकार बह निकले, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं निकाली, बस अपने होठों को कसकर काट लिया और अपने आंसुओं को बहने दिया। कियान शुंजी ने नीचे देखा और धीरे से अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछ लिए। रो मत, उसने कहा, जब तक तुम मेरी बात मानोगी, मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। बीबी डोंग कुछ नहीं बोली, उसने बस अपना चेहरा उसकी छाती में छिपा लिया। उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे। नीचे बैठ जाओ, अच्छे बनो। गुप्त कमरे में सन्नाटा छा गया, केवल तेल की दीपक की रोशनी जमा रही थी, जिससे दीवार पर 2 परछाइयां बन रही थी जो एक दूसरे में विलीन हो रही थी। खिड़की के बाहर चांदनी गहरी थी। डॉट डॉट डॉट। अगली सुबह जब कियान शुंजी गुप्त कमरे से बाहर निकली, तो बेबी डोंग गहरी नींद में सो रही थी। वह कंबल में सिमटी हुई थी, उसकी भौहें गहरी सिकुड़ी हुई थी और चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। नींद में मानो वह कोई बुरा सपना देख रही हो। उसका शरीर बीच-बीच में कांप रहा था। कियान शुंजी पलंग के पास खड़ी रही, कुछ पल उसे देखती रही और फिर जाने के लिए मुड़ गई। दरवाजे पर खड़े होकर उसने पहरेदार नौकरानी को निर्देश दिया, आज से उसके लिए प्रतिदिन एक मांसाहारी भोजन भी शामिल करो। साथ ही कुछ किताबें भी भेज दो ताकि वह ज्यादा उब न जाए। नौकरानी ने आदरपूर्वक झुककर कहा, जी पोप। कियान शुंजी ने सिर हिलाया और चली गई। कुछ दूर चलने के बाद उसने गुप्त कमरे की ओर पीछे मुड़कर देखा। बेबी डोंग की यादें अभी भी बरकरार थी, जो अच्छी बात थी। यादों वाली गुड़िया याददाश्त खो चुकी गुड़िया से कहीं ज्यादा दिलचस्प होती है। उसे याद करने दो कि वो कभी क्या थी। उसे खुद को धीरे-धीरे डूबते हुए देखने दो। उसे धीरे-धीरे निराशा में डूबकर इसकी आदत डालने दो। धीरे-धीरे इसे स्वीकार करने दो। धीरे-धीरे कुछ ऐसा बन जाओ जो पूरी तरह से उसी का हो। ये सचमुच में पालतू बनाना था। कियान शुंजी ने अपनी निगाहें हटाई और सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल की ओर बढ़ गए। 2 महीने बाद देवदूत ईश्वर की 8वीं परीक्षा होगी। इस अवधि के दौरान उन्हें अपनी नई शक्ति पर पूरी तरह से महारत हासिल करने की आवश्यकता थी। हालांकि उसने पहले ही पतित देवदूत की पहली आत्मा की अंगूठी को आत्मसात कर लिया था, फिर भी उसे यह पता लगाना था कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। आखिरकार वह 1 लाख साल पुरानी आध्यात्मिक अंगूठी थी और उसमें निहित आध्यात्मिक क्षमता असाधारण होनी ही थी। वहां वो ये ज्ञान जुबान खोपड़ी थी। 8वीं परीक्षा पूरी करने के बाद उसे ये विचार करना होगा कि इसका उपयोग कैसे किया जाए, क्योंकि आखिरकार 1 लाख साल पुराने आत्मा राक्षस द्वारा निर्मित आत्मा थी और आहिन की खोज की योजना को भी एजेंडा में शामिल किया जाना चाहिए। 1 लाख साल पुराना ब्लू सिल्वर सम्राट, वह वास्तव में एक महान उपहार था। गलियारे के अंत में गायब होते ही कियान शुंजी के होठों पर एक मुस्कान फैल गई।
डॉट 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 गुप्त कमरे के अंदर बीबी डोन ने अपनी आंखें खोली और खाली निगाहों से छत को घूरने लगी। वह जाग रही थी, शिक्षक की जाते ही वह जाग गई थी। बात बस इतनी सी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका सामना कैसे करे, इसलिए उसने सोने का नाटक करना चुना। इस क्षण वह बैठी अपने शरीर पर पड़े निशानों को देखा और फिर से चुपचाप आंसू बहने लगे। उसके शरीर में हो रही अजीब सी अनुभूति और उसके होठों के कोनों पर हो रही जलन ने उसे सब कुछ समझा दिया। उसे याद आ गया कि गुरुजी ने कल रात क्या कहा था। तुम तो बस एक पक्षी हो जिसे मैं पिंजरे में रखता हूँ। हाँ, पिंजरे में बंद पक्षी। आध्यात्मिक शक्ति के बिना स्वतंत्रता नहीं, भविष्य नहीं। वह और क्या कर सकती थी? बीबी डोन ने अपने घुटनों को गले लगाया और अपना चेहरा अपनी बाहों में छिपा लिया। कितना समय बीत गया ये पता ही नहीं चला, तभी दरवाजा खुला। एक नौकरानी ट्रे लेकर अंदर आई और उसने बिस्तर के पास रखी छोटी मेज पर खाना रख दिया। पोप ने आदेश दिया है कि आज से प्रतिदिन भोजन में मांस जोड़ा जाएगा। नौकरानी की आवाज में कोई भावना नहीं थी। ये किताबें भी हैं, अगर आप पढ़ रही हैं तो आप इन्हें पढ़ सकती हैं। अध्याय 10। आखिरकार मैं कियान शुनजी हूँ। नौकरानी ने कुछ किताबें नीचे रखी और जाने के लिए मुड़ गई। दरवाजा दोबारा बंद कर दिया गया। बीबी डोन ने ट्रे में रखे खाने को देखा। एक कटोरी दलिया, 2 उबले हुए बंद अचार की एक छोटी कटोरी और साथ ही मांस की सूप की एक कटोरी। ये पहले से कहीं बेहतर था। उसने उन किताबों को फिर से देखा। वे कुछ यात्रा वृत्तांत और विविध नोट्स थे। कोई गुप्त साधना पुस्तिका नहीं थी, लेकिन उसे कम से कम समय तो बीत जाता था। शिक्षक आखिर वो क्या चाहता है? उसे अतिरिक्त भोजन देना और पढ़ने के लिए किताबें भेजना, फिर भी उसे यहाँ बंद करके उसके साथ कैसा व्यवहार करना। बीबी डोन ने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। उसने मांस का सूप उठाया और उसे घूंट-घूंट करके पी लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे सबसे पहले जीवित रहना था। केवल जीवित रहने से ही आशा की किरण जग सकती है। भले ही यह उम्मीद इतनी कमजोर थी कि लगभग न के बराबर थी। समय बीतता चला गया और 2 महीने और गुजर गए। डॉट 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 सर्वोच्च पोप महल के भीतर गहराई में इस समय कियान शुनजी और कियान दाओयू एक विशाल पत्थर के द्वार के सामने खड़े थे। पत्थर का द्वार पूरी तरह से सोने का बना हुआ था, जिस पर देवदूतों की आकृतियां उकेरी गई थी और उसकी हर एक रेखा में एक पवित्र आभा समाई हुई थी। ये स्पिरिट हॉल की निषिद्ध भूमि थी और केवल पूर्व सर्वोच्च धर्माध्यक्ष और प्रथम मुख्य बुजुर्ग ही इसमें प्रवेश करने के योग्य थे। देवदूत ईश्वर की विरासत भूमि। जी एक, क्या तुम सच में ऐसा सोच रहे हो? क्या तुम फिर से देवदूत देवता की 8 परीक्षाओं से गुजरोगे? कियान दाओयू ने अपने बेटे को घूरकर देखा। उसकी निगाहों में एक जटिल भाव था। कियान शुनजी की प्रतिभा शुरू से ही असाधारण थी। जन्मजात सर्दी की आध्यात्मिक शक्ति और 6 पंखों वाले देवदूत मार्शल सोल के साथ उन्हें एक सदी में स्पिरिट हॉल के सबसे उत्कृष्ट उत्तराधिकारी के रूप में सराहा गया। इसलिए उन्हें हमेशा से ही भरपूर आत्मविश्वास था। हालांकि 10 साल पहले देवदूत ईश्वर की 8 परीक्षाओं में अस्वीकृत होने के बाद उनके बेटे को जैसे अचानक गहरा सदमा लगा हो और उसने अपना सारा आत्मविश्वास खो दिया हो। उस दौरान हालांकि कियान शुनजी सही तौर पर पोप के मामलों को संभालते रहे, कियान दाओयू यह महसूस कर सकते थे कि उनकी आंखों में वह तीक्ष्णता गायब हो गई थी। 3 महीने पहले तक उस दिन कियान शुनजी उसे मिलने आया और कहने लगा कि वह बीबी डोन को उसके पास से हटाना चाहता है। 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अनुभूति की तलाश करना चाहता है और एक बार फिर देवदूत देवता की 8 परीक्षाओं से गुजरना चाहता है। उस क्षण कियान दाओयू ने अपने बेटे की आंखों में अतीत की रोशनी देखी। नहीं, ये पहले से भी ज्यादा गर्म और तीखा था। मुझे पूरा यकीन है पिताजी। कियान शुनजी की आवाज शांत और दृढ़ थी। मैं फिर कभी असफल नहीं होंगी। चूंकि वह पहले ही इस दुनिया में आ चुका था और चूंकि उसने पहले ही कियान शुनजी की पहचान को प्रतिस्थापित कर दिया था, इसलिए कियान शुनजी कभी भी अपने ऊपर विफलता शब्द को प्रकट नहीं होने देगा। बहुत अच्छा, तो तैयारी शुरू करो। कियान दाओयू ने अपने दोनों हाथों से पत्थर के द्वार को दबाया और 99वें रैंक की सुपरनोवा की आध्यात्मिक शक्ति ज्वाला की तरह उमड़ पड़ी। आध्यात्मिक शक्ति की धाराएं प्रवाहित होने के साथ-साथ पूरा पत्थर का द्वार एक चमकदार सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा और उस पर बनी देवदूत की आकृति जीवंत प्रतीत हुई, जिसके 6 पंख धीरे-धीरे फड़फड़ा रहे थे। गड़गड़ाहट। पत्थर का द्वार धीरे-धीरे खुला और एक पवित्र आभा उसके चेहरे की ओर दौड़ पड़ी। कियान शुनजी की नजर में हवा में लटकी हुई 6 हड्डियां दिखाई दी। वे पूरी तरह से सुनहरे थे और प्रत्येक टुकड़ा एक कोमल चमक बिखेर रहा था, मानो धीरे-धीरे सांस ले रहा हो जैसे कि उनमें जीवन हो। वे 6,99,999 वर्ष पुरानी आत्मा की हड्डियां थीं। खोपड़ी, बाएं हाथ की हड्डी, दाएं हाथ की हड्डी, बाएं पैर की हड्डी, दाएं पैर की हड्डी, धड़ की हड्डी। द एंजल सेट। स्पिरिट हॉल का सर्वोच्च खजाना, देवदूत देवता की विरासत वस्तु। कियान शुनजी की स्मृति में उसने ये दृश्य देखा था। 10 साल पहले वह पूरे आत्मविश्वास के साथ यहाँ आया था, इन स्पिरिट बोन्स को आत्मसात करना चाहता था, लेकिन उसे बेरहमी से स्वीकार कर दिया गया था। उस प्रचंड बल ने उसे झकझोरकर दूर फेंक दिया। वह पत्थर के फाटक से बुरी तरह टकराया और उसके कोठी को खून से सन गए। यह उनके जीवन की पहली असफलता थी और यह एकमात्र समय भी है। आगे बढ़ो, जी पीछे से कियान दाओयू की आवाज सुनाई दी, शांत लेकिन थोड़ी सी उम्मीद से भरी हुई। सफलता हो या असफलता, बस अपना सर्वश्रेष्ठ करो। कियान शुनजी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पत्थर के द्वार के अंदर कदम रख दिया। टकराना। पत्थर का फाटक फिर से बंद हो गया, जिससे अंदर का हिस्सा बाहर से अलग हो गया। इस समय कियान दाओयू भी कियान शुनजी के परिणाम की प्रतीक्षा में पत्थर के द्वार के बाहर ही खड़ी थी। गुप्त कमरे के अंदर 6 आत्मा की हड्डियां हवा में तैर रही थी। उनकी सुनहरी रोशनी पूरे स्थान को उज्ज्वल रूप से रोशन कर रही थी। वे एक घेरे में व्यवस्थित हो गए और धीरे-धीरे घूमने लगे, मानो घुसपैठिए की बारीकी से जांच कर रहे हों। कियान शुनजी उनके पास गया, अपना सिर उठाकर इन स्पिरिट बोन्स को निहारा। उसकी आंखें एक प्राचीन कुएं की तरह शांत थीं। गुंजन। उसके शरीर पर मौजूद आध्यात्मिक शक्ति में जबरदस्त उछाल आया और 6 पंखों वाला देवदूत मार्शल सोल सीधे उसके पीछे प्रकट हुआ। 6 सुनहरे पंख फैले हुए थे, उनकी चमकदार रोशनी स्पिरिट बोन की चमक को और भी निखार रही थी। उसी समय उसके पैरों के नीचे से 9 आत्मा के छल्ले उठे। पीला, पीला, बैंगनी, बैंगनी, काला, 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 लाल। उसके शरीर के चारों ओर 9 आध्यात्मिक छल्ले थे और सबसे बाहरी घेरे पर लाल रंग की वह चमक इतनी चकाचौंध भरी थी, जो 100,000 वर्षों की साधना का प्रतीक थी। इस क्षण जिस क्षण कियान शुनजी की आध्यात्मिक शक्ति ने एंजल स्पिरिट बोन को उत्तेजित किया, असली परीक्षा शुरू हुई। स्पिरिट बोन से कियान शुनजी पर सीधा भारी दबाव पड़ा। वो एक देवता की आभा थी, आत्मा की हड्डियों में देवदूत ईश्वर द्वारा छोड़ी गई इच्छा थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वह अपने सामने मौजूद व्यक्ति की बारीकी से जांच कर रहा है, यह आकलन कर रहा है कि क्या वह इस सत्ता को विरासत में पाने के योग्य है। कियान शुनजी का शरीर थोड़ा सा डगमगाया और वह वास्तव में एक कदम पीछे हट गया। एक कदम, बस एक कदम। लेकिन वह दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था, मानो कोई पहाड़ नीचे की ओर दबाव डाल रहा हो। कियान शुनजी की हड्डियों से हल्की चटकने की आवाज आई, उसकी मांसपेशियां तन गईं और उसके माथे की नसें फूल गईं। उसके पैर जमीन पर बिछी पत्थर की पट्टियों में गहरे धंस गए और पत्थर की पट्टियां चटक गईं। छी! कियान शुनजी के मुंह के कोने से खून की एक बूंद बहने लगी और उसकी टुटी के साथ-साथ जमीन पर टपक गई। लेकिन उन्होंने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। स्पिरिट बोन का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था, मानो वह उसे कुचलकर घुटने टेकने पर मजबूर कर देना चाहता हो। घृणा की वह भावना इतनी तीव्र थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी 10 साल पहले थी। वे उसे इसलिए अस्वीकार कर रहे थे क्योंकि उसका वंश उतना शुद्ध नहीं था और क्योंकि उसके शरीर में सामान्य रक्त बहता था। क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? कियान शुनजी की आंखों में एक उग्र भाव झलक उठा। मात्र आत्मा की हड्डियां, भले ही वह देवदूत भगवान का सेट हो। ठीक मेरी, कियान शुनजी की आंखों के सामने। ये तो बस मुझे और मजबूत बनाने के लिए सहायक उपकरण है। क्या तुम मुझे झुकने पर मजबूर करना चाहते हो? इसके बारे में सोचना भी मत। कियान शुनजी ने दबी हुई कराह भरी, उसके शरीर के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति बेकाबू होकर उमड़ रही थी। जैसे ही उसने अपनी 6 पंखों वाली देवदूत मार्शल आत्मा को बनाए रखा, उसके पीछे धीरे-धीरे 6 जोड़ी गहरे काले पंख फैल गए। गिरी हुई परी। इस क्षण 6 सुनहरे पंख और 6 गहरे काले पंख एक साथ प्रकट हुए। सोना और काला आपस में गुंथे हुए थे, पवित्रता और पतन साथ-साथ मौजूद थे और प्रकाश और अंधकार आपस में घुल मिल गए थे। 12 पंखों वाले देवदूत का पेट उसके पीछे ठोस रूप में प्रकट हुआ और गहरा सुनहरा प्रकाश वाद की तरह बाहर की ओर फैल गया। दरार, स्पष्ट ध्वनि के साथ। दिव्य शक्ति का वह विरोध जो हमेशा से 6 आत्मा अस्थियों को घेरे हुए था, अप्रत्याशित रूप से घनी दरारें पैदा कर गया। ऐसा प्रतीत होता था कि अंदर से किसी चीज का प्रभाव उन पर पड़ा है और दरारें बढ़ती ही जा रही थी और बड़ी होती जा रही थी। वह था पतित देवदूत की शक्ति। यह एक अंधकारमय शक्ति थी जिसका मूल देवदूत ईश्वर की दिव्य शक्ति के समान ही था, फिर यह उसे बिल्कुल विपरीत थी। इसे देवदूत ईश्वर की दिव्य शक्ति द्वारा भी नहीं रोका जा सकता था, क्योंकि यह मूल रूप से देवदूत का ही दूसरा रूप था। जब प्रकाश और अंधकार एक साथ प्रकट हुए, तो देवदूत ईश्वर की दिव्य शक्ति भी अव्यवस्था में पड़ गई। हे, मुझे झुकाना चाहते हो, मुझे स्वीकार करना चाहते हो? कियान शुनजी के होठों के कोने पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान उभर आई, उसकी आंखों में उद्दंडता भरी हुई थी। आखिरकार मैं कियान शुनजी हूं। अध्याय 11 दोहरी खोपड़ी। कियान शुनजी ने अचानक हाथ बढ़ाया और सीधी बाईं ओर लटकी हुई देवदूत की बाईं भुजा की हड्डी को पकड़ लिया। गुंजन। आत्मा की हड्डी बुरी तरह कांप रही थी, मानो संघर्ष कर रही हो। लेकिन कियान शुनजी का हाथ लोहे के चिमटे की तरह था, जो उसे मजबूती से पकड़े हुए था और उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। आध्यात्मिक शक्ति को बेतहाशा रूप से उसमें समाहित कर दिया गया और पतित देवदूत की अंधकारमय शक्ति और सेराफिन की उज्ज्वल शक्ति एक साथ स्पिरिट बोन में प्रवाहित हो गई। दोनों शक्तियां आपस में इस प्रकार बंधी हुई थी, जैसे दो चाबियां एक ही समय में ताले की चेन में डाली जा रही हों। देवदूत की बाईं भुजा की हड्डी एक बार कांपी और फिर शांत हो गई। इसके तुरंत बाद ये क्रीम की तरह पिघलने लगा, सुनहरे तरल में बदल गया जो कियान शुनजी की बांह पर फैल गया और अंत में पूरी तरह से उसकी बाईं बांह में समा गया। सफलता। कियान शुनजी के मन में ऐसा ही एक विचार पहुंच गया। बिना किसी झिझक के उसने हाथ बढ़ाया और देवदूत की दाहिनी भुजा की हड्डी को पकड़ लिया। वही प्रक्रिया, वही संघर्ष, वही विलय। दाहिनी भुजा की हड्डी आपस में जुड़ गई।
इसके बाद देवदूत की बाईं टांग की हड्डी और देवदूत की दाईं टांग की हड्डी एक के बाद एक सभी चीजें उसके हाथों में जकड़ी गई और जबरदस्ती उसमें समाहित कर ली गई। अपने शरीर में 4 स्पिरिट बोन समाहित होने के कारण कियान शुंजी अपनी शक्ति में तेजी से वृद्धि महसूस कर सकता था। आध्यात्मिक शक्ति एक उफनती बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी। रैंक 94, रैंक 95, रैंक 96। फिर भी पर्याप्त नहीं है। उसकी नजर सबसे ऊपर लगी हुई देवदूत की खोपड़ी पर पड़ी। वो देवदूत के वस्त्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसमें देवदूत ईश्वर की आध्यात्मिक छाप थी। इसे आत्मसात करने से उसे देवदूत ईश्वर की मान्यता प्राप्त हो जाएगी और वह वास्तव में विरासत के मार्ग पर कदम रख सकेगा। कियान शुंजी ने अपना हाथ उठाया और खोपड़ी को पकड़ लिया। धमाका! उसके दिमाग में एक जबरदस्त मानसिक आघात का विस्फोट हुआ। ये देवदूत ईश्वर की इच्छा और एक देवता की महिमा थी जो उसे दबाने का प्रयास कर रही थी। कियान शुंजी के मानसिक सागर में एक सुनहरा प्रेत प्रकट हुआ। देवदूतों का चेहरा धुंधला था, फिर भी उसमें घुटन भरी दमनकारी भावना व्याप्त थी। घुटने टेक दो। मानसिक सागर में एक आवाज गूंजी। कियान शुंजी की चेतना बुरी तरह कांप उठी, मानो वह इस इच्छाशक्ति से कुचल जाने वाली हो। लेकिन उसने दांत पीसकर उस दबाव का दृढ़तापूर्वक विरोध किया। घुटने टेक दो। आवाज और भी अधिक रासी हो गई। कियान शुंजी के घुटने थोड़े से मुड़ गए और उसका शरीर कांप रहा था। लेकिन उसने अपना सिर उठाया। उसकी निगाहें सीधे सुनहरे प्रेत पर टिकी थी और उसने एक-एक शब्द कहा, मैं घुटने नहीं टेकूंगा। मानसिक सागर में पतित देवदूत का प्रेत प्रकट हुआ। उसके 6 गोल काले पंख खुल गए और बैंगनी प्रकाश सुनहरे प्रकाश से टकरा गया। दरार! उस सुनहरे प्रेत में अप्रत्याशित रूप से दरार पड़ गई। अगले ही क्षण देवदूत की खोपड़ी हिंसक रूप से कांप उठी और फिर पिछली आत्मा की हड्डियों की तरह ये सुनहरे तरल में बदल गई और कियान शुंजी के सिर में समाहित हो गई। पांचों आत्मा अस्थियां सभी समाहित हो गई। कियान शुंजी अपनी जगह पर स्थिर खड़ा था। उसके शरीर के चारों ओर की आभा विधाशा बढ़ रही थी। रैंक 97। 5 देवदूत आत्मा अस्थियों के संबंध के कारण ही उनकी आध्यात्मिक शक्ति में लगातार 3 रैंक की वृद्धि हुई और वह रैंक 97 तक पहुंच गई। लिमिट दोनों से केवल 2 रैंक दूर और रैंक 100 तक पहुंचने और भगवान बनने से केवल 3 रैंक दूर। उसने अपनी आंखें खोली और एक सुनहरी रोशनी उसकी पुतलियों पर चमकी और गायब हो गई। यह इस बात का प्रमाण था कि उनके शरीर के भीतर दिव्य शक्ति का संचार हो रहा था। अंतिम टुकड़ा देवदूत की धड़ की हड्डी अभी भी बिना किसी हलचल के हवा में लटकी हुई थी। इस बात को लेकर कियान शुंजी को जरा भी हैरानी नहीं हुई। अंतिम स्पिरिट बोन को फ्यूज करने की इच्छा बात थी, अभी कोई जल्दी नहीं थी। क्या हम आज यहीं रुके? कियान शुंजी ने मन ही मन सोचा और अपनी आत्मा को वापस लेने और इस विरासत को समाप्त करने की तैयारी करने लगा। हालांकि इसी क्षण अचानक एक परिवर्तन आ गया। 6 पंखों वाले देवदूत की मार्शल आत्मा अचानक से खुलने लगी। सुनहरी रोशनी धीरे-धीरे फीकी पड़ने लगी। 12 पंखों में से सुनहरे पंख धीरे-धीरे गायब हो गए। केवल 6 काले पतित देवदूत के पंख ही खुले रह गए। पतित देवदूत का पेट और भी ठोस हो गया और बैंगनी प्रकाश ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। इसके तुरंत बाद स्पिरिट टूर के अंदर 100,000 साल पुरानी स्पिरिट बोन जो हमेशा से सुप्त अवस्था में थी। ये वही यान शुमानिया खोपड़ी है जो 2 महीने पहले कियान शुंजी द्वारा मारे जाने पर प्राप्त हुई थी। अचानक वह अपने आप उड़ गया। ये कियान शुंजी के सामने लगा हुआ था जिससे काली और सफेद मन रोशनी निकल रही थी जो पतित देवदूत की बैंगनी रोशनी की पूरक थी। गुंजन! खोपड़ी धीरे से कांप उठी, मानो किसी चीज को पुकार रही हो। कियान शुंजी ने अपनी बाहें थोड़ी सी ऊपर उठाई। ये कैसी स्थिति है? पतित देवदूत मार्शल को भी कुछ महसूस हुआ। उसके 6 काले पंख हल्के से फड़फड़ाए और कियान शुंजी के शरीर से एक खिंचाव बंध निकला जिसने उस स्पिरिट बोन को अपनी ओर खींच लिया। यह अनंत है, लेकिन क्या ये भी एक खोपड़ी नहीं है? जबकि मेरे पास पहले से ही एक खोपड़ी है। ये हो सकता है। अपने मन में एक विचार लिए कियान शुंजी ने इसे रोका नहीं, बल्कि उसने पतित देवदूत पर लगे दमन को हटा दिया। अगले ही क्षण ये यान शुमानिया खोपड़ी प्रकाश की एक धारा में बदल गई और सीधे उसकी बाहों के केंद्र में जा गिरी। बूम! जब उसने देवदूत की खोपड़ी को आत्मसात किया था, उसे भी कहीं अधिक भीषण मानसिक आघात से लगा। लेकिन इस बार यह प्रतिकर्षण नहीं, बल्कि संवेदन था। ये ज्ञान रहस्यमय पक्षी मूल रूप से yin और yang के संतुलन का परिणाम था और इसकी खोपड़ी में प्रकाश और अंधेरे की सबसे शुद्ध शक्ति समाहित थी। और पतित देवदूत अंधकार, विनाश और दुराचार का प्रतीक था जो yin रहस्यमय पक्षी के yin गुण से पूरी तरह मेल खाता था। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी मृत्यु से पहले yin रहस्यमय पक्षी ने अपने आत्मा वलय को 2 भागों में विभाजित कर दिया था, जिसमें से yin गुण वाला भाग पहले ही पतित देवदूत में विलीन हो गया था जो उसका पहला आत्मा वलय बन गया था। इस समय खोपड़ी और आत्मा की अनुभूति का मूल और जड़ एक ही थी और उन्हें आपस में जोड़ने में कोई बाधा नहीं थी। कियान शुंजी के मानसिक सागर में yin रहस्यमय पक्षी का एक विशाल प्रेत प्रकट हुआ जिसने अपने पंख फैलाए आधे सफेद और आधे काले और उसकी सोने और चांदी की दोहरी पुतलियां कियान शुंजी की चेतना को नीचे देख रही थी। लेकिन इस बार उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, बल्कि जटिल भावना थी। ऐसा लग रहा था मानो वह पहचान हो और फिर भी मानो समर्पण हो। यह मूल रूप से कियान शुंजी द्वारा शिकार किया गया एक आध्यात्मिक जानवर था। इसकी आत्मा की अनुभूति पहले ही अवशोषित हो चुकी थी और आत्मा की हड्डी स्वाभाविक रूप से उसके लिए छोड़ी गई ट्रॉफी थी। इस क्षण पतित देवदूत के प्रभाव में उसका अंतिम अंश का जुनून भी मिट गया। वो प्रेत काले और सफेद प्रकाश में परिवर्तित हो गया और पूरी तरह से कियान शुंजी के मानसिक सागर में विलीन हो गया। दिन 100,000 साल पुरानी yin शुमानिया खोपड़ी को आत्मसात करने के लिए मेजबान को बधाई। 100,000 वर्ष पुरानी आत्मा असली प्राप्त हुई। yin शुमानिया खोपड़ी स्पिरिट बोन स्किल yin आंखें सभी भ्रमों को भेद सकती हैं, ऊर्जा प्रवाह की अंतर्दृष्टि रखती हैं, अदृश्यता और भ्रमों को तोड़ सकती हैं और लक्ष्य की कमजोरियों को भांप सकती हैं। ये पता चला है कि मेजबान के पास पहले से ही yin रहस्यमय पक्षी मौजूद है। स्पिरिट रिंग और स्पिरिट बोन और स्पिरिट रिंग का मूल स्रोत एक ही है जिससे छिपा हुआ फ्यूजन प्रभाव उत्पन्न होता है। सम्मन सफल yin आंखें विकसित होकर सत्य की आंखें बन गई। yin आंखों के आधार पर इसमें कर्म को भेदने और आक्रमण तत्वों की भविष्यवाणी करने की क्षमता जुड़ गई है। वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति रैंक 98। कियान शुंजी ने अपने दिमाग में उमड़ रही भारी मात्रा में जानकारी को महसूस किया, साथ ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति के एक बार फिर से बढ़ने का आनंद लिया। रैंक 98 एक और रैंक ऊपर चढ़ गया। 5 एंजल स्पिरिट बोन और 100,000 साल पुरानी स्पिरिट बोन की मदद से वो सिर्फ एक घंटे में रैंक 94 से रैंक 98 तक छलांग लगा सका। लिमिट दोनों से बस एक कदम दूर और कियान शुंजी ने अपने माथे को छुआ। उसकी आंखों में एक असामान्य रंग की झलक दिखाई दी। मेरे पास अब वास्तव में 2 सिर वाली स्पिरिट बोन है। देवदूत की खोपड़ी की बाहों के केंद्र से एक गर्म सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जबकि yin शुमानिया की खोपड़ी एक गहरी स्थिति में थी जो पूरी तरह से मानसिक सागर में एकीकृत थी, जहां काले और सफेद प्रकाश और सुनहरे प्रकाश एक दूसरे के पूरक थे। दोनों ने एक दूसरे के काम में दखल नहीं लिया, बल्कि एक दूसरे के पूरक होने की हल्की सी प्रवृत्ति भी दिखाई दी। स्पिरिट हॉल के सहस्राब्दी के अभिलेखों में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। अध्याय 12 रैंक 98 सुपर डुओ मूल स्मृतियों में भी भाग्य के पुत्र तानसान के पास केवल एक और बाह्य आत्मा की हड्डी थी। हालांकि बाहरी स्पिरिट बोन दुर्लभ थी, लेकिन अंदर यह अतिरिक्त रूप से विकसित हड्डी थी जो सामान्य स्पिरिट बोन से भिन्न थी। लेकिन उसका तो निश्चित रूप से था एक दूसरी सिर की हड्डी, एक वास्तविक दूसरी सिर की हड्डी। वह दूसरी हड्डी को कैसे अवशोषित कर पाया? कियान शुंजी ने भौहें चढ़ाई। यह मामला उनके लिए भी बेहद हैरान करने वाली घटना थी। यह आध्यात्मिक गुरुओं की दुनिया की सर्वमान्य सामान्य समझ के भी विरुद्ध था। प्रत्येक स्पिरिट मास्टर के पास अधिकतम 6 स्पिरिट बोन हो सकते थे जो सिर, धड़, भुजाओं और पैरों के अनुरूप होते थे और अधिकतम एक अतिरिक्त बाहरी स्पिरिट बोन हो सकता था। प्रत्येक भाग में स्पिरिट बोन की संख्या की ऊपरी सीमा एक थी। यह एक अटल नियम था जिसे आज तक किसी ने नहीं तोड़ा था, लेकिन उसने इसे तोड़ दिया। उसके शरीर में एक ही समय में 2 सिर की हड्डियां मौजूद थीं। क्या इसका कारण उसकी पतित देवदूत मार्शल सोल हो सकती है? कियान शुंजी का हृदय प्रज्वलित हुआ और दोनों आत्माएं एक साथ उसकी चेतना के सागर में प्रकट हुई। सेराफिम बाईं ओर सुनहरे प्रकाश से प्रकाशित होकर निवास करते थे, पतित देवदूत दाईं और बैंगनी धुंध से घिरे हुए निवास करते थे। उनके बीच सिर की दोनों हड्डियां अलग-अलग तैर रही थीं। देवदूत की खोपड़ी सेराफिम के करीब थी, जबकि yin शुमानिया की खोपड़ी पतित देवदूत के चारों ओर परिक्रमा कर रही थी। वे अलग-अलग थे और एक दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते थे। देवदूतों का सेट एक सेट था और yin शुमानिया खोपड़ी दूसरे सेट की शुरुआत थी। कियान शुंजी की आंखों के सामने से एक तेज रोशनी गुजरी। यदि यह अनुमान सही साबित हुआ तो भविष्य में वगिरे हुए देवदूत के लिए शेष आत्मा की हड्डियों की भी खोज कर सकता है। बायां हाथ, दायां पैर, धड़। एक बार जब वो स्पिरिट बोन के 2 पूरे सेट एकत्र करेगा तो उसकी शक्ति किस भयानक क्षेत्र तक पहुंच जाएगी। उसने अपना सिर हिलाया और कुछ समय के लिए इन विचारों को दबा दिया। चूंकि मामला अभी भी स्पष्ट नहीं था, इसलिए वह पहले इसे स्वीकार कर लेगा। वैसे भी उनके लिए स्पिरिट बोन के दूसरे सेट को अवशोषित करने की क्षमता केवल फायदे ही लेकर आई थी, कोई नुकसान नहीं। उसने अपनी आंखें खोली और उसकी पुतलियों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। उनकी बाईं आंख सुनहरी और दाहिनी आंख बैंगनी थी। यही सत्य की शिष्य की शक्ति थी। लेकिन ये केवल एक क्षण के लिए ही था, इससे पहले कि उसने इसे दबा दिया और सामान्य स्थिति में लौटाया। अब केवल अंतिम टुकड़ा देवदूत की धड़ की हड्डी बची थी। 100 रैंक पर पहुंचकर देवता बनना। कियान शुंजी ने अपना सिर उठाकर हवा में तैरती हुई देवदूत की धड़ की हड्डी को देखा। वो वहां चुपचाप तैर रहा था, हल्की सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था और मानो उसकी निगाह को भांपते हुए स्पिरिट बोन थोड़ा कांप उठा। इंतजार करो, कियान शुंजी ने उदासीनता से कहा, ज्यादा देर नहीं लगेगी। उसने हाथ के इशारे से फॉलन एंजल मार्शल सोल को दूर रख दिया। उसी समय स्पिरिट बोन द्वारा लाई गई गुप्त आत्मा क्षमता सक्रिय हो गई और उसके शरीर के चारों ओर की आभा आंतरिक रूप से संकुचित होने लगी। रैंक 98 की आध्यात्मिक शक्ति में होने वाले उतार चढ़ाव की तरह कम होते गए और अंततः रैंक 95 के स्तर पर स्थिर हो गए। ट्रम्प कार्ड को अभी भी छिपाना बाकी था। यहां तक कि अपने पिता का सामना करते समय भी वो मुड़ा और पत्थर के दरवाजे की ओर चल पड़ा।
पत्थर का दरवाजा धीरे से खुला और कियान दाओलियो अभी भी बाहर खड़ा था, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। कियान शुनजी को बाहर जाते देख उनकी निगाहें अपने बेटे पर पड़ी और उनकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। क्या आप सफल हुए? सफलता मिली। कियान शुनजी ने सिर हिलाया, उनका चेहरा शांत था। 5 आत्मा अस्थियां समाहित हो गई हैं और मेरी आत्मा शक्ति 94 रैंक से बढ़कर 95 रैंक पर पहुंच गई है। धरती अस्थि के लिए 100वें रैंक की आवश्यकता है और फिलहाल संबंध संभव नहीं है। उन्होंने सच कहा, लेकिन सिर्फ आंशिक रूप से। बाह्य रूप से प्रदर्शित संवर्धन आधार का रैंक 95 था। रैंक 98 पर उनकी असली ताकत, साथ ही पतित देवदूत की आभा उनके द्वारा पूरी तरह से छिपाई गई थी। कियान दाओलियो कुछ पल चुप रही, फिर अचानक मुस्कुराई। उस मुस्कान में संतुष्टि, गर्व और कुछ हद तक जटिल भावनाओं का भाव झलक रहा था। बहुत बढ़िया, शानदार। वो आगे बढ़ा और कियान शुनजी के कंधे पर थपथपाते हुए बोला, मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली। उस समय मैंने केवल 4 टुकड़े ही अवशोषित किए थे और आगे नहीं कर सकता था। तुम 5 अवशोषित कर सकते हो, जो पिछली पीढ़ियों के सभी वंशधारकों से कहीं अधिक है। कियान शुनजी थोड़ा हैरान रह गया। 4 टुकड़े? तो क्या उनके पिता ने उस समय केवल 4 टुकड़े ही आत्मसात किए थे? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह हमेशा 99वें रैंक पर ही बना रहा और अंतिम चरण तक नहीं पहुंच सका। यदि देवदूतों का समूह अधूरा होता तो वह देवदूत ईश्वर की पूर्ण मान्यता प्राप्त नहीं कर पाता और स्वाभाविक रूप से रैंक 100 की ओर नहीं बढ़ पाता। धरती हड्डी को संवेदन अवस्था में लाने के लिए रैंक 100 की आवश्यकता होती है। कियान दाओलियो ने आगे कहा, जब आप रैंक 99 पर पहुंच जाएंगे तो मैं आपको रैंक 100 की ओर बढ़ने का तरीका बताऊंगा। अभी वापस जाकर पहले अपनी साधना को सुदृढ़ करें। एक साथ 5 आत्मा हड्डियों को अवशोषित करने में अनुकूलन के लिए समय लगता है। जी हां पिताजी, कियान शुनजी ने जवाब दिया, लेकिन तुरंत नहीं गई। आपकी आगे की क्या योजनाएं हैं? कियान दाओलियो ने पूछा। पहले मैं अपनी साधना को सुदृढ़ करूंगा और फिर कियान शुनजी रुका, उसकी निगाहें तेज हो गईं। मैं पहले से ही निचले 4 संप्रदायों को शुद्ध करने की योजना बना रहा हूं, साथ ही घुसपैठ भी करूंगा। कियान दाओलियो ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह बड़ी परियोजना है। हालांकि निचले 4 संप्रदायों की व्यक्तिगत शक्ति स्पिरिट हॉल से कम है, लेकिन संयुक्त रूप से भी एक ऐसी शक्ति है जिसे कम नहीं आंका जा सकता। मुझे पता है। कियान शुनजी की आवाज शांत और दृढ़ थी, लेकिन ठीक इसी वजह से हमें पहले से ही कदम उठाना होगा। अगर वे एकजुट हो गए तो बाद में उन्हें काबू करना मुश्किल होगा। अभी वे देख रहे हैं और हिचकिचा रहे हैं, यही सबसे सही समय है। कियान दाओलियो ने अपने बेटे की ओर देखा, उनकी आंखों में प्रशंसा की एक झलक दिखाई दी। साहसी और निर्णायक। स्पिरिट हॉल की पोको ऐसा ही दिखना चाहिए था। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बात करें, कियान दाओलियो ने उदासीनता से कहा, मैं हमेशा हॉल में रहूंगी। ठीक है। कियान शुनजी ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया और जाने के लिए मुड़ गई। गलियारे में कदमों की आहट धीरे-धीरे मंद होती चली गई। कियान दाओलियो अपने बेटे की पीठ को देखता रहा, उसकी आंखों में विचारशील चमक दिखाई दे रही थी। ठीक उसी क्षण जैसे ही पत्थर का दरवाजा खुला, उसे स्पष्ट रूप से एक अलग आभा का एहसास हुआ। लेकिन उसने पूछा नहीं। हर किसी के पास रहस्य होते हैं, जब तक ये रहस्य स्पिरिट हॉल और उसके बेटे के लिए फायदेमंद था तब तक इतना ही काफी था। कियान दाओलियो मुड़ा, पत्थर के दरवाजे के अंदर तैरती हुई आखिरी घड़ी को देखा और मन ही मन फुसफुसाया। शायद वह सचमुच एक अलग राह पर चल सकता है। डॉट डॉट डॉट। अगले आधे महीने तक कियान शुनजी ने लगातार अपनी साधना और स्पिरिट बोन के साथ अपने संबंध को मजबूत किया। देवदूत की बाएं हाथ की हड्डी, दाएं हाथ की हड्डी, बाएं पैर की हड्डी, दाएं पैर की हड्डी और खोपड़ी। पांचों आत्मा अस्थियां धीरे-धीरे उसके शरीर के भीतर प्रसारित होने लगी, जिससे 6 पंखों वाले देवदूत की मार्शल आत्मा के साथ एक पूर्ण प्रतिध्वनि बन गई। ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रत्येक आत्मा की हड्डी उसके शरीर का एक हिस्सा बन गई हो, जिसके माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित हो रही हो, अंतहीन और निरंतर रूप से आगे पीछे चक्रित हो रही हो। जहां तक ये नियांशु मानिया खोपड़ी की बात है, वह चुपचाप उसकी चेतना के सागर की गहराई में तैर रही थी और दूर से पतित देवदूत मार्शल की गूंज सुनाई दे रही थी। इसने देवदूत आत्मा अस्थियों के साथ कोई संघर्ष उत्पन्न नहीं किया, मानो इसने अपनी ही एक अलग दुनिया बनाई हो। कियान शुनजी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि आध्यात्मिक शक्ति पर उसका नियंत्रण पहले की तुलना में गुणात्मक रूप से बेहतर हो गया है। यदि पहले की आध्यात्मिक शक्ति एक उफनती नदी थी, तो अब वह एक अथाह झील बन गई है। ऊपर से शांत लेकिन भीतर असीम शक्ति समाहित। अगर वह कियान शुनजी जिसने स्पिरिट बोन को अवशोषित नहीं किया था, उसके वर्तमान स्वरूप के सामने खड़ा होता तो उसे पूर्ण आत्मविश्वास होता। वह 3 चालों के भीतर ही उसे हरा सकता था। ये केवल आध्यात्मिक शक्ति में अंतर नहीं था, पद नहीं, बल्कि क्षेत्र में भी अंतर था। वर्तमान कियान शुनजी हर पहलू में और भी अधिक शक्तिशाली था। अध्याय 13। मैं इस समय बेहद गुस्से में हूं। आधे महीने बाद कियान शुनजी साधना कक्ष से बाहर निकल आया। सूर्य की रोशनी उस पर पड़ रही थी। उसने रोशनी के अनुकूल होने के लिए अपनी आंखों को थोड़ा सा खुला, फिर पीछे की हॉल की ओर चल पड़ा। पिछले आधे महीने से वह एकांत में था और उससे मिलने नहीं गया था। कभी-कभी जब वह गुप्त कमरे के प्रवेश द्वार से गुजरता था, तो उसे दरवाजे के पीछे से उस निगाह का आभास हो जाता था। अपने हाथों में पकड़ी किताब को नीचे रखकर उसने दरवाजे की दरार से उसे देखा। उस निगाह में न तो कोई विनती थी, नहीं कोई डर, बल्कि एक जटिल भावना थी जो सुंदरता जैसी लग रही थी और साथ ही हट भी। आज जाकर देखने का समय था। कियान शुनजी ने गुप्त कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। धुंधली रोशनी में बीबी डोन बिस्तर के किनारे पर बैठी थी और उसके हाथों में एक किताब थी। वह एक यात्रा वृतांत था जो उसने पिछली बार किसी से भिजवाया था और वह उसे बार-बार पलटते-पलटते काफी गिर चुकी थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उसने अपना सिर उठाया और जब उसने देखा कि यह कियान शुनजी है, तो उसका शरीर थोड़ा अकड़ गया। लेकिन जल्द ही उसने अपना सिर नीचे कर लिया और पढ़ना जारी रखा। न कोई अभिवादन था, न कोई बचने की कोशिश, यहाँ तक कि कोई आवाज भी नहीं थी। केवल उसकी उंगलियों ने ही पन्नों को कसकर पकड़ रखा था और हल्का सा बल लग रही थी। कियान शुनजी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और ऊंची जगह से उसे नीचे देखने लगी। 2 महीने तक नजर न आने के बाद वह फिर से थोड़ी दूरी पर ही लग रही थी। उसके लंबे बैंगनी बाल लापरवाही से उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसका रंग पीला था और उसके होठों पर कोई रंग नहीं था। लेकिन वो आंखें अभी इतनी चमकदार थी जिनमें कहीं न कहीं जदीपन की झलक छिपी हुई थी। वो समर्पण की रोशनी नहीं थी, बल्कि अनिच्छा की रोशनी थी। 2 महीने हो गए मिले नहीं, कियान शुनजी ने उदासीनता से कहा, कैसे हो? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बुरा नहीं है, बेबी डोन की आवाज बहुत ही मधुर थी, उसमें कोई उतार-चढ़ाव नहीं था। क्या आप किताब पढ़ सकते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं इसे पढ़ सकता हूं। कियान शुनजी ने हाथ बढ़ाकर उसकी ठोड़ी को पकड़ा और उसे अपना सिर ऊपर उठाने के लिए मजबूर किया। बीबी डोन ने थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन वह हाथ लोहे की जकड़न की तरह था, 1 इंच भी नहीं हिल रहा था। उसने अपने होंठ दबाए और अंत में अपनी आंखें उठाकर कियान शुनजी की ओर देखा। उन बैंगनी आंखों में भय, क्रोध और इच्छा थी, लेकिन केवल एक चीज की कमी थी, भाग्य के प्रति समर्पण। क्या? कियान शुनजी ने ताना मारा, साफ तौर पर मैंने तुम्हें हरा दिया है, फिर भी तुम इसे मानने से इनकार कर रही हो। या तुम्हें लगता है कि वो निकम्मा यू शियाओगांग तुम्हें बचाने आएगा? बेबी डोन का शरीर थोड़ा कांप उठा। नहीं, उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। कियान शुनजी की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। नहीं, कियान शुनजी ने उसका हाथ छोड़ दिया, अपनी छाती से एक सूचना पत्र निकाला और उसे उसके बदन में फेंक दिया। क्या तुम्हें यह मामला हास्यास्पद नहीं लगता? जब से यह खबर फैली है कि तुम अब स्पिरिट हॉल की पवित्र कन्या नहीं हो, तुम्हारा वह निकम्मा यू शियाओगांग कतई ज़ीरो पर आ गया है। यहाँ तक कि अब उसके साथ एक और औरत भी है। बेबी डोन के हाथ कांप रहे थे जब उसने खुफिया जानकारी का वह पत्र उठाया और उसे खोला। इसका विस्तृत विवरण ऊपर दिया गया है। यू शियाओगांग की स्पिरिट सिटी छोड़ने के बाद वह ब्लू लाइटनिंग टाइलेंट ड्रैगन क्लैन में लौट आया। शुरू में तो वह वाकई कुछ समय के लिए अवसादग्रस्त हो गया था, लेकिन बहुत जल्दी उसकी मुलाकात एक और व्यक्ति से हो गई। लियू वेलोंग, जिनके जब पिता ब्लू लाइटनिंग टाइलेंट ड्रैगन क्लैन के दूसरे सबसे बड़े कमांडर लियू लोंगिन थे, उनसे कुछ साल छोटे थे, फिर भी उनकी बहुत प्रशंसा करते थे। वे दोनों अक्सर साथ में यात्रा करते थे, साथ में आध्यात्मिक सिद्धांतों पर चर्चा करते थे और एक दूसरे से अविभाज्य थे। खुफिया विभाग ने एक चित्र भी संलग्न किया। चित्र में यू शियाओगांग और लियू वेलोंग एक पर्वत शिखर पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे और दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। धड़ाम। खुफिया जानकारी जमीन पर गिर पड़ी। बेबी डोन की निगाहें खालीपन से आगे की ओर टिकी हुई थी, उसके होंठ हल्के से कांप रहे थे। असंभव। ये कैसे संभव हो सकता है? वो व्यक्ति जिसने उसे प्यार करने का दावा किया था, वो व्यक्ति जिसने उसे स्पिरिट हॉल से दूर ले जाने का वादा किया था, वह व्यक्ति जिसके लिए वो सब कुछ त्यागने को तैयार थी। बस यूं ही जेल में बिताए उन 2 महीनों के दौरान उसे एक नया प्यार मिल गया। असंभव। उसने कर्कश आवाज में बुदबुदाया। असंभव। कियान शुनजी ने ताना मारा। क्या ये वो वस्तु है जिसे तुम स्पिरिट हॉल से ले जाकर फैलाकर उड़ना चाहते थे? कचरा तो कचरा ही होता है। बीबी डोन, क्या तुम्हें अभी तक वास्तविकता का स्पष्ट ज्ञान नहीं हुआ है? उसने एक बार फिर हाथ बढ़ाकर उसकी ठोड़ी को पकड़ा और उसे मजबूर किया कि वह सीधे उसकी आंखों में देखे। तुमने उसके लिए सब कुछ त्याग दिया, स्पिरिट हॉल की पवित्र कन्या का दर्जा, जुड़वां आत्माओं की प्रतिभा, सर्वोच्च धर्माध्यक्ष का भावी पद, और उसका क्या? उसने तुम्हारे लिए क्या किया? क्या उसमें स्पिरिट हॉल में आकर किसी व्यक्ति को मारने की हिम्मत है? क्या उसमें इतनी ताकत है? तुम्हारे लिए शोक मनाने का भी समय नहीं मिला और वो तुरंत मुड़कर दूसरी महिला के आलिंगन में जा गिरा। बेबी डोन की आंखों के गड्ढे लाल हो गए, उसकी आंखों में आंसू उमड़ रहे थे। लेकिन उसने अपने होंठ दबा लिए और आंसू गिरने से रोकने के लिए उसने पूरी कोशिश की। आखिर तुम क्या चाहती हो? उसकी आवाज कर्कश थी, मानो उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। कियान शुनजी ने उसकी ओर देखा, उसके होठों के कोने एक मनोरंजक मुस्कान में बदल गए। मुझे क्या चाहिए? वो उसके करीब झुक गया और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, मैं इस समय काफी गुस्से में हूं। बीबी डोन का शरीर अचानक अकड़ गया। वो स्वाभाविक रूप से जानती थी कि इस वाक्य का क्या अर्थ है। अवचेतन रूप से वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसकी पीठ पहले ही दीवार से लग चुकी थी, जिससे पीछे हटने के लिए और कोई जगह नहीं बची थी। कियान शुनजी का हाथ अभी भी उसकी ठोड़ी को पकड़े हुए था और हालांकि वो बल बहुत अधिक नहीं था, फिर भी वो उसे छुड़ाने में असमर्थ थी। समय मानो थम सा गया था। कुछ क्षण बाद बीबी डोन का शरीर धीरे-धीरे नम पड़ गया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। कियान शुनजी की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। अंततः उसने हल्के से सिर हिलाया।
गुप्त कमरे में मोमबत्ती की रोशनी जगमगा रही थी। काफी देर बाद कियान शुनजी ने अपने वस्त्र ठीक किए और खड़े हो गए। उसने अपना सिर नीचे करके बिस्तर पर सजी हुई बीबी डोंग पर एक नजर डाली। उसने अपनी पीठ उसकी ओर कर रखी थी और उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे। अच्छे से आराम करो, कियान शुनजी ने उदासीनता से कहा। कुछ दिनों में मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगी। वो मुड़ा और चला गया। उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। बीबी डोंग अभी भी सिकुड़ी हुई, बेजान सी पड़ी थी। कितना समय बीत गया, यह न जानते हुए अंधेरे से एक अत्यंत धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वह आवाज बहुत धीमी और स्पष्ट थी, जिससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि किसका नाम पुकारा जा रहा है। शायद वह यू शाओगांग थी। शायद यह उसका पूर्ण स्वरूप था। या शायद वहां कुछ भी नहीं था। डॉट डॉट डॉट। 3 दिन बाद स्पिरिट हॉल, काउंसिल हॉल। सुबह की पहली किरणें रंगीन लंबी खिड़कियों से छनकर आ रही थी, जिससे जमीन पर धब्बेदार रोशनी और छाया पड़ रही थी। हॉल के अंदरूनी हिस्से में कियान शुनजी सर्वोच्च धर्माध्यक्ष के सिंहासन पर बैठे थे। उनकी उंगलियां हल्की सी आर्मरेस्ट पर थपथपा रही थी, जिससे एक लयबद्ध ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। नीचे स्पिरिट हॉल के कई प्रमुख हेड दोनों ओर कतार में खड़े थे। जो लोग यहाँ खड़े होने में सक्षम थे, वे कम से कम स्पिरिट बॉल स्तर के थे, जो स्पिरिट हॉल की वास्तविक मूल शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। निचले 4 संप्रदायों में क्या हाल ही में कोई हलचल हुई है? कियान शुनजी ने शांत स्वर में कहा, फिर भी उनकी आवाज में निर्विवाद गरिमा झलक रही थी। सफेद बालों और दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर निकले, प्रणाम किया और बताया, सर्वोच्च धर्माध्यक्ष को सूचित करते हुए खुफिया नेटवर्क द्वारा भेजे गए संदेशों के अनुसार निचले 4 संप्रदायों के बीच हाथी कवच अकादमी हाल ही में लगातार सक्रिय रही है। अधिक विस्तार से बताएं। जी हाँ, बड़े ने गला साफ करते हुए कहा, संप्रदाय के स्वामी एलिफेंट आर्मर एकेडमी के कबीले के नेता हुआन लुओ हाल ही में एलिफेंट आर्मर एकेडमी और ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन कबीले के बीच लगातार यात्रा कर रहे हैं। विश्वसनीय जानकारी के अनुसार वो ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन कबीले के मुखिया यू वांचेन से पहले ही 3 बार गुप्त रूप से मिल चुका है। पिछली बैठक 5 दिन पहले ही हुई थी और ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष किसी न किसी समझौते पर पहुंच गए हैं। विस्तृत जानकारी की अभी भी जांच चल रही है, लेकिन यह निश्चित है कि एलिफेंट आर्मर एकेडमी ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन के करीब पहुंच रही है। कियान शुनजी ने अपनी आंखें से खोली। कबीले नेता हुआन लुओ एलिफेंट आर्मर एकेडमी के वर्तमान संप्रदाय प्रमुख, एक 83वें रैंक के रक्षा प्रकार के स्पिरिट डोलो हैं। ये व्यक्ति अपनी रक्षात्मक क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध था। मार्शल आर्ट में उनके व्यापक प्रशिक्षण ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया था। साथ ही उन्हें एलिफेंट आर्मर एकेडमी की विरासत का भी ज्ञान प्राप्त था। आत्मा डायमंड नामक की रक्षात्मक शक्ति को उसी रैंक के अन्य योद्धाओं के बीच अजय कहा जा सकता है। वह हुआन जेन नहीं थे, जिन्होंने मूल कृति में बाद में एलिफेंट आर्मर एकेडमी को नियंत्रित किया, बल्कि वह हुआन जेन के पिता थे, जो एक और अनुभवी और सतत विशेषज्ञ थे। अध्याय 14, हाथी कवच अकादमी के साथ मुलाकात। सबसे अशांत संस्थान एलिफेंट आर्मर एकेडमी है। कबीले नेता हुआन लुओ अपनी सहनशक्ति पर भरोसा करते हुए रैंक 83 की स्पिरिट डॉल ने सोचा कि वो स्पिरिट हॉल और ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन के बीच आपसे खेल सकता है। हास्यास्पद। कियान शुनजी धीरे-धीरे उठे और सर्वोच्च धर्माध्यक्ष के सिंहासन से नीचे उतर आए। उनके कदमों की गूंज हॉल में सुनाई दे रही थी और हर कदम ऐसा लग रहा था मानो वह सभी बुजुर्गों के दिलों पर पड़ रहा हो। आदेश प्रसारित करो, उन्होंने हमेशा की तरह शांत स्वर में कहा। ये सर्वोच्च धर्माध्यक्ष स्वयं हाथी कवच अकादमी जाकर कबीले के नेता हुआन लुओ से मिलेंगे। ये शब्द सुनते ही सभी बड़े बुजुर्ग सब रह गए। सर्वोच्च धर्माध्यक्ष, क्या आप स्वयं जा रहे हैं? पहले सूचना देने वाले बुजुर्ग ने आश्चर्य के साथ कहा, ये क्या? कियान शुनजी ने शांत निगाहों से उसकी ओर देखा। कोई समस्या है क्या? एना का दिल घबरा गया और उन्होंने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। बात बस इतनी है कि एलिफेंट आर्मर एकेडमी का रवैया स्पष्ट नहीं है और अगर सुप्रीम कोर्ट खुद जाते हैं तो उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन उनका पहले से ही बहुत स्पष्ट था। यदि एलिफेंट आर्मर एकेडमी शत्रुतापूर्ण हो जाती और सर्वोच्च धर्माध्यक्ष शत्रु शिविर में गहराई तक चले जाते तो जोखिम बहुत अधिक होता। कियान शुनजी मुस्कुराए। वो मुस्कान बहुत हल्की थी, फिर भी उसने वहां मौजूद सभी लोगों को एक अवर्णनीय ठंडक का एहसास कराया। किस स्थिति में? उसने धीरे से कहा, क्या एक मामूली हाथी कवच अकादमी दुनिया को उलट-पुलट कर सकती है? उनकी आवाज शांत थी, मानो वे आज के सुहावने मौसम के बारे में बात कर रहे हों। लेकिन उस शांति के पीछे छिपे आत्मविश्वास और आभा ने सभी बड़ों को चेतन रूप से अपनी सांस रोकने पर मजबूर कर दिया। ये सही है। उनके सामने खड़ा व्यक्ति अब वह नवासीवें रैंक का स्पिरिट डॉलो नहीं था जो 3 महीने पहले था। वर्तमान कियान शुनजी एक रैंक 95 उपाधि प्राप्त डॉलो थे, जो 100,000 साल की स्पिरिट रिंग वाले एक एंजल डॉलो और स्पिरिट हॉल के सर्वोच्च धर्माध्यक्ष थे। वे महज एक हाथी कवच अकादमी थे, आखिर थे क्या? जी हाँ, बुजुर्ग ने इसके बाद और कुछ नहीं कहा और आदेश स्वीकार करते हुए सिर झुका लिया। कियान शुनजी मुड़ा और उसकी निगाहें रंगीन कांच की खिड़की से दूर तक फैली हुई थी। निचले 4 संप्रदाय, अब जाग कसने का समय आ गया है। क्योंकि एलिफेंट आर्मर एकेडमी ने सबसे ऊंची छलांग लगाई, इसलिए सबसे पहले उसी पर ऑपरेशन किया जाएगा। जहां तक ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन की बात है, यदि कुछ प्रमुख युवांजन को अपने हित की समझ होती तो वे शांति से रहते। अन्यथा कियान शुनजी के होठों के कोने पर एक ठंडी चाप बन गई। उन्हें तथाकथित शीर्ष 3 संप्रदायों को शीर्ष 2 संप्रदायों में बदलने में कोई आपत्ति नहीं होगी। दिन सिस्टम पैनल बिल्कुल सही समय पर खुल गया। नया प्लॉट नोड मिला, निचले 4 संप्रदायों को वश में करना। विकल्प 1, शक्ति का प्रयोग करके दबाएं, युद्ध कौशल का प्रदर्शन करें और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करें। खोज का पुरस्कार, एक 10,000 वर्ष पुरानी आत्मा की हड्डी। विकल्प 2, उन्हें एक-एक करके तोड़ें, विभाजित करें और उन पर विजय प्राप्त करें, बिना रक्तपात किए उन्हें वश में करें। खोज का पुरस्कार, आध्यात्मिक शक्ति रैंक जोड़ 1। विकल्प 3। कियान शुनजी ने पैनल पर चमकते हुए टैक्स को देखा, उसके होठों के कोने पर एक चंचल मुस्कान आ गई। ये व्यवस्था पहले जैसी ही थी, जो उसे विकल्प देना पसंद करती थी। 2 तर्कसंगत विकल्प, या तो बलपूर्वक दमन करें या रणनीति और विभाजन के माध्यम से कब्जा करें। लेकिन उन्होंने कभी वह विकल्पीय प्रश्न नहीं किए। वह उन सभी को चाहता था। हाथ उठाकर उन्होंने पैनल बंद कर दिया। एक कदम बढ़ाते हुए वह हॉल से बाहर निकल गया। तैयार हो जाओ, हम कल रवाना होंगे। दरवाजे से उनकी आवाज आई, ये सर्वोच्च धर्माध्यक्ष चाहता है कि एलिफेंट आर्मर एकेडमी को पता चले कि इस महाद्वीप का असली शासक कौन है। हाँ, सभी बुजुर्गों ने एक मत होकर उत्तर दिया। डॉट डॉट डॉट। अगली सुबह तड़के स्पिरिट हॉल के सामने एक टीम पूरी तरह से सुसज्जित और जाने के लिए तैयार थी। कियान शुनजी ने गहरे सुनहरे रंग का सर्वोच्च धर्माध्यक्षीय वस्त्र धारण किया हुआ था और उनकी कमर से एक सजावटी लंबी तलवार लटक रही थी। उनके पीछे 2 उपाधिधारी डॉल स्तर के और साथ ही स्पिरिट हॉल के 12 कुलीन निजी अंगरक्षक चल रहे थे। इस टीम में सदस्यों की संख्या कम थी, लेकिन उनमें से हर एक से गुंजन भरी आवाज निकल रही थी। प्रस्थान करो। कियान शुनजी ने अपनी लगाम झटक कर सबसे पहले चलना शुरू किया। टीम उनके ठीक पीछे-पीछे चल रही थी और रास्ते भर धूल उड़ाती जा रही थी। डॉट डॉट डॉट। हाथी कवच अकादमी, चर्चा कक्ष, पिताजी, पिताजी। हुआन जेन अपने चेहरे पर थोड़ी उत्सुकता लिए हॉल में दाखिल हुआ। उसका कद काफी मजबूत था। वह अपने पिता कबीले के मुखिया हुआन लुओ से आधे से लंबा था। उसके पूरे शरीर पर मांसपेशियां उभरी हुई थी। पहली नजर में वह रक्षात्मक प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति का विकास करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति प्रतीत होता था। लेकिन इस समय हाथी कवच अकादमी के युवा संप्रदाय प्रमुख के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। हॉल के भीतरी हिस्से में कुल प्रमुख हुआन लुओ संप्रदाय प्रमुख के सिंहासन पर बैठे थे और उनके हाथों में एक प्राचीन पुस्तक थी। अपने बेटे की चीख सुनकर उसने अपना सिर उठाया। उसकी घनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। तुम किस बात से घबरा रहे हो? उसकी आवाज गहरी और भारी थी, मानो गरजती हुई गड़गड़ाहट हो। जब आसमान गिरता है तो ऊंचे लोग भी उसे थामे रहते हैं। इस हालत में तुम एलिफेंट आर्मर एकेडमी के उत्तराधिकारी कैसे बन सकते हो? हुआन जेन ने गहरी सांस ली, अपने दिल की बेचैनी को दबाया और जल्दी से अपने पिता के सामने जाकर बोली, पिताजी, स्पिरिट हॉल से खबर आई है। सर्वोच्च धर्माध्यक्ष कियान शुनजी कल स्वयं हमारी हाथी कवच अकादमी में आ रहे हैं। कुल के मुखिया हुआन लुओ की भौहें और भी ज्यादा सिकुड़ गईं। क्या कियान शुनजी स्वयं आ रहे हैं? इस समय इस दौरान एलिफेंट आर्मर एकेडमी ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन के साथ गुप्त संपर्क में थी और क्लैन प्रमुख युवांजन ने पहले ही संकेत दिया था कि एक गठबंधन बनाया जा सकता है। हालांकि उन्होंने अभी तक सार्वजनिक रूप से इसका जिक्र नहीं किया था, लेकिन कबीले के मुखिया हुआन लुओ के मन में पहले से ही विचार था। स्पिरिट हॉल का विस्तार पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से हुआ है और यदि यह सिलसिला जारी रहा तो निम्न 4 संप्रदायों को देर सवेर इसमें मिला लिया जाएगा। मृत्यु का निष्क्रिय रूप से इंतजार करने के बजाय सहारा लेने के लिए एक बड़ा पेड़ ढूंढना बेहतर था। ऊपरी 3 संप्रदायों में से एक ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन की विरासत हजारों वर्षों तक कायम रही और वह अपार शक्ति का स्वामी था। कुल प्रमुख युवांजन एक रैंक 95 के उपाधि प्राप्त डॉलर थे जो स्पिरिट हॉल को बराबरी की स्तर पर टक्कर दे सकते थे। उनके समर्थन के चलते स्पिरिट हॉल जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन संयोगवश कियान शुनजी इसी समय वहां आ गए। संयोग या फिर क्या उसे पहले से ही कुछ पता था? पिताजी, क्या हमें मना कर देना चाहिए? हुआन जेन ने पूछा। बस इतना कह दें, बस इतना कह दें कि संप्रदाय प्रमुख एकांतवास में है और मेहमानों से मिलना उनके लिए सुविधाजनक है। कुल के मुखिया हुआन लुओ ने कुछ देर सोचा और धीरे से अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्या? कबीले के नेता हुआन लुओ ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी हाथी कवच अकादमी अभी भी दुनिया की छठी सबसे बड़ी संस्था है। इस समय स्पिरिट हॉल के संदेश को ठुकराना क्या दूसरों को यह जताना नहीं होगा कि हमारा अंतरात्मा दोषी है। योजना बनाने से पहले देखते हैं कि वे क्या करना चाहते हैं। वो रुका और बोला, याद रखना कियान शुनजी चाहे कुछ भी कहे, हमें ऊपरी तौर पर सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए, लेकिन जब महत्वपूर्ण मुद्दों की बात आए तो हर बात में स्पष्ट रहना चाहिए और उसकी मंशा समझने के बाद ही बात करनी चाहिए। हुआन जेन ने सिर हिलाते हुए कहा, समझ गया पिताजी, तो मैं स्पिरिट हॉल में जाकर जवाब देता हूँ। जाना। हुआन जेन मुड़ी और चली गई। कुल प्रमुख हुआन लुओ संप्रदाय प्रमुख के सिंहासन पर बैठे थे। उनकी उंगलियां धीरे-धीरे आर्मरेस्ट पर थपथपा रही थी और उनकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी। कियान शुनजी, 3 महीने पहले ही टाइगर डोलो में मेरा पहला गाना एंजल प्रकाशित हुआ था।
ऐसा कहा जाता था कि उसने 100,000 साल पुरानी आत्मा की अंगूठी को आत्मसात कर लिया था और उसकी ताकत था थी। इस समय स्वयं एलिफेंट आर्मर एकेडमी में आकर आखिर वह क्या करना चाहता था? क्या अपनी ताकत का प्रदर्शन करना है? उन्हें कैसे जीते? या क्या उसे एलिफेंट आर्मर एकेडमी और ब्लू लाइटनिंग टाइलेंट ड्रैगन के बीच संपर्क के बारे में पहले से ही पता था और वह जवाबदेही मानने आया था? कुल के मुखिया हुआन लुओ के दिल में बेचैनी की भावना उमड़ पड़ी, लेकिन उन्होंने जल्द ही इस बेचैनी को दबा दिया। रैंक 83 स्पिरिट डोलू, डायमंड मैमथ स्पिरिट, जो दुनिया के रक्षा प्रकार के स्पिरिट मास्टर्स में उच्च स्थान प्राप्त करने में सक्षम है। भले ही कियान शुंजी एक प्रतिष्ठित डोलू था, फिर भी उसे हराने के लिए कुछ प्रयास की आवश्यकता होगी। इसके अलावा ये घटना एलिफेंट आर्मर एकेडमी में हुई थी, जो उसका इलाका था। हर चुनौती का उचित प्रत्युपाय से सामना करें। कुल के मुखिया हुआन लुओ ने गहरी सांस ली, खड़े हुए और खिड़की की ओर चल पड़े। खिड़की के बाहर एलिफेंट आर्मर एकेडमी के शिष्य अभ्यास कर रहे थे। उनकी हरकत और मुद्रा अब हमें शानदार थी। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक झलक दिखाई दी। कियान शुंजी के इरादे चाहे जो भी हों, कबीले के मुखिया हुआन लुओ आसानी से अपना सिर नहीं झुकाएंगे। ये केवल उनकी हाथी कवच अकादमी ही हो सकती है। अध्याय 15 इस पोप को किसी ऐसे संप्रदाय के गुरु को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है जो समर्पण करने को तैयार हो। अगली सुबह तड़के एलिफेंट आर्मर एकेडमी के पहाड़ी द्वार के बाहर का वातावरण तनावपूर्ण था। सैकड़ों हाथी बख्तरबंद अकादमी शिष्य दोनों ओर पंक्तिबद्ध होकर खड़े थे, प्रत्येक भारी कवच पहने हुए और एक विशाल ढाल पकड़े हुए, लोहे की टावरों की तरह। यह एलिफेंट आर्मर एकेडमी का सबसे भव्य स्वागत समारोह था, जो सम्मान और शक्ति प्रदर्शन दोनों का प्रतीक था। इसका उद्देश्य आगंतुकों को एलिफेंट आर्मर एकेडमी की ताकत का प्रदर्शन करने देना था। पर्वत का द्वार चौड़ा खुला हुआ था और नीले पत्थरों से बना एक रास्ता सीधे संप्रदाय की गहराई में जाता था। दूर से धूल उड़ रही थी। एक जुलूस दूर से पास की ओर बढ़ा। सबसे आगे चल रहे व्यक्ति ने गहरे सुनहरे रंग का सर्वोच्च पोत का चोला पहना हुआ था। उनका चेहरा आकर्षक था और स्वभाव शांत था। वो देखने में केवल 40 वर्ष का लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें किसी अथाह की तरह गहरी थी, जिससे लोग सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं करते थे। कियान सुंजी, दो लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। दोनों ही उपाधि प्राप्त डॉलर स्तर के थे और उनकी आवाज अत्यंत गहन थी। उनके पीछे 12 निजी अंगरक्षक थे, जिनमें से सभी की साधना का स्तर स्पिरिट सेंस से ऊपर था। इस जुलूस में ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन उन्हें से हर एक से घुटन भरा दबाव महसूस हो रहा था। जब वे पर्वत द्वार के पास पहुंचे, तो वहां उन्हें हाथी कवचधारी अकादमी के लोग मिले। शिष्यों ने सहज रूप से अपने हाथों में विशाल ढालों को कसकर पकड़ लिया। उनकी हथेलियों से ठंडा पसीना रिस रहा था। हा हा हा। गेट के अंदर से एक जोरदार हंसी की आवाज आई, जिसने गंभीर माहौल को तोड़ दिया। कुल प्रमुख हुआन लुओ अपने बेटे हुआन चेन और हाथी कवचधारी अकादमी सदस्यों के साथ पर्वत द्वार से बाहर निकले। एल्डर्स, उनका चेहरा मुस्कानों से भरा हुआ था, मानो वे किसी पुराने दोस्त से मिल रहे हों जिनसे वे कई वर्षों से नहीं मिले थे। पोप के व्यक्तिगत रूप से आने पर मैं दूर से ही आपका स्वागत करने में वास्तव में असफल रहा। उसने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। उसकी मुद्रा सम्मानजनक थी, लेकिन उसकी पीठ सीधी थी। उसकी निगाहें बिना किसी झटके सीधे कियान शुंजी पर टिकी थी। कियान शुंजी ने अपने घोड़े की लगाम खींची और ऊपर से कबीले के नेता हुआन लुओ को नीचे देखा। स्तर 83 स्पिरिट डोलो, डायमंड मैमथ आत्मा, सचमुच एक मजबूत हड्डी। वो एक झटके में घोड़े से उतरा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। कुलपति हुआन लुओ, संप्रदाय प्रमुख बहुत ही विनम्र है। पोप ने आज अचानक दौरा किया है और आशा करते हैं कि संप्रदाय प्रमुख को बुरा नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पोप का आना एलिफेंट आर्मर एकेडमी के लिए गर्व की बात है। कबीले के नेता हुआन लुओ ने रास्ता बनाते हुए कहा, कृपया जल्दी अंदर आइए, अंदर चाय और जलपान तैयार है और हम आराम से बातचीत कर सकते हैं। कियान शुंजी ने सिर हिलाया और पर्वत द्वार से अंदर प्रवेश किया। जब वो कबीले के नेता हुआन लुओ के पास से गुजरा, तो उसके कदम थोड़ी देर के लिए रुक गए और उसने दूसरे पक्ष पर नजर डालने के लिए अपना सिर घुमाया। वो नजर बहुत शांत थी, मानो किसी पत्थर को देख रही हो। फिर भी कबीले के मुखिया हुआन लुओ को रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी महसूस हुई। उस क्षण उसे ऐसा लगा मानो किसी चीज ने उसे निशाना बनाया हो। यह क्या था? उसे पता नहीं था, लेकिन उन्हें पता था कि आज की बैठक निश्चित रूप से आसान नहीं होगी। एलिफेंट आर्मर एकेडमी स्वागत कक्ष। मेजबान और अतिथि अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। कियान शुंजी मुख्य अतिथि की सीट पर बैठे थे। उनके पीछे दो वरिष्ठ खड़े थे। कुल प्रमुख हुआन लुओ मुख्य आसन पर बैठे थे। उनके दोनों ओर हुआन चेन और अन्य बुजुर्ग बैठे थे। नौकरानियों ने सुगंधित चाय परोसी और फिर झुककर चली गईं। पोप तो तमाम राजकीय मामलों में व्यस्त हैं, फिर भी आज हमारे हाथी कवच अकादमी में आने का समय आपको कैसे मिला? कबीले के मुखिया हुआन लुओ ने मुस्कुराते हुए और सहज लहजे में कहा, अगर कोई बात हो तो बस किसी को भेजकर बता दीजिए, खुद आने की क्या जरूरत है? कियान शुंजी ने चाय का कप उठाया, चाय की झाग को धीरे से फूंक मारकर हटाया और जवाब देने में कोई जल्दबाजी नहीं की। स्वागत कक्ष में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। कुल के मुखिया हुआन लुओ के चेहरे पर मुस्कान थोड़ी देर के लिए जम गई, लेकिन जल्दी ही सामान्य हो गई। कियान शुंजी ने चाय की एक घूंट ली, चाय का कप नीचे रखा और फिर बोला, ये पोप आज कुल प्रमुख हुआन लुओ के साथ एक मामले पर चर्चा करने आए हैं। अरे क्या बात है? कबीले के मुखिया हुआन लुओ की मुस्कान कम नहीं हुई। कृपया बोलिए पोप। कियान शुंजी ने उसकी ओर देखा। उसकी निगाहें शांत थीं। क्या एलिफेंट आर्मर एकेडमी स्पिरिट हॉल के सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार है? जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, स्वागत कक्ष का वातावरण अचानक जम गया। कुल प्रमुख हुआन लुओ के चेहरे पर मुस्कान जम सी गई। हुआन चेन अचानक खड़ा हो गया, लेकिन उसके पिता की एक नजर ने उसे रोक दिया। कई हाथी बख्तरबंद अकादमी बुजुर्गों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दें। कियान शुंजी अभी भी वही शांत भाव से बैठा था, मानो उसने अभी पूछा हो, आज मौसम सुहावना है। कुछ देर बाद कबीले के मुखिया हुआन लुओ ने सूखी हंसी हंसते हुए कहा, पोप मजाक कर रहे हैं। एलिफेंट आर्मर एकेडमी ने हमेशा स्पिरिट हॉल का सम्मान किया है और वार्षिक में कभी बंद नहीं की गई है। ये समर्पण की बात कहां से आई? श्रद्धांजलि तो श्रद्धा है, समर्पण तो समर्पण है। कियान शुंजी ने हल्के स्वर में कहा, इस पोप की इच्छा है कि एलिफेंट आर्मर एकेडमी पूरी तरह से स्पिरिट हॉल में विलीन हो जाए, स्पिरिट हॉल के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करे और स्पिरिट हॉल के आदेशों का पालन करे। बेशक इसके बदले में स्पिरिट हॉल एलिफेंट आर्मर एकेडमी की सुरक्षा करेगा और अधिक संसाधन प्रदान करेगा। कुल के मुखिया हुआन लुओ का चेहरा उतर गया। पोप, मुझे खेद है कि यह उचित नहीं है। उनकी आवाज में अब विनम्रता नहीं थी। एलिफेंट आर्मर एकेडमी सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है और हमेशा स्वतंत्र रही है। भेद देना ठीक है, लेकिन समर्पण बिल्कुल असंभव है। कियान शुंजी ने उसकी ओर देखा। उसके होठों के कोने धीरे-धीरे मुस्कान में बदल गए। वो मुस्कान बहुत हल्की थी, फिर भी उसने कुलपति हुआन लुओ के दिल को निर्मल कर दिया। कुलपति हुआन लुओ, कियान शुंजी खड़ा हुआ, खिड़की की ओर चला गया, भीड़ की ओर पीठ करके, इस पोप ने सुना है कि आप हाल ही में नीले बिजली के अत्याचारी ड्रैगन के बहुत करीब आ रहे हैं। कुल के मुखिया हुआन लुओ की आंखों की पुतलियां थोड़ी सी खुल गईं। कुल प्रमुख युवान ने तुम्हें क्या वादा किया था? कियान शुंजी मुड़ा और उसकी निगाहें सीधी कुल प्रमुख हुआन लुओ पर टिकी थी। तुम्हारे हाथी कवच अकादमी की सुरक्षा सुनिश्चित करने का या तुम्हें और अधिक क्षेत्र देने का? कुल का मुखिया हुआन लुओ चुप रहा। क्या तुम्हें लगता है कि ब्लू लाइटनिंग टाइलेंट ड्रैगन पर भरोसा करके तुम स्पिरिट हॉल को चुनौती दे सकते हो? कियान शुंजी मुस्कुराया। कुल प्रमुख युवान खुद भी ऐसी बातें कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। तुम्हें आत्मविश्वास कहां से मिला? कुल प्रमुख हुआन लुओ ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, पोप, एलिफेंट आर्मर एकेडमी का स्पिरिट हॉल का शत्रु बनने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन एलिफेंट आर्मर एकेडमी किसी के भी सामने आत्मसमर्पण भी नहीं करेगी। यही हमारी सैकड़ों वर्षों की विरासत का मूलमंत्र है। संक्षेप में कियान शुंजी ने इन दो शब्दों पर विचार करते हुए गहरी मुस्कान के साथ कहा, कुलपति हुआन लुओ, क्या आप जानते हैं कि इस पोप को सबसे ज्यादा क्या नापसंद है? कुल के मुखिया हुआन लुओ ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पोप को सबसे ज्यादा नफरत इस बात से है कि कोई मेरे सामने अंतिम परिणाम की बात करे। कियान शुंजी धीरे-धीरे कबीले के मुखिया हुआन लुओ की ओर बढ़ा, हर कदम उसके दिल को छूता हुआ लग रहा था, क्योंकि तथाकथित अंतिम परिणाम अक्सर बहाना होता है जब हालात पर्याप्त नहीं होते। जब हालात पर्याप्त हो जाते हैं, तो अंतिम परिणाम अपने आप गायब हो जाता है। वो कबीले के नेता हुआन लुओ के सामने रुक गया और ऊपर से इस 83वें स्तर के स्पिरिट डोलो को देखने लगा। पोप तुम्हें दूर से बताते हैं। उनकी आवाज शांत थी, फिर भी उसमें निर्विवाद गरिमा थी। पहला, स्पिरिट हॉल के प्रति समर्पण करो। एलिफेंट आर्मर एकेडमी रहेगी और तुम संप्रदाय के प्रमुख बने रहोगे। दूसरा, वो रुका, उसकी मुस्कान खतरनाक हो गई। ये पोप एक ऐसे संप्रदाय के गुरु में बदल जाता है जो समर्पण करने को तैयार है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, अचानक उसके शरीर से एक भयानक दबाव मुक्त हो गया। वो 95वें स्तर के टाइटल डोलो का दबाव था, 1 लाख साल पुराने स्पिरिट रिंग का दबाव था और एंजल स्पिरिट का दबाव था। कुल के मुखिया हुआन लुओ के चेहरे के भाव में अचानक बड़ा बदलाव आया और उनका शरीर नियंत्रित रूप से एक कदम पीछे हट गया। उसके पीछे रखी कुर्सी गिर गई, जिससे एक जोरदार आवाज हुई। हुआन चेन और अन्य बुजुर्गों को सीधे जमीन पर घुटने टेकने के लिए मजबूर किया गया, जिससे उन्हें सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। लेकिन ये सिर्फ एक पल के लिए था। वो दबाव ऐसे गायब हो गया, मानो वो कभी आया ही न हो। कियान शुंजी अभी भी वहीं खड़ी थी, एक सौम्य और सुसंस्कृत आगंतुक की तरह धीरे से मुस्कुरा रही थी। कुलपति हुआन लुओ, जवाब देने में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। वो मुड़े और दरवाजे की ओर चल पड़े। ये पोप स्पिरिट हॉल में आपके संदेश का इंतजार करेंगे। आपके पास विचार करने के लिए 3 दिन काफी हैं। दरवाजे की ओर चलते हुए वो रुका और बिना सिर घुमाए बोला, ठीक है, आपके लिए एक चेतावनी, कबीले के मुखिया युवान चेन पर भरोसा मत करना। अगर उसने दखल देने की हिम्मत की, तो पोप को नीली बिजली के अत्याचारी ड्रैगन को नीली बिजली के मृत ड्रैगन में बदलने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इतना कहकर वह तेजी से चला गया। दोनों बुजुर्ग उनके ठीक पीछे-पीछे चल रहे थे। 12 निजी अंगरक्षक परछाई की तरह पीछे-पीछे चल रहे थे। स्वागत कक्ष में केवल एलिफेंट आर्मर एकेडमी के कुछ उच्च स्तरीय सदस्य ही पीले बड़े चेहरों के साथ रह गए। अध्याय 16 आत्मसमर्पण। किन आधारों पर? कियान शुंजी की आकृति एलिफेंट आर्मर एकेडमी के पर्वतीय द्वार के बाहर गायब हो गई। स्वागत कक्ष में लंबे समय तक घुटन भरी खामोशी छाई रही। जब तक उस जोड़ी की क्रोध की आवाज पूरी तरह से बंद नहीं हो गई, हुआन चेन अचानक मुड़ा और अपने पिता की ओर चिंता से देखने लगा।
पिताजी, आपको इस बात पर कभी सहमत नहीं होना चाहिए। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी, उसकी मुठ्ठियां कसकर नीची हुई थी और नसें उभरी हुई थी। हाथी कवचधारी अकादमी के युवा संप्रदाय प्रमुख के रूप में उन्हें बचपन से ही एक अवधारणा सिखाई गई थी। हालांकि एलिफेंट आर्मर अकेडमी निम्न 4 संप्रदायों में से एक थी, लेकिन ये हमेशा से स्वतंत्र रही है और किसी भी ताकत पर निर्भर नहीं थी। यहाँ तक कि स्पिरिट हॉल के प्रति भी इसने केवल निरंतर वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करके सती सम्मान बनाए रखा, लेकिन वास्तव में कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। अगर आज यह मिसाल कायम की जाती, तो एलिफेंट आर्मर अकेडमी नहीं रहती, बल्कि स्पिरिट हॉल का एक कुत्ता बन जाती। मुझे पता है। कुल की मुखिया हुआन लुओ की आवाज धीमी थी और वह धीरे-धीरे मुख्य आसन पर वापस जाकर बैठ गए। उनका चेहरा इतना गंभीर था कि ऐसा लग रहा था मानो उनसे पानी टपक सकता है। आज ही तुरंत सभी वरिष्ठों को परिषद भवन में आने के लिए सूचित करें। इस मामले में जवाबी उपायों पर गहन चर्चा की आवश्यकता है। हाँ, हुआन चेन मुड़ा और तेजी से चला गया। उसके कदमों की आवाज खाली गलियारे में गूंज रही थी। कुल प्रमुख हुआन लुओ स्वागत कक्ष में अकेले बैठे थे। उनकी निगाह चाय के कप पर पड़ी जिसका इस्तेमाल कियान शुनजी ने किया था। कप में रखी चाय पूरी तरह से ठंडी हो चुकी थी। चाय की पत्तियां तन में बिल्कुल बेजान होकर बैठ गई थी। उसे याद आया कि कियान शुनजी ने अभी उसे आखिरी बार किस तरह देखा था। वो निगाह भयावह रूप से शांत थी, मानो किसी वक्त के लिए इंतजार कर रही मीनू को देख रही हो। लेवल 95 शीर्षक 2 100,000 पुराना आत्मा वलय और वो दम घुटने वाला दबाव। कुल की मुखिया हुआन लुओ ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। दशकों तक जीवित रहने के कारण उन्होंने कई बड़े तूफानों को देखा था, लेकिन आज उसे सचमुच डर लग रहा था। यह मृत्यु का भय नहीं था, बल्कि अज्ञात का भय था। उसे यह नहीं पता था कि कियान शुनजी वास्तव में कितना शक्तिशाली था, स्पिरिट हॉल के पास कितने तुरुप के पत्ते थे और इनकार करने पर उसे क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे, ये तो उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन सदियों पुरानी हाथी कवच अकादमी की विरासत उसके हाथों कैसे नष्ट हो सकती थी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो कबीले के मुखिया हुआन लुओ की निगाहें पहले ही दृढ़ हो चुकी थी। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे संघर्ष करना ही था। आधे घंटे बाद काउंसिल हॉल में एलिफेंट आर्मर अकेडमी के सभी 7 प्रमुख आ चुके थे। कबीले के नेता हुआन लुओ और उनके बेटे सहित कुल 9 लोग एक विशाल गोल मेज के चारों ओर बैठे थे। सबके चेहरे पर गंभीरता के भाव झलक रहे थे। जाहिर है, उन्हें कियान शुनजी के दौरे की खबर पहले ही मिल चुकी थी। सब लोग यहाँ हैं। कुल प्रमुख हुआन लुओ ने चारों ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, आप सभी स्थिति से अवगत होंगे। स्पिरिट हॉल चाहता है कि हम आत्मसमर्पण कर दें, पूरी तरह से स्पिरिट हॉल में विलीन हो जाएं और उनके अधिकार क्षेत्र को स्वीकार कर लें। मैं आपको विचार करने के लिए 3 दिन का समय दे रहा हूं और आज पहला दिन है। मैं सभी की राय जानना चाहता हूं। जैसे ही उनकी आवाज बंद हुई, सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग ने मेज पर जोर से हाथ पटका और खड़े हो गए। आत्मसमर्पण किस आधार पर? हमारी हाथी कवच अकादमी की 400 साल पुरानी विरासत है। हमने कभी इस तरह की शिकायत कब झेली है? ये व्यक्ति एलिफेंट आर्मर अकेडमी का ग्रैंड कबीले के नेता हुआन लुओ का चचेरा भाई, एक उग्र स्वभाव वाला लेवल 81 स्पिरिट बॉलो था। कियान शुनजी खुद को क्या समझता है? क्या वह सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अभी उपाधि प्राप्त कर बॉलो का दर्जा हासिल किया है? हालांकि हमारे पास कोई उपाधि प्राप्त बॉलो नहीं है, लेकिन पूरे संप्रदाय की शक्ति को देखते हुए क्या हमें उसे डरना चाहिए? आप इसे इस तरह नहीं कह सकते। एक अन्य अपेक्षाकृत युवा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, स्पिरिट हॉल की शक्ति यही है। कियान शुनजी स्वयं एक उपाधि प्राप्त बॉलो है और उसके पिता कियान दाओलियो से भी कहीं अधिक भयानक लेवल 99 सुपर बॉलो है। अगर हम सचमुच लड़ते हैं तो हमारी जीतने की कोई संभावना नहीं है। तो आपका मतलब आत्मसमर्पण करना है? बुजुर्ग ने घूरकर देखा। मैंने आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं कहा, लेकिन हम अंधाधुंध तरीके से सीधे-सीधे प्रतिरोध भी नहीं कर सकते। छोटे बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा, मेरा मतलब यह है कि हमें बाहरी सहायता मिल सकती है। बाहरी सहायता? नीला बिजली वाला अत्याचारी ड्रैगन। छोटे अदर ने कबीले के नेता हुआन लुओ की ओर देखते हुए कहा, पंथ के गुरु, क्या आपने कबीले के मुखिया युवांजन से पहले ही संपर्क नहीं किया है? अगर नीली बिजली का अत्याचारी ड्रैगन आगे आने को तैयार है, तो स्पिरिट हॉल जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, है ना? कुल प्रमुख हुआन लुओ कुछ पल चुप रहे और धीरे से बोले, कुल प्रमुख युवांजन ने वास्तव में गठबंधन की संभावना का संकेत दिया था, लेकिन ये केवल मौखिक है और अगर हम सचमुच चाहते हैं कि वह मदद के लिए सेना भेजे, तो मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं होगा। इसके अलावा कियान शुनजी ने जाते समय एक वाक्य कहा था, युवांजन पर भरोसा मत करो। अगर उसने दखल देने की हिम्मत की, तो ये गद्दी नीले बिजली के अत्याचारी ड्रैगन को मृत बिजली के ड्रैगन में बदलने में जरा भी संकोच नहीं करेगी। परिषद भवन में हंगामा मच गया। क्या उसने वाकई में ऐसा कहा था? क्या ये कुछ ज्यादा ही अहंकारपूर्ण नहीं है? ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन शीर्ष 3 संप्रदायों में से एक है और युवांजन एक लेवल 95 का उपाधि प्राप्त बॉलो है, फिर भी वह कहता है कि वह हुई खत्म कर सकता है। कुल की मुखिया हुआन लुओ ने अपना हाथ नीचे की ओर दबाकर सब कुछ चुप रहने का संकेत दिया। चाहे उसकी शब्द अहंकारपूर्ण हो या नहीं, एक बात निश्चित है, स्पिरिट हॉल ने पहले ही हम पर अपनी नजरें जमा ली हैं। अब सवाल यह है कि हमें कैसे जवाब देना चाहिए। सभी लोग गहन चिंतन में डूब गए। इस समय हुआन चेन जो अब तक चुप थी, अचानक बोली, पिताजी, मेरे मन में एक विचार आया है। बोलना। हम पहले कियान शुनजी को स्थिर करने के लिए आत्मसमर्पण की सहमति का दिखावा कर सकते हैं, फिर गुप्त रूप से ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन और अन्य संप्रदायों से संपर्क करके एकजुट हो सकते हैं और स्पिरिट हॉल का प्रतिरोध कर सकते हैं। हुआन चेन की आंखों में एक तेज रोशनी चमकी। जब तक गठबंधन बना रहेगा, स्पिरिट हॉल कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे सार्वभौमिक निंदा की अवहेलना करने और हमारे खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। कई बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे गहरी सोच में डूबे हुए प्रतीत हो रहे थे। ये वास्तव में एक विधि है। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, पहले समय को टालो और भविष्य की योजना बाद में बनाओ। लेकिन क्या कियान शुनजी इस पर विश्वास करेगा? छोटे बुजुर्ग ने सवाल किया, वह इतना आसानी से मूर्ख बनने वाला व्यक्ति नहीं है। चाहे वह इस पर विश्वास करे या न करे, यह उस पर निर्भर है। हमें बस समय खरीदने की जरूरत है। हुआन चेन ने कहा, 3 दिन बहुत कम है। सभी पक्षों से संपर्क करने के लिए हमें कम से कम 1 महीने की आवश्यकता है। यदि कियान शुनजी बहुत दबाव डालता है, तो हम पहले से चुकाएंगे और गठबंधन बनने के बाद शत्रुतापूर्ण रुख अपनाएंगे। कुल का मुखिया हुआन लुओ चुपचाप सोचने लगा। इस रणनीति में बहुत बड़ा जोखिम था। एक बार कियान शुनजी को इसका पता चल गया, तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। लेकिन फिलहाल इससे बेहतर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिलहाल हम इसे इसी तरह करते हैं। अंततः उसने निर्णय लिया, कल मैं स्वयं कियान शुनजी को पत्र लिखकर आत्मसमर्पण पर विचार करने की इच्छा व्यक्त करूंगा, लेकिन संप्रदाय के वरिष्ठों को समझाने के लिए मुझे समय चाहिए। 1 महीने का प्रयास करूंगा। साथ ही आज चेन, तुम तुरंत और गुप्त रूप से ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन जाओ और कबीले के मुखिया युवांजन से व्यक्तिगत रूप से मिलो, स्थिति समझाओ और समर्थन का अनुरोध करो। हाँ, हुआन चेन खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक सूक्ष्म विचित्रता झलक रही थी। बाकी सभी लोग इस दौरान अपने शिष्यों को संयमित रखें और आत्मा के हौसले किसी प्रकार का टकराव न करें। हर बात के लिए मेरे संदेश की प्रतीक्षा करें। हाँ, सभी बड़े बुजुर्ग आदेश स्वीकार करने के लिए खड़े हो गए। परिषद भवन में माहौल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस समय वे जवाबी कार्रवाई पर चर्चा कर रहे थे, उसी समय एक और साजिश चुपचाप अंजाम ले रही थी। 30 मील दूर स्पिरिट हॉल के अस्थायी शिविर में कियान शुनजी मुख्य आसन पर सीधे बैठे हुए गुमान की रिपोर्ट सुन रहे थे। पोप, एलिफेंट आर्मर अकेडमी ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। हुआन चेन ने लोगों को चुपके से बाहर से निकलकर ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन की दिशा में जाने के लिए भेजा है। कियान शुनजी के होठों के कोने मुस्कुरा उठे, बिल्कुल जैसा सोचा था। क्या हमें उन्हें रोकना चाहिए? बुई मेई ने भयावह लहजे में पूछा। उनका पीछा करो। कियान शुनजी ने हाथ हिलाते हुए कहा, उसे जाने दो। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वो सचमुच उनके एलिफेंट आर्मर अकेडमी की योजना का पालन करेगा। अगर उसके भेजे हुए लोग सचमुच ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन क्लैन में जाते हैं, तो मैं उन्हें सीधे मार डालूंगा। अध्याय 17, क्योंकि आपके पास उपाधि प्राप्त बॉलो नहीं है। कियान शुनजी रुकी और युवी गुमान की ओर देखा। क्या उस व्यक्ति ने जवाब दिया? युवी गुमान ने सिर हिलाया, अपनी बाहों से एक गोपनीय पत्र निकाला और दोनों हाथों से उसे प्रस्तुत किया। कियान शुनजी ने उसे लिया, खोला, उस पर एक नजर डाली और उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। बहुत बढ़िया, उसे योजना के अनुसार कार्य करने के लिए कहो। हाँ, युवी गुमान ने आदेश स्वीकार किया और चली गई। कियान शुनजी ने पत्र के कागज को मोमबत्ती की लौ के ऊपर रख दिया और उसे रात में बदलते हुए देखा। दिलचस्प। कियान शुनजी खड़ी हुई, खिड़की के पास गई और दूर से हाथी कवच अकादमी की पहाड़ी दीवार को देखने लगी। 3 दिन बाद वह कबीले के मुखिया हुआन लुओ को बताएगा कि निराशा का क्या मतलब होता है। अगले दिन एक आकृति चुपचाप स्पिरिट हॉल के शिविर में दाखिल हुई और सीधे कियान शुनजी के सामने आ गई। वो एक बुजुर्ग व्यक्ति थी जिनके बाल और दाढ़ी सफेद थे, कद लंबा था और उनका व्यक्तित्व पर्वत के समान था। उन्होंने सोने की किनारी वाला एक साधारण सफेद वस्त्र पहना हुआ था और कमर पर एक प्राचीन सेट का झुमका लटका हुआ था। केवल वहां खड़े रहने मात्र से ही लोगों को एक अदृश्य दमन का एहसास होता था। पोप, बूढ़े व्यक्ति ने शांत स्वर में थोड़ा सा हिलाया। कियान शुनजी खड़ी हुई और व्यक्तिगत रूप से उनका अभिवादन करने गई। सुनिए मगरमच्छ चाचा, आप आ गए हैं। ये बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्पिरिट हॉल का दूसरा सम्मानित बुजुर्ग था, गोल्ड क्रोकोडाइल डोलुओ। स्वर्ण मगरमच्छ राजा आत्मा से संपन्न 98वें स्तर के डोलुओ उपाधिधारी, वह स्पिरिट हॉल में कियान डोलुओ के बाद दूसरे सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। वो आमतौर पर एकांत में रहते थे और चर्च के मामलों में शायद ही कभी दखल देते थे। आपका गोपनीय पत्र मिलते ही मैं आ गया। गोल्ड क्रोकोडाइल डोलुओ ने उदासीनता से कहा, बोलिए, आप इस बूढ़े आदमी से क्या करवाना चाहते हैं? कियान शुनजी मुस्कुराई और बोली, जल्दी नहीं है, पहले एक दिन आराम कर लीजिए, कल मैं आपको एक अच्छा शो दिखाने ले जाऊंगी। गोल्ड क्रोकोडाइल डोलुओ ने उसकी ओर एक नजर डाली, ज्यादा कुछ नहीं पूछा और बस से हिला दिया। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। सुबह सूरज की पहली किरण जालीदार खिड़की से छनकर अंदर आई और जमीन पर सुनहरे पीले रंग का एक धब्बा फैला गया। कियान शुनजी ने अपनी आंखें खोली, उसकी निगाहें स्पष्ट थीं।
वो उठे, हाथ मुंह धोए और गहरे सुनहरे रंग के सर्वोच्च धर्माध्यक्षीय वस्त्र पहन लिए। उनकी आकृति पीतल के दर्पण में प्रतिबिंबित हो रही थी। उनका चेहरा सुंदर था और स्वभाव स्थिर, फिर भी उनकी आंखों में तलवार जैसी तीक्ष्णता छिपी थी। दरवाजा खोलते ही पता चला कि कई लोग पहले से ही बाहर खड़े थे। युगवान, गुइने और स्पिरिट हॉल के अन्य निजी अंगरक्षक। वे लंबे समय से पूरी तरह से सुसज्जित और तैयार थे, केवल सर्वोच्च धर्माध्यक्ष के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। टीम के सबसे आगे गोल्ड क्रोकोडाइल डॉलू अपने हाथ पीठ पीछे बांधकर खड़ा था। आज उसने गहरे रंग का चोला पहन रखा था जिससे उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। क्या सब लोग यहाँ हैं? कियान शुनजी ने पूछा। जी हाँ, युगवान ने झुककर कहा, सब कुछ तैयार है। तो चलिए चलते हैं। कियान शुनजी ने हाथ हिलाया और आगे बढ़ते हुए कहा, देखते हैं कि क्या एलिफेंट आर्मर अकेडमी में वाकई इतनी मजबूत हड्डियां हैं। टीम चुपचाप उनके पीछे पीछे चली गई। सुबह की धूप को चीरते हुए घोड़ों की आवाज सुनाई दी, जिससे रास्ते में धूल का गुबार उड़ता चला गया। डॉट डॉट डॉट। एलिफेंट आर्मर अकेडमी की पहाड़ी वाद के सामने का वातावरण 3 दिन पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग था। सैकड़ों शिष्य एक पंक्ति में खड़े थे, अपने हाथों में विशाल ढाली कसकर पकड़े हुए थे। उनकी आंखों में सतर्कता और शत्रुता का भाव था। उन्होंने अब स्वागत का भाव नहीं दिखाया, बल्कि लोहे की दीवार की तरह पर्वतवाद को अवरुद्ध कर दिया। कुल प्रमुख यान दल के सबसे आगे खड़े थे। उनके पीछे 7 वरिष्ठ और दर्जनों मुख्य शिष्य थे। उनकी निगाहें दूर से आती हुई दल पर टिकी हुई थी। उनके हाथों में हल्का पसीना आ रहा था। 3 दिन। उसने कियान शुनजी को जवाब देते हुए समर्पण करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन संप्रदाय के वरिष्ठों को मनाने के लिए 1 महीने का समय मांगा। हालांकि कियान शुनजी का जवाब केवल 2 शब्दों का था, आज। चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं थी, सौदेबाजी की कोई गुंजाइश नहीं थी। आज या तो जमा करें या। कुल के मुखिया हुआन ने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह पहले से ही तैयार था। उसने पहले ही हुआन जेन की ओर से ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन पक्ष को मदद के लिए पत्र भेज दिया था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया था। हालांकि जब तक वे कियान शुनजी को रोके रख सकते थे और अतिरिक्त सैनिकों के आने का इंतजार कर सकते थे, तब तक स्थिति में बदलाव की संभावना बनी हुई थी। कुल के मुखिया हुआन ने गहरी सांस ली और उनकी निगाहें दृढ़ हो गईं। घोड़ों के खुरों की आवाज दूर से पास की ओर सुनाई देने लगी। कियान शुनजी ने अपने घोड़े की लगाम खींची और नीचे उतर गया। उसकी निगाहें घबराए हुए हाथी कवच अकादमी के छात्रों पर पड़ी। शिष्य के होठों के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। संप्रदाय के गुरु हुआन, 3 दिन से आपसे मुलाकात नहीं हुई, आप कैसे हैं? उनका लहजा शांत और सहज था, मानो उनके सामने मौजूद शत्रुता का कोई अस्तित्व ही न हो। कुल के मुखिया हुआन आगे बढ़े, अपने हाथों को जोड़कर मुस्कुराते हुए, लेकिन उनकी मुस्कान उनकी आंखों तक नहीं पहुंची। पोप स्वयं आ रहे हैं, हम दूर से ही आपका स्वागत करने में असफल रहे। दूर से मेरा स्वागत करने की कोई जरूरत नहीं है। कियान शुनजी ने हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ते हुए कहा, इस बैठक में ज्यादा समय नहीं है, आपके साथ औपचारिक बातचीत करने का मन भी नहीं है। चलिए सीधे बात करते हैं। 3 दिनों में आपकी बातचीत का क्या नतीजा निकला? बोलते बोलते वह स्वागत कक्ष में दाखिल हुए और मुख्य अतिथि की सीट पर बैठ गए। नौकरानियों ने कांपते हुए चाय परोस दी थी। कियान शुनजी ने चाय का प्याला उठाया और धीरे से एक घूंट पिया। हम चाय की गुणवत्ता पिछली बार की तुलना में स्पष्ट रूप से बहुत खराब थी। उसने अपनी निगाहें उठाकर कबीले के नेता हुआन लुओ की ओर देखी। उसकी आंखों में चंचलता की झलक दिखाई दी। क्या ये शक्ति प्रदर्शन है या फिर कोई परीक्षा? कुल प्रमुख हुआन लुओ एक तरफ खड़े थे। उनके चेहरे पर अभी भी वही मुस्कान थी जो आंखों तक नहीं पहुंचती थी। पोप, आपने पिछली बार जो समर्पण का मुद्दा उठाया था, उस पर हमने गंभीरता से चर्चा की है। ओह, कियान शुनजी ने चाय का कप नीचे रख दिया। क्या नतीजा निकला? कुल के मुखिया हुआन लुओ ने गहरी सांस ली, अपनी बाहों से दस्तावेजों का एक बंडल निकाला और उसे कियान शुनजी के सामने रख दिया। पोप, कृपया इसे देखें। यह आपके आदरणीय पिता लॉर्ड कियान दाओलियो और एलिफेंट आर्मर अकेडमी के बीच उस समय हस्ताक्षरित शांतिपूर्ण सहस्तित्व समझौता है। इस पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि स्पिरिट हॉल एलिफेंट आर्मर अकेडमी की स्वतंत्र स्थिति को स्वीकार करता है और दोनों पक्ष एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये समझौता आज भी मान्य है। कियान शुनजी ने अपना सिर नीचे झुकाया और बिना कुछ बोले उस पर नजर डाली। कुल प्रमुख हुआन लुओ ने आगे कहा, और यह स्वरडोल साम्राज्य के शाही परिवार द्वारा जारी किया गया जागीरदारी दस्तावेज है, जो हाथी कवच अकादमी को एक स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में मान्यता देता है और उसे स्वायत्तता प्रदान करता है। इसके अलावा ये पर्याप्त। कियान शुनजी ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। कुल का मुखिया हुआन लुओ सब गया। उसके हाथ में मौजूद दस्तावेज हवा में ही जम गया। कियान शुनजी ने उसकी ओर देखा। उसकी निगाहें पानी की तरह शांत थीं। संप्रदाय के गुरु हुआन, क्या आप इस पद को इतिहास का पाठ पढ़ा रहे हैं? कुल प्रमुख हुआन लुओ ने सूखी हंसी हंसते हुए कहा, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैं पोप को बस इतना समझाना चाहता हूं कि हाथी कवच अकादमी की सैकड़ों वर्षों की विरासत है, जो हमेशा स्वतंत्र और स्वायत्त रही है। हमारे स्पिरिट हॉल के साथ हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं और कभी कोई संघर्ष नहीं हुआ है। समर्पण का मामला शायद बहुत उपयुक्त नहीं है, उचित नहीं है। कियान शुनजी ने इन 3 शब्दों पर विचार किया और अचानक हंस पड़ी। वह मुस्कान बहुत हल्की थी, फिर भी उसने वहां मौजूद सभी लोगों को एक सिहरन का एहसास कराया। वह धीरे से उठा, कबीले के नेता हुआन लुओ के सामने चला गया और 83वें रैंक के स्पिरिट डॉलू को तिरस्कारपूर्ण ढंग से देखा। संप्रदाय के गुरु हुआन, यह आसन आपसे एक प्रश्न पूछता है। कुल के नेता हुआन लुओ ने सहज रूप से आधा कदम पीछे लिया, लेकिन जल्दी से खुद को संभाला। पोप, कृपया बोलिए। एलिफेंट आर्मर अकेडमी की स्थापना के बाद से इतने वर्षों में ये हमेशा से ही निम्न 4 संप्रदायों में से एक रही है। क्या आप जानते हैं क्यों? कुल प्रमुख हुआन लुओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, निचले 4 संप्रदाय विश्व में सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त रैंकिंग है। हम क्योंकि तुम्हारे पास उपाधि प्राप्त डॉलू नहीं है। कियान शुनजी ने उसे बीच में ही रोकते हुए एक शब्द कहा, निचले 4 संप्रदायों में से हाथी कवच अकादमी, अग्नि तेंदुआ संप्रदाय, पवन तलवार संप्रदाय, श्वेत बाघ संप्रदाय, इनमें से किसी के पास उपाधि प्राप्त डॉलू है। उपाधि प्राप्त डॉलू के बिना कोई भी ऊपरी 3 संप्रदायों के बराबर बैठने की योग्यता नहीं रखता। यह इस महाद्वीप का अटल नियम है। क्या तुम इसे नहीं जानते होगे? कुल के मुखिया हुआन लुओ के चेहरे के भाव बदल गए। ये सीट जो आपको समर्पण का अवसर दे रही है, आपके प्रति उच्च सम्मान का प्रतीक है। कियान शुनजी ने आगे कहा, क्या आपको लगता है कि आप जैसे 83वें रैंक के स्पिरिट डॉलू पर भरोसा करने और इन पुराने समझौतों के बल पर स्पिरिट हॉल को रोका जा सकता है? अध्याय 18 स्वर्ण मगरमच्छ डॉलू। कुल के नेता हुआन लुओ ने दांत पीसते हुए कहा, भले ही हमारे पास कोई उपाधि प्राप्त डॉलू न हो, क्या आप सत्ता का दुरुपयोग करके सीधे लोगों पर अत्याचार करने की योजना बना रहे हैं? दुनिया के सभी संप्रदाय देख रहे हैं। यदि स्पिरिट हॉल निचले 4 संप्रदायों पर जबरन कब्जा कर लेता है, तो क्या आपको जनता के आक्रोश से डर नहीं लगता? लोगों पर अत्याचार करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करना। कियान शुनजी ने खुशी से मुस्कुराया। वह नीचे झुका, कबीले के नेता हुआन लुओ के कान के पास गया और धीरे से बोला, पथ के गुरु हुआन, क्या लोगों पर अत्याचार करने के लिए शक्ति का उपयोग करने का आधार ठीक यही नहीं है कि शक्ति मेरे पक्ष में है? जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, अचानक उसके शरीर से एक भयानक दबाव फूट पड़ा। ये 95वें दर्जे के उपाधिधारी डॉलू का दबाव था, 1 लाख साल पुराने आध्यात्मिक वलय का दबाव था और देवदूत आत्मा का दबाव था। इससे भी ज्यादा भयावह बात ये थी कि इस जबरदस्ती के भीतर एक धुंधली सी काली आभा छिपी हुई थी। ये पतित देवदूत की शक्ति थी। हालांकि उसने जानबूझकर इसे दबा दिया था, फिर भी इसका कुछ अंश बाहर निकल ही आया। धमाका। कुल के मुखिया हुआन लुओ का शरीर मानो किसी विशाल पहाड़ से टकरा गया हो और उनका पूरा शरीर पीछे की ओर उड़कर दीवार से बुरी तरह टकराया। दीवार पर लगी पत्थर की पटियाएं चटक गईं और उसके मुंह के कोने से खून की एक बूंद बह निकली। पिता। हुआन जेन सदमे में चिल्लाई, ऊपर की ओर दौड़ना चाहती थी, लेकिन दबाव के कारण हिलने डुलने में असमर्थ थी। सातों बुजुर्गों के चेहरे भी पीले पड़ गए थे। वे एक एक करके कुचलकर जमीन पर घुटने टेकने को मजबूर हो गए। उन्हें अपना सिर उठाना भी मुश्किल लग रहा था। और वो हाथी कवच अकादमी शिष्य कांपते हुए सीधे जमीन पर गिर पड़े। पूरा स्वागत कक्ष मानो नरक में गिर गया हो। कियान शुनजी ने अपना दबाव वापस ले लिया और अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा हो गया। उसने दीवार के सहारे उठने की कोशिश कर रहे कबीले के नेता हुआन लुओ की ओर देखा और उदासीनता से कहा, ये सर्वोच्च धर्माध्यक्ष तुम्हें एक और मौका दे रहा है। आत्मसमर्पण करो या मर जाओ। कुल का मुखिया हुआन लुओ दीवार का सहारा लेकर हौंक रहा था। उसकी आंखों में भय का भाव साफ झलक रहा था। उसने अनुमान लगाया था कि कियान शुनजी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसे इतनी अधिक शक्ति की उम्मीद नहीं थी। उस दबाव के कारण वह प्रतिरोध करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। यह अंतर बहुत बड़ा था, इतना विशाल कि उसे निराशा उत्पन्न हो गई। पिता। हुआन जेन सदमे में चिल्लाई, ऊपर की ओर दौड़ना चाहती थी, लेकिन दबाव के कारण हिलने डुलने में असमर्थ थी। वो दबाव एक पदार्थ की तरह था, जिसने उसे मजबूती से अपनी जगह पर जकड़ रखा था। उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उसके पिता दीवार से टकराए, कैसे उसके पिता के मुंह के कोने से खून बह निकला और कैसे उसके पिता अपने लिए संघर्ष कर रहे थे। फिर भी वह कुछ नहीं कर सका। नहीं, ऐसा नहीं था कि वह कुछ कर ही नहीं सकता था। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसकी आंखों में एक जटिल भाव की झलक दिखाई दी। सातों बुजुर्गों के चेहरे भी पीले पड़ गए थे। वे सब जमीन पर घुटने टेकने के लिए मजबूर थे। उनके लिए अपना सिर उठाना भी मुश्किल हो रहा था। ग्रैंड दादा के घुटने जमीन पर जोर से टकराए, जिससे पत्थर की पटियाएं चकनाचूर हो गईं। दूसरे बुजुर्ग ने दोनों हाथों से जमीन को सहारा दिया हुआ था और उनका पूरा शरीर कांप रहा था। तीसरे बुजुर्ग ने तो सीधे जमीन पर लेकर अपना माथा जमीन से सटा लिया, जरा सी भी हरकत करने की हिम्मत नहीं की। और वो हाथी कवच अकादमी शिष्य कांपते हुए सीधे जमीन पर गिर पड़े। कुछ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से प्रतिरोध करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें पता चला कि उनका गर्वपूर्ण बचाव कियान शुनजी के सामने कागज के समान था। पूरा स्वागत कक्ष मानो नरक में गिर गया हो। न तो चीख पुकार थी, न ही विलाप, केवल तेज तेज सांस लेने की आवाज और दांत के पिचाने की आवाज सुनाई दे रही थी। कियान शुनजी ने अपना दबाव वापस ले लिया और अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा हो गया। उनके वस्त्रों पर एक भी शिकन का निशान नहीं था, मानो अभी भी उस भयावह दबाव का उनसे कोई लेना देना ही न हो। वो वहीं खड़ा रहा, दीवार के सहारे उठने के लिए संघर्ष कर रहे कबीले के नेता हुआन लुओ को शांत भाव से देखता रहा, मानो वह मृत्यु के कगार पर खड़ी किसी संघर्षरत चींटी को देख रहा हो। ये परमपिता आपको एक और अवसर दे रहे हैं। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, इतनी धीमी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह आज के मौसम के बारे में बात कर रहा हो। आत्मसमर्पण करो या मर जाओ। कुल का मुखिया हुआन लुओ दीवार का सहारा लेकर हौंक रहा था।
उसकी 3 पसलियां टूट गई थी, उसके आंतरिक अंगों में गंभीर चोट आई थी और उसके मुंह के कोने से लगातार खून रिस रहा था। लेकिन इससे भी ज्यादा भयावह इसका मानसिक प्रभाव था। उसने अनुमान लगाया था कि कियान शुनजी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसे इतनी अधिक शक्ति की उम्मीद नहीं थी। उस दबाव के कारण वह प्रतिरोध करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। 95वें रैंक का उपाधि प्राप्त वॉल्वो 1 लाख साल पुराना आध्यात्मिक बल है, देवदूत आत्मा। यह अंतर बहुत बड़ा था, इतना विशाल कि उसे निराशा उत्पन्न हो गई। लेकिन वह एलिफेंट आर्मर अकेडमी के संप्रदाय प्रमुख थे, उनकी अपनी जिम्मेदारियां थीं। मैं, कुल की मुखिया हुआन लुओ ने अपना मुंह खोला, उनकी आवाज कर्कश थी, मैं। उसके शब्द गले में अटक गए, किसी भी हालत में बोले नहीं जा सके। जमा करना। क्या एलिफेंट आर्मर अकेडमी की 400 साल पुरानी विरासत उसके हाथों चकनाचूर होने वाली थी? सबमिट नहीं किया, मरना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो खुद मर जाए, लेकिन एलिफेंट आर्मर अकेडमी का क्या होगा? इन बुजुर्गों के बारे में क्या? उन शिष्यों का क्या हुआ? कुल की मुखिया हुआन लुओ की आंखों में दर्द, संघर्ष और निराशा की झलक दिखाई दी। इसे करें। ठीक उसी समय जब कबीले की मुखिया हुआन लुओ की आवाज बैठ गई थी और वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, तभी अचानक कियान शुनजी ने बोलना शुरू किया। आवाज बहुत धीमी थी, फिर भी वो गरजती हुई बिजली की तरह फूट पड़ी। कोई बात नहीं। कियान शुनजी के पीछे वह आकृति जो हमेशा काले वस्त्र से ढकी रहती थी, हिल उठी। काले रंग का चोला खोला गया, जिससे सफेद बालों और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। उन्होंने सोने का एक वस्त्र पहन रखा था, जिस पर चांदी के धागे से बालों की जड़ी पैटर्न की कढ़ाई की गई थी, जो सूर्य की रोशनी में चमक रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति का चेहरा राशि था और उसकी बाहों के बीच वर्षों के उतार-चढ़ाव और अहंकार की झलक दिखाई देती थी। वह वहीं पर ऐसे ही खड़ा रहा, फिर भी उसने लोगों को दमन का एक पहाड़ जैसा एहसास कराया। पीला, पीला, बैंगनी, बैंगनी, काला, 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 लाल। उसके पैरों के नीचे से 9 आत्मा के छल्ले उठे और उसके पूरे शरीर के चारों ओर घूमने लगे। लाल रंग का आखिरी घेरा 1 लाख साल पुराने आध्यात्मिक घेरे का प्रतीक था, जो सूर्य के प्रकाश में दिल को धड़कन देने वाली रोशनी में घेर रहा था। उसी समय उसके पीछे एक विशाल सुनहरे मगरमच्छ का प्रेत प्रकट हुआ। मगरमच्छ का पूरा शरीर सुनहरा था, उसके शंख कवच की तरह थे और उसकी आंखें ठंडी और निर्मल थीं, मानो वे सब कुछ निगल सकती हों। सोने का मगरमच्छ लुओ, स्पिरिट हॉल की दूसरी पेशकश। 98वें रैंक की आक्रमण प्रणाली चोटी शीर्षक डोलो। एक और उपाधि प्राप्त वॉल्वो। ग्रैंड ने नैतिक सदमे में चीख मारी, उनकी आवाज भय से भरी हुई थी। इस व्यक्ति को उसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन स्पिरिट रेन कॉन्फ़िगरेशन। सोने के मगरमच्छ का असली शरीर। गोल्ड क्रोकोडाइल डॉल ने कोई बकवास नहीं की, सीधे अपने मार्शल सोल ट्रू बॉडी को सक्रिय कर दिया। सुनहरी रोशनी तेजी से उमड़ी और उसका शरीर तेजी से फैलने लगा। मांसपेशियां, नसें और हड्डियां सभी इतनी तेजी से बढ़ने लगी जो नंगी आंखों से दिखाई देती थी। पलक झपकते ही वो 10 मीटर से अधिक लंबे शरीर वाले एक विशालकाय मगरमच्छ में परिवर्तित हो गया था। सूर्य के प्रकाश में उसकी सुनहरी खाल धातु की चमक से जगमगा रही थी और उसके मोतियां जमीन पर कदम रख रहे थे, हर कदम से धरती कांप रही थी। उसकी पूंछ हल्की सी फड़फड़ाई और हवा में तेज झटके से विस्फोटक ध्वनि उत्पन्न हुई। गर्जन। एक धीमी दहाड़, मानो कोई प्राचीन विशालकाय जानवर जाग रहा हो। कुल की मुखिया हुआन लुओ का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। उसने अपने दांत कसकर भींच लिए, उसकी नीली नसें फूल गईं और उसने अपनी आत्मा को प्रेरित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। डायमंड मैमथ का प्रेत उसके पीछे प्रकट हुआ, उसका विशाल शरीर उसके सामने खड़ा हो गया। हाथी के कवच से ढके असली शरीर को जबरदस्ती धकेला गया, टूटे हुए कवच के दरारों से खून रिस रहा था, फिर भी वह सोने के मगरमच्छ की कुचलने वाली शक्ति को रोक नहीं सका। पीला, पीला, बैंगनी, बैंगनी, काला, 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 काला। उसके पीछे 8 आत्मा के छल्ले उभरे, जो स्वर्ण मगरमच्छ वालों के 9 छल्लों के साथ एक स्पष्ट विरोधाभास पैदा कर रहे थे। रक्षा प्रणाली के शिखर पर पहुंचने वाले स्पिरिट के रूप में कबीले के नेता हुआन लुओ को हमेशा अपनी रक्षा प्रणाली पर बहुत भरोसा था। उसी स्तर के लोगों में जो उसकी रक्षा पंक्ति को भेद सकते थे, उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता था। एक प्रतिष्ठित दौर का सामना करने के बावजूद उनमें कई दौर के हमलों को झेलने का आत्मविश्वास था। लेकिन गोल्ड क्रोकोडाइल डॉल कोई साधारण उपाधिधारी डॉल नहीं था। वह 98वें रैंक पर था, वह शिखर पर था। धमाका। गोल्ड क्रोकोडाइल डॉल हो हिल गया, सिर्फ एक पंजा। वह विशाल सुनहरा पंजा हवा में लहराया और विश्व नष्ट करने वाली शक्ति के साथ कबीले के नेता हुआन लुओ की ओर झपटा। जहां कहीं भी तेज हवा का झोंका आता, जमीन पर पड़ी पत्थर की पटियाएं इंच करके चकनाचूर हो जाती और हवा से एक तीखी चीख निकलती। कबीले के नेता हुआन लुओ ने अपनी पूरी कोशिश की और डायमंड मैमथ की रक्षा को उसकी चरम सीमा तक ले गए। भारी कवच पर प्रकाश की लहर दौड़ गई, मानो वह दुनिया के सभी हमलों को रोक सकता हो। टकराना। उस जोरदार धमाके से आकाश हिल गया। दरार। एक तीखी चकनाचूर सी आवाज गूंज उठी। डायमंड मैमथ के अभेद्य कवच पर एक दरार पड़ गई। आत्मा। इसके तुरंत बाद दरार मकड़ी की जाली की तरफ फैल गई और देखते ही देखते पूरे कवच को ढक लिया। कुल प्रमुख हुआन लुओ का शरीर तो के गोले की तरह पीछे की ओर उल्टा हुआ, स्वागत कक्ष की दीवार से टकराया, फिर बाहर के पत्थर के खंभों से टकराया और अंत में दर्जनों मीटर दूर चौक पर जोर से जा गिरा। गड़गड़ाहट। इस एक ही प्रहार से लगभग पूरा स्वागत कक्ष नष्ट हो गया। दीवारें ढह गईं, छत पलट गई और मलबा और कंकड़ हर जगह बिखर गए। वे बुजुर्ग और शिष्य जो पहले जमीन पर घुटने टेक कर बैठे थे, चीख की लहर से पलट गए और एक बेदर्दी गेंद की तरह लुढ़क गए। हवा में धुआं और धूल भर गई थी। स्वर्ण मगरमच्छ डॉल ने अपनी आत्मा को वापस खींच लिया और उसका विशाल शरीर तेजी से सिकुड़ गया और वापस सफेद दाढ़ी और सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति में बदल गया। वह अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा था, उसके वस्त्रों पर धूल का एक कण भी नहीं था। मैंने बहुत लंबे समय से कोई कदम नहीं उठाया है। उसने दूर जमीन पर लेटे हुए कबीले के मुखिया हुआन लुओ पर एक नजर डाली, उसकी आवाज शांत थी। शुनजी, ऐसा लगता है कि इस दुनिया के लोग मुझे भूल गए हैं। कुल का मुखिया हुआन लुओ चौक में लेटा हुआ था और वह सांस छोड़ने की तुलना में अधिक ऊर्जा ग्रहण कर रहा था। उसकी छाती अंदर की ओर धंस गई, उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था और आसमान की ओर देखते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह अभी भी जीवित था, लेकिन उसके पास केवल एक ही सांस के बराबर ऊर्जा बची थी। लेवल 98 बनाम लेवल 83, एक ही पंजा, एक बेहद तीव्र आकर्षण। कियान शुनजी धीरे-धीरे खंडहर हो चुके स्वागत कक्ष से बाहर निकली और स्वर्ण मगरमच्छ डॉलों के पास आ गई। अंकल गोल्ड क्रोकोडाइल, मैंने आपको इस बार हरकत करने के लिए परेशान किया है। उसने दूर खड़े मरनासन कबीले के मुखिया हुआन लुओ की ओर देखा, उसका स्वर आदरपूर्ण था। मुझे ऐसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता है जो इस स्थान पर नजर रख सके और आप इसके लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। स्वर्ण मगरमच्छ डॉलो आत्मा हॉल का दूसरा महापुजारी था, एंड पैलेस के भीतर निर्णय लेने की शक्ति रखने वाला और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को बर्खास्त करने का अधिकार रखने वाला एंड पैलेस। अपने प्रतिष्ठित दर्जे के साथ उनकी शक्ति 7 महान पुजारियों में कियान दाओलियो के बाद दूसरे स्थान पर थी। उनकी उम्र और वरिष्ठता स्पिरिट हॉल में सबसे अधिक थी और वे कियान दाओलियो के एक बड़े रिश्तेदार भी थे, इसलिए कियान दाओलियो को भी उन्हें 3 गुना सम्मान देना पड़ता था। वही समय स्वर्ण डॉलो के बराबर था। चेंशन के दादाजी वरिष्ठ पीढ़ी के बीच एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व कहलाने के योग्य हैं। एक लेवल 98 आक्रमण प्रणाली चोटी लुओ। एलिफेंट आर्मर अकेडमी में उसे तैनात रखना हजारों सैनिकों की तुलना में कहीं अधिक उपयोगी था। तुम तो बड़े चालाक हो। स्वर्ण मगरमच्छ डॉलो ने कियान शुनजी की ओर देखा, उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान झलक रही थी। वैसे मैं काफी समय से बाहर नहीं निकला हूं, शांत साधना के लिए जगह बदलना ठीक है और यह हाथी कवच अकादमी काफी शांत है। कियान शुनजी ने हल्की सी मुस्कान दी। स्वर्ण मगरमच्छ डॉलो ने अपने होठों पर शिकायत की, लेकिन अपने दिल में वह तैयार था। हालांकि वही ऐसे बुजुर्ग थे जिन्होंने कियान शुनजी को बड़े होते देखा था, लेकिन वही भी जानते थे कि स्पिरिट हॉल का भविष्य युवा पीढ़ी के हाथों में है। अगर वह मदद कर सकता तो वह मना नहीं करता। खांसी 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 खांसी। कुछ दूरी पर कबीले के मुखिया हुआन लुओ को जोर से खांसी आई। उसके मुंह के कोनों से लगातार ताजा खून बह रहा था, जिससे उसके नीचे की पत्थर की पटियाएं लाल रंग से रंग रही थी। उसने ऊपर चढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह ऐसा करने में पूरी तरह असमर्थ रहा। लेकिन फिर भी उसने अपनी पूरी कोशिश की, अपना सिर उठाया और कियान शुनजी की ओर देखा। तुम ये सब कर रहे हो, क्या तुम्हें दुनिया के लोगों से डर नहीं लगता? उसकी आवाज रुक रुक कर आ रही थी, जो क्रोध और इच्छा से भरी हुई थी। कियान शुनजी ने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। विश्व के लोग, तो क्या हुआ अगर वे हैं? वह कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन अचानक उसे कुछ महसूस हुआ और उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। दुनिया के लोग, वह धीरे से हंसा, हे हे। ठीक उसी क्षण कबीले के नेता हुआन लुओ के बदन में चुपचाप एक आकृति प्रकट हुई। वह हुआन जेन थी। उसे पता ही नहीं चला कि वह कब चौक की दूसरी तरफ चला गया और इस समय वह अपने पिता के बगल में खड़ा था, अपना सिर नीचे झुकाए हुए था ताकि उसके चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई न दें। जेन, जेन एयर। जब कबीले के मुखिया हुआन लुओ ने अपने बेटे को देखा, तो उनकी आंखों में आशा की एक झलक दिखाई दी। उसने कुछ पकड़ने की चाह में अपना हाथ आगे बढ़ाया। ज़ेना, मुझे बचाओ। हुआन जेन ही नहीं, वह चुपचाप सिर झुकाए उसी तरह खड़ा रहा। ज़ेना। कुल की मुखिया हुआन लुओ की आवाज में संदेह और थोड़ी सी बेचैनी झलक रही थी। हुआन जेन ने अंततः अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी निगाहें भयावह रूप से जल रही थी। डर था, संघर्ष था, अपराध बोध था और एक निश्चित दृढ़ संकल्प भी था। पिताजी, उसने कर्कश आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए। क्या? कुल का मुखिया हुआन लुओ स्तब्ध रह गया। अगले ही पल उसने अपने बेटे के हाथ में चाकू देखा। चाकू बहुत छोटा और तेज था, जो सूर्य की रोशनी में ठंडी रोशनी से चमक रहा था। एलिफेंट आर्मर अकेडमी के लिए। हुआन जेन की आवाज बहुत धीमी थी, मानो वह खुद से बात कर रहा हो या अपने पिता को कुछ समझा रहा हो। एलिफेंट आर्मर अकेडमी के लिए तुम्हें मरना होगा। पूछी। किसी धारदार हथियार के मांस को भेदने की आवाज। बहुत हल्का। आवाज बहुत धीमी है। कुल की मुखिया हुआन लुओ की आंखें पल भर में चौड़ी हो गईं। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और अपने दिल में घुसे चाकू को देखने लगा। तलवार की मूंछ उसके बेटे के हाथ में थी और तलवार पूरी तरह से उसकी छाती में धंस गई थी। घाव से ताजा खून तेजी से निकला, जो ब्लेड से नीचे बहता हुआ जमीन पर टपक रहा था। जेन, जेन एयर।
उसके होंठ कांप रहे थे, वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो केवल स्पष्ट शब्द ही बोल पा रहा था। हुयान चेन ने चाकू नहीं निकाला। उसने तलवार की मुठ को उसी तरह पकड़े रखा और अपने पिता से नजरें मिला ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने हाथ नहीं छोड़ा। पिताजी, आप बहुत जिद्दी हैं। उनकी आवाज कांप रही थी। आपके हाथों में हाथी कवच अकादमी हमेशा के लिए निम्न 4 संप्रदायों में से एक ही रहेगी, लेकिन मेरे हाथों में ये और भी शक्तिशाली बन सकती है। कुल की मुखिया हुयान लुओ ने अविश्वास से भरी निगाहों से उसे घूरा। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिस बेटे को उन्होंने 40 साल तक पाला पोसा, वह ऐसे समय में उन्हें चाकू थमा देगा। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन अब बोल नहीं पा रहा था। उसका दिल छलनी हो गया था और उसकी जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी। उसका शरीर फटने लगा और उसकी आंखों की रोशनी धीरे-धीरे कम होने लगी। अंत में उसने दूर स्थित कियान शुनजी की ओर देखा। कियान शुनजी वहां अपने हाथ पीठ के पीछे रखे खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उस मुस्कान में न तो उपहास था और न ही आत्मसंतुष्टि, बल्कि केवल एक शांत, सहज और स्वाभाविक संयम था। उसी क्षण कबीले की मुखिया हुयान लुओ को अचानक बात समझ आ गई। ये सब पहले से ही तय था। 3 दिन पहले कियान शुनजी की पहली यात्रा से लेकर आज के जबरन सत्ता हथियाने तक, गोल्ड क्रोकोडाइल डॉलू की चाल तक और फिर उसके बेटे के चाकू तक, सब कुछ व्यवस्थित था। वह हाथी कवच अकादमी के संप्रदाय प्रमुख, एक 83 स्तर के स्पिरिट डॉलू, जो 60 वर्षों से अधिक समय से जीवित थे, शुरू से अंत तक किसी और के शतरंजी मोहरे पर थे। हे, कुल का मुखिया हुयान लुओ अचानक हंस पड़ा। वह हंसी रुक-रुक कर आती थी, जिसमें एक अवर्णनीय उदासी छिपी थी। फिर उसका सिर एक तरफ झुक गया और उसकी सारी ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो गई। हुयान चेन अभी भी वहीं खड़ा था, तलवार की मुठ पकड़े हुए, अपने पिता के धीरे-धीरे ठंडे होते शव को देख रहा था। आंसू अभी भी बह रहे थे, लेकिन वह न तो घुटनों के बल बैठा, नहीं चिल्लाया, बस वहीं खड़ा रहा। काफी देर बाद उसने चीखी गहरी सांस ली, तलवार की मुठ छोड़ी और फेस की ओर मुड़ा। कियान सुनजी। उसके चेहरे पर अब आंसू नहीं थे, केवल सुन्नता और दृढ़ संकल्प की शेष थे। पोप वही घुटने पर बैठ गया, उसकी आवाज कर्कश लेकिन स्पष्ट थी। मैंने उस व्यक्ति को मार डाला है जिसने एलिफेंट आर्मर अकेडमी के साथ विश्वासघात किया था। वो व्यक्ति जिसने एलिफेंट आर्मर अकेडमी के साथ विश्वासघात किया, वह अपने पिता के बारे में बात कर रहा था। कियान शुनजी ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में संतुष्टि की एक झलक दिखाई दी। ये व्यक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक निर्दयी था और अधिक उपयोगी भी। कियान शुनजी ने सिर हिलाया, उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। बहुत बढ़िया। अध्याय 20 3 आत्मा अस्थियां। कियान शुनजी आगे बढ़ी और हुयान चेन को तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखने लगी। कुलपति हुयान लुओ के पास अभी भी 3 आत्मा अस्थियां हैं, वे तुम्हारी हैं, जाओ और उन्हें खुद ही छीन लो। हुयान चेन ने अचानक अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में अविश्वास की एक झलक दिखाई दी। 3 आत्मा अस्थियां। हाथी कवच अकादमी की 3 आत्मा अस्थियां संप्रदाय प्रमुख की विरासत, एक सिर की आत्मा थी, एक धड़ की आत्मा थी और एक दाहिनी भुजा की आत्मा थी। ये पूर्व संप्रदाय प्रमुखों द्वारा संचित धन था और इनमें से प्रत्येक अस्थि कम से कम 10,000 वर्ष पुरानी थी। इन 3 स्पिरिट बोन की मदद से वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति को कम से कम 3 रैंक तक बढ़ा सकता है और शायद टाइटल डॉलू में ब्रेक थ्रू करने का मौका भी पा सकता है। धन्यवाद पोप। उसने भारी मन से प्रणाम किया, उसका माथा पत्थर की पटिया से टकराया और एक धीमी सी आवाज निकली। कियान शुनजी ने उसे नहीं रोका। प्रणाम करने के बाद ही उसने शांत भाव से कहा, आज से आप एलिफेंट आर्मर अकेडमी के नए संप्रदाय प्रमुख हैं। वह रुका और गोल्ड क्रोकोडाइल डॉलू की ओर देखा। गोल्ड क्रोकोडाइल डॉलू एलिफेंट आर्मर अकेडमी के महापुजारी हैं। भविष्य में अगर कोई बात सामने आए तो हम मिलकर चर्चा करेंगे। चर्चा करना। हुयान चेन के दिल में से हलन दौड़ गई। इसे चर्चा कह लीजिए, लेकिन असल में यह निगरानी थी। गोल्ड क्रोकोडाइल डॉलू के एलिफेंट आर्मर अकेडमी में तैनात होने के कारण उसकी हर हरकत स्पिरिट हॉल की निगरानी में थी। अगर उसने कोई भी संदिग्ध हरकत करने की हिम्मत की तो आज उसके पिता का जो हाल होगा वही कल उसका भी होगा। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जी पोप। उसने अपना सिर झुका लिया, सब कुछ पोप के निर्देशों के अधीन है। कियान शुनजी ने सिर हिलाया, उसकी निगाहें कांपते हुए हाथी कवच अकादमी की ओर घूम गईं। दूर से बुजुर्गों की आवाज आ रही है। बाकी लोग। उसने शब्दों को खींचते हुए कहा, अगर किसी तरह की छंटनी की जरूरत हो तो आप उसे अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, वे बुजुर्ग पूरी तरह से कांप उठे। सबसे पहले ग्रैंड ने प्रतिक्रिया दी। वो लगभग लड़खड़ाते हुए दौड़े और कियान शुनजी के सामने धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़े। पोप हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी। पूर्व संप्रदाय प्रमुख कुल नेता हुयान लुओ ने हाथी कवच अकादमी के साथ विश्वासघात किया था और उसे हाथी कवच अकादमी द्वारा आंतरिक रूप से फांसी दी जा चुकी है। इस मामले का स्पिरिट हॉल से कोई लेना देना नहीं है। अन्य बुजुर्ग भी एक-एक करके घुटने टेककर बैठ गए और अपनी निष्ठा की शपथ लेने के लिए आपस में बातें करने लगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कुल प्रमुख हुयान लुओ स्वयं मृत्यु को दावत दे रहा था। हमारी एलिफेंट आर्मर अकेडमी लंबे समय से स्पिरिट हॉल के समक्ष आत्मसमर्पण करना चाहती है। वो बुद्धिमान और योद्धा है और हम मरने तक उनका अनुसरण करने को तैयार हैं। कियान शुनजी ने लोगों के इस समूह को देखा, उसके होठों के कोने हल्के से मुस्कुरा उठे। समझदार, बहुत अच्छा। वह बिना कुछ कहे मुड़ गया। एक कदम बढ़ाते हुए वह बाहर की ओर चल पड़ा। युगवान, बुई और स्पिरिट हॉल के कुलीन रक्षक उनके पीछे-पीछे चल रहे थे। स्वर्ण मगरमच्छ डॉलू अपनी जगह पर खड़ा रहा, अपने हाथ पीठ के पीछे रखे हुए। कियान शुनजी की पीठ को हाथी कवच अकादमी के पर्वतीय द्वार के बाहर गायब होते हुए देखता रहा। फिर उसने अपना सिर घुमाकर हुयान चेन की ओर देखा और शांत भाव से कहा, आगे चलो, इस बूढ़े आदमी के घर का चुनाव सावधानीपूर्वक करना होगा। हुयान चेन ने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। जी महापुजारी। एलिफेंट आर्मर अकेडमी के पर्वतीय द्वार के बाहर कियान शुनजी अपने घोड़े पर सवार हुआ और आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। पर्वत द्वार के अंदर हाथी कवच अकादमी स्थित है। शिष्य अभी जमीन पर घुटने टेके बैठे थे, किसी ने भी सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। खंडहर हो चुकी स्वागत कक्ष से अभी धूल उड़ रही थी और कबीले के नेता हुयान लुओ का शव चौक में उसी तरह पड़ा था, किसी ने भी उसे हिलाने की हिम्मत नहीं की। अब से एलिफेंट आर्मर अकेडमी स्पिरिट हॉल का हिस्सा होगी। और हुयान चेन। कियान शुनजी की आंखों में चंचल आनंद की एक झलक दिखाई दी। अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा करने वाला व्यक्ति सबसे वफादार था, क्योंकि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने घोड़े का सिर घुमाया और लगाम को झटका दिया। स्पिरिट हॉल में लौटे। घोड़ों की खुरों की आवाज गूंज उठी और जुलूस धीरे-धीरे दूर होता चला गया। अंततः आधिकारिक सड़क के अंत में गायब हो गया। उस रात एलिफेंट आर्मर अकेडमी में नए संप्रदाय प्रमुख का राज्याभिषेक समारोह बहुत ही सरल था। वास्तव में किसी ने भी समारोह की परवाह नहीं की। सभी वरिष्ठ सदस्य सम्मेलन कक्ष में एकत्रित हुए और स्पिरिट हॉल के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के बारे में चर्चा करने लगे। हुयान चेन मुख्य सीट पर बैठी थी और सभी की बातों को बिना किसी भाव के सुन रही थी। उसकी दाहिनी ओर एक लकड़ी का बक्सा पड़ा था। लकड़ी के बक्से के अंदर स्पिरिट बोन्स थे, उसके पिता के स्पिरिट बोन्स। वो पहले ही 2 टुकड़े आत्मसात कर चुका था और एक टुकड़ा शेष था जिसे बचाने के लिए समय चाहिए था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति 81वें स्तर से 84वें स्तर तक पहुंच गई थी, जिससे वो टाइटल डॉलर के एक कदम और करीब आ गया था। लेकिन कीमत। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मृत्यु से पहले उसके पिता का चेहरा उसके मन में उभर आया। उस नजर में अविश्वास, क्रोध, उदासी और साथ ही कुछ ऐसा भी था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। क्या ये निराशा थी या क्षमा? हुयान चेन को ये बात पता नहीं थी और वह इस सवाल के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। वो केवल इतना जानता था कि अब से वह अपने पिता के पीछे छिपने वाला युवा संप्रदाय प्रमुख नहीं रहा। वो एलिफेंट आर्मर अकेडमी के संप्रदाय प्रमुख थे। वो स्पिरिट हॉल का कुत्ता था। उसने अपनी आंखें खोली और उसकी निगाहें वहां मौजूद सभी लोगों पर घूम गईं। सभी लोग, उनकी आवाज शांत थी, भावहीन। कल से एलिफेंट आर्मर अकेडमी स्पिरिट हॉल के साथ पूर्ण सहयोग करेगी। सभी संसाधन, सभी शिष्य और सभी संपत्तियां स्पिरिट हॉल के लिए पूरी तरह से उपलब्ध होंगी। यदि किसी को कोई आपत्ति है तो आप अभी उठा सकते हैं। एकदम सन्नाटा छा गया। किसी ने भी इस मुद्दे को उठाने की हिम्मत नहीं की। बहुत बढ़िया। हुयान चेन खड़ी हो गई। तो बस आप जा सकते हैं। सभी बड़े बुजुर्ग एक-एक करके बाहर निकल गए। हुयान चेन सम्मेलन कक्ष में अकेली बैठी खिड़की से बाहर रात के नजारे को देख रही थी। दूर से देखने पर गोल्ड क्रोकोडाइल डॉलू का आंगन अभी भी जगमगा रहा था। ये पूरे एलिफेंट आर्मर अकेडमी का सबसे बेहतरीन आंगन था, जो कभी उसके पिता का निवास स्थान हुआ करता था। अब उसमें कोई और रहने लगा था। उसने अपना सिर नीचे झुकाया, अपने हाथ में पकड़े लकड़ी के बक्से को देखता रहा और बहुत देर तक चुप रहा। 3 दिन बाद स्पिरिट हॉल में सुबह की पहली किरणें रंगीन कांच की ऊंची खिड़कियों से छनकर आ रही थी, जिससे जमीन पर धब्बेदार रोशनी और छाया पड़ रही थी। सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल के भीतर कियान शुनजी सिंहासन पर बैठे थे। उनकी उंगलियां हल्की सी आर्मरेस्ट पर थपथपा रही थी, जिससे मधुर और लयबद्ध ध्वनियां उत्पन्न हो रही थी। नीचे कई प्रमुख वरिष्ठ पादरी हाथ झुकाए खड़े थे। सर्वोच्च धर्माध्यक्ष के निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। एलिफेंट आर्मर अकेडमी के नए सेक्ट मास्टर का उद्घाटन समारोह संपन्न हो गया है। युगवान ने सबसे पहले बोलते हुए अपने हाथों में एक स्क्रॉल पकड़ा हुआ था, जिसमें पिछले कुछ दिनों की खुफिया जानकारी विस्तार से दर्ज थी। हुयान चेन आधिकारिक तौर पर एलिफेंट आर्मर अकेडमी के नए संप्रदाय प्रमुख बन गए हैं। हालांकि समारोह सरल था, एलिफेंट आर्मर अकेडमी के सभी 7 वरिष्ठ उपस्थित थे, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से नए संप्रदाय प्रमुख की प्रतिनिष्ठा की शपथ ली। ये दृश्य बहुत ही सुचारू रूप से संपन्न हुआ। उनकी आवाज में दबी हुई अविश्वास की झलक थी। 7 महान संप्रदायों में से एक हाथी कवच अकादमी यूं ही नष्ट हो गई। कियान शुनजी की पहली यात्रा से लेकर कुल प्रमुख हुयान लुओ की मृत्यु और फिर नए संप्रदाय प्रमुख के आरोहण तक कुल मिलाकर केवल 5 दिन लगे। 5 दिनों में 400 साल पुरानी विरासत वाला एक संप्रदाय पूरी तरह से स्पिरिट हॉल के नियंत्रण में आ गया। इस तरह की गति, इस तरह की दक्षता पहले कभी नहीं देखी गई थी। कियान शुनजी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उन्होंने बस हल्के से सिर हिलाया। एलिफेंट आर्मर अकेडमी के प्रारंभिक पायलट परीक्षण के बारे में क्या जानकारी ली हुई है? उसकी निगाहें बुई ने की ओर मुड़ गईं। बुई ने आगे बढ़ा। उसकी भयावह आवाज भव्य हॉल में गूंज उठी। सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महोदय, आपको सूचित किया जाता है कि सारी जानकारी गोपनीय रखी गई है।
हाथी कवच अकादमी के आंतरिक मामलों के विशेषज्ञों ने अपनी कहानी को एकीकृत कर लिया है। चिकित्सा उपचार के बावजूद कुछ प्रमुख यान युवक की पुरानी चोटों के बार-बार होने से मृत्यु हो गई। हुयान चेन ने गण प्रमुख के रूप में गण के नियमों के अनुसार सर्वोपरि पुत्र होने के नाते पदभार ग्रहण किया। उस दिन स्वागत कक्ष में उपस्थित सभी वरिष्ठों और शिष्यों ने स्वेच्छा से आत्मचिंतन के लिए एकांतवास में चले गए हैं और निकट भविष्य में बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं करेंगे। वो रुका, उसके होठों के कोने एक अजीब सी मुस्कान में मुड़ गए। इसी समय हमने एक और खबर जारी की। एलिफेंट आर्मर एकेडमी ने एक उपाधिधारी डॉलरों को पुजारी के रूप में भर्ती किया है। निश्चित रहे, इस दुनिया में बहुत कम लोग ही दूसरे पुजारी को पहचानते हैं। लॉर्ड गोल्ड क्रोकोडाइल वर्षों से एल्डर हॉल में एकांतवास में रह रहे हैं और बाहरी दुनिया की उनके बारे में धारणा दशकों पुरानी ही है। अगर किसी को शक भी हो तो वे कभी नहीं सोचेंगे कि यह वही व्यक्ति हो सकता है। कियान शुनजी की आंखों में संतुष्टि की एक झलक दिखाई दी। अध्याय 21 मैं 3 महीनों के भीतर परिणाम देखना चाहता हूं। गोल्ड क्रोकोडाइल डॉल जो एलिफेंट आर्मर एकेडमी में तैनात था, ऊपरी तौर पर अकादमी के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में कार्य करता था, लेकिन वास्तव में वह स्पिरिट हॉल की आंखें था। उसके आसपास होने से हुयान चेन कोई उपद्रव नहीं कर सकती थी। इसके अलावा एक उपाधिधारी डॉलरों की भर्ती की खबर अन्य संप्रदायों को एलिफेंट आर्मर एकेडमी को एक नए नजरिए से देखने के लिए काफी थी, जिससे आगामी 7 सेक्स काउंसिल का मार्ग प्रशस्त हुआ। शाबाश, कियान शुनजी ने उदासीनता से कहा। बेशक एलिफेंट आर्मर एकेडमी से संबंधित मामला लंबे समय तक छिपा नहीं रह सकता, लेकिन जब तक हम इस अवधि को टालते रहेंगे तब तक ये काफी होगा। उसने युवे गुआन की ओर देखा। इस बात को ध्यान में रखते हुए एलिफेंट आर्मर एकेडमी के लिए शीर्ष 3 संप्रदायों में से एक बनने में कोई खास समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? युवे गुआन ने तुरंत उत्तर दिया, जी महाराज। उद्धरण चिन्ह। हुयान चेन ने पहले ही 7 संप्रदायों की परिषद की बैठक शुरू कर दी है, जिसमें संप्रदायों की रैंकिंग के पुनर्मूल्यांकन का अनुरोध किया गया है। नियमों के अनुसार 7 संप्रदायों की परिषद हर 10 साल में आयोजित की जाती है। पिछला आयोजन 7 साल पहले हुआ था, इसलिए तार्किक रूप से 3 साल और होने चाहिए। हालांकि यदि कोई संप्रदाय आपत्ति उठाता है और यह साबित कर सकता है कि उसकी अपनी ताकत में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, तो इसे निर्धारित समय से पहले बुलाया जा सकता है। उसने अपने हाथ में मौजूद सामग्रियों की पन्ने पलटे। एलिफेंट आर्मर एकेडमी ने एक उपाधि प्राप्त डॉल वेल्डर को शामिल किया है, जो एक महत्वपूर्ण बदलाव है। अन्य संप्रदायों के पास इनकार करने का कोई कारण नहीं है। इस प्रक्रिया के अनुसार 3 महीने में 7 संप्रदायों की परिषद स्वर्ण साम्राज्य के शाही शहर में आयोजित की जाएगी। तब तक एलिफेंट आर्मर एकेडमी औपचारिक रूप से शीर्ष 3 संप्रदायों के पदों को चुनौती देगी। कियान शुनजी ने सिर हिलाया। 3 महीने, समय बिल्कुल सही था। सुनिश्चित करें कि गोल्ड क्रोकोडाइल डॉल अपनी पहचान अच्छी तरह से छुपा ले। आपसे वो स्पिरिट हॉल के दूसरे नहीं है, बल्कि एलिफेंट आर्मर एकेडमी द्वारा भारी कीमत पर आमंत्रित एकत्रित किए गए हैं। कियान शुनजी ने निर्देश दिया। उसका नाम भी बदल दो, चलो उसे बूढ़ा जिन कहते हैं। ये सरल है और ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। हाँ, वुई मेई ने आदेश की पुष्टि की। कियान शुनजी की उंगलियां लगातार आर्मरेस्ट पर थपथपाती रहीं, उनकी नजर खिड़की के बाहर की ओर घूम गई। क्लियर स्काई सेक्ट, वही असली धुरंधर था। क्लियर स्काई संप्रदाय में स्थिति कैसी है? उसने अचानक पूछा। युवे गुआन और वुई मेई ने एक दूसरे की ओर देखा और युवे गुआन ने कहा, सर्वोच्च धर्माध्यक्ष को रिपोर्ट करने के बाद तानचेन अभी तक नहीं मिला है। हमारे लोग लंबे समय से पूछताछ कर रहे हैं और क्लियर स्काई संप्रदाय के कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि पुराने संप्रदाय प्रमुख शायद जीवित नहीं है, लेकिन वो जीवित है या मृत, इस बारे में कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता। तानचेन 10 साल से अधिक समय से लापता है और क्लियर स्काई संप्रदाय ने बाहरी दुनिया से हमेशा यही दावा किया है कि संप्रदाय के वरिष्ठ गुरु एकांतवास में हैं, लेकिन किसी ने भी उन्हें कभी अपना चेहरा दिखाते हुए नहीं देखा है। कियान शुनजी ने अपनी आंखें से खोल ली। तानचेन, क्लियर स्काई संप्रदाय के प्राचीन पूर्वज, एक रैंक 99 के सुपर डॉलो, एक ऐसी हस्ती जिनकी तुलना कियान दाओली और बोसाइसी से की जा सकती है। स्वाभाविक रूप से वह भी जीवित था, बस वह स्लॉटर सिटी में रह रहा था और स्लॉटर किंग बन गया था। तान शियाओ और तान हाओ के बारे में क्या? उन जुड़वा तारों की जोड़ी में जबरदस्त गति है, युवे गुआन ने अपने स्वर में थोड़ी घबराहट के साथ कहा। तान शियाओ इस वर्ष 42 वर्ष का है, जो 88वें रैंक का स्पिरिट डॉलो है। तान हाओ 29 वर्ष का है, जो 87वें रैंक का स्पिरिट डॉलो है। उन दोनों ने ही क्लियर स्काई हैमर की सर्वोच्च स्तरीय आत्मा को जागृत कर लिया है और उनकी ताकत अपने साथियों से कहीं अधिक है। हाल ही में ऐसी खबरें आई हैं कि वे प्रशिक्षण के लिए पहाड़ से नीचे जाने की योजना बना रहे हैं और कुछ समय के लिए हेवन दो साम्राज्य की सीमाओं के भीतर यात्रा कर सकते हैं। प्रशिक्षण के लिए पहाड़ से नीचे उतर रहा हूं। कियान शुनजी की आंखों के सामने से एक तेज रोशनी गुजरी। इसका मतलब है कि वे अभी तक आहियन से नहीं मिले हैं। आहियन 1 लाख वर्ष की ब्लू सिल्वर साम्राज्य जिसने मानव रूप धारण किया था, वह अभी भी स्टार ग्रेट फॉरेस्ट के भीतर गहराई में मौजूद होनी चाहिए। यदि तान बंधुओं ने प्रशिक्षण के लिए पहाड़ से नीचे उतरकर प्रशिक्षण लिया होता, तो बहुत संभव था कि मूल कृति की तरह ही उनका सामना उससे हो जाता। एक बार जब वे मिल गए, तो आहियन को दोबारा पकड़ना मुश्किल होगा। वे क्लियर स्काई सेक्ट की बाधा को पार नहीं कर पाएंगे। हमें उनसे पहले उसके पास पहुंचना होगा। कियान शुनजी की उंगलियों की थपथपाहट की आवाज बंद हो गई। स्टार ग्रेट फॉरेस्ट के बाहरी इलाके में अन्वेषण प्रयासों को बढ़ाने का आदेश पारित करें। उद्धरण चिन्ह। नीले बालों वाली महिला या किसी भी संदिग्ध रूपांतरित आत्मा राक्षस की तलाश पर ध्यान केंद्रित करो, उसने गहरी आवाज में कहा। पता चलने पर तुरंत सूचना दें और दुश्मन को सतर्क न करें। हाँ, और शियाओ की मां, सुकेन, 1 लाख साल पुरानी सॉफ्ट बोन्स रैबिट जिसने मानव रूप धारण किया था, वह अभी भी स्टार ग्रेट फॉरेस्ट के कोर सर्कल के बाहरी किनारे पर होनी चाहिए। उसके साथ 2 महान रक्षक भी थे, स्काई जो पाइथन दामिंग और टाइटन विशालकाय वानर एमिंग। वे दोनों ही 100 वर्ष की आयु वर्ग के असाधारण शक्ति संपन्न आत्मा राक्षस थे, लेकिन वे इंतजार कर सकते थे। उसके अकेले होने तक प्रतीक्षा करो या ज़ियाओ के मानव रूप धारण करने तक प्रतीक्षा करो। कियान शुनजी के होठों के कोनों पर एक ठंडी सी घृणा की मुस्कान उभर आई। न तो मां और न ही बेटी भाग पाएंगी। महाराज, ये देखकर कि वो काफी देर तक चुप रहे, युवे गुआन ने संकोचपूर्वक पुकारा। कियान शुनजी को होश आया और उसने उसकी तरफ देखा। एलिफेंट आर्मर एकेडमी के अलावा अन्य 3 संप्रदायों की योजनाओं को एलिफेंट आर्मर एकेडमी की सफलता के बाद ही शुरू किया जा सकता है। उनकी आवाज शांत थी, फिर भी उसमें निर्विवाद गरिमा झलकती थी। युवे गुआन और वुई मेई ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में हैरानी झलक रही थी। महाराज, क्या ये जल्दबाजी नहीं होगी? युवे गुआन ने सावधानी से पूछा। एलिफेंट आर्मर एकेडमी का मामला भले ही सुचारू रूप से सुलझ गया हो, लेकिन यहाँ आखिरकार एक विशेष परिस्थिति थी। फायर लेपर्ड संप्रदाय प्रमुख यान बाउजी का स्वभाव धूर्त है, वह प्रबंधनवाद संप्रदाय से है। संप्रदाय प्रमुख फैंग वहिन सतर्क और शंकल है, और व्हाइट टाइगर संप्रदाय प्रमुख बाई शियाओ ऊपरी तौर पर ईमानदार प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में वह अपनी मर्जी की मालिक और न्याय पर रहने वाली है। इन तीनों संप्रदायों में से किसी को भी आसानी से पराजित नहीं किया जा सकता। कियान शुनजी मुस्कुराए। वो मुस्कान बहुत हल्की थी, लेकिन उसने युवे गुआन के दिल को ठंडा कर दिया। जल्दबाजी, वो खड़ा हुआ और धीरे-धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर गया। युवे गुआन, क्या तुम जानते हो कि एलिफेंट आर्मर एकेडमी का काम इतनी आसानी से क्यों हो गया? युवे गुआन थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि लॉर्ड गोल्ड क्रोकोडाइल। नहीं, कियान शुनजी ने सिर हिलाया। हुयान चेन की वजह से। वो युवे गुआन के पास गया और उसे शांत भाव से देखने लगा। हुयान चेन में महत्वाकांक्षा, निर्दयता है और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने उसे बदिया जो वह चाहता था और वह मेरे लिए काम करता है, हर कोई अपनी जरूरत की चीजें लेता है। इसे ब्याजवादिकारी कहा जाता है। वो मुड़ा और खिड़की से बाहर देखने लगा। अग्नि तेंदुआ संप्रदाय, पवन तलवार संप्रदाय और श्वेत बाघ संप्रदाय एक ही हैं। हर किसी की अपनी इच्छाएं और कमजोरियां होती हैं। यान बाउजी चालाक है, इसलिए वो स्थिति का बेहतर आकलन करना चाहता है। फैंग वहिन सतर्क है, इसलिए वो विनाशकारी आपदा से अधिक भयभीत है। बाई शियाओ स्वेच्छाचारी है, इसलिए वह अपनी प्रतिष्ठा की अधिक परवाह करता है। उसने अपना सिर पीछे की ओर घुमाया, उसके होठों के कोनों पर एक कठोर मुस्कान फैल गई। या तो वे जो चाहते हैं उसे ढूंढो, या फिर वे जिस चीज से डरते हैं उसे ढूंढो, फिर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। युवे गुआन और वुई मेई ने सदमे से अपना सिर नीचे कर लिया। उनके सामने उपस्थित सर्वोच्च धर्माध्यक्ष उनकी कल्पना से भी कहीं अधिक भयावह थे। यह कोई भयानक ताकत नहीं थी, हालांकि उसकी ताकत वाकई डरावनी थी। यह एक भयावह मानसिकता थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह लोगों के दिलों की गहराई में झांक सकता था, प्रत्येक व्यक्ति की कमजोरी का सटीक पता लगा सकता था और फिर उसे घात प्रहार कर सकता था। हाँ, आप क्या अधीनस्थ समझते हैं? इसके अलावा कियान शुनजी ने अचानक कहा, हमारे लोगों को पूरे महाद्वीप की सभी अकादमियों में पढ़ाने के लिए भेजें, विशेषकर वैचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। उन्हें छोटी उम्र से ही इसके बारे में बताएं। स्पिरिट हॉल ही स्पिरिट मास्टर्स का सच्चा घर है। युवे गुआन और वुई मेई ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में हैरानी झलक रही थी। अकादमियां, वैचारिक शिक्षा, इसका संप्रदायों को दबाने से क्या संबंध है? उनकी उलझन देखकर कियान शुनजी ने उदासीनता से कहा, संप्रदाय वर्तमान है, जबकि अकादमियां भविष्य है। अधिकांश वर्तमान स्पिरिट मास्टर किसी संप्रदाय से आते हैं और वे अपने हृदय में संप्रदाय के हितों को ही सर्वोपरि रखते हैं। लेकिन अगर उन्हें बचपन से ही अकादमियों में स्पिरिट हॉल से शिक्षा मिलती है, तो बड़े होने पर वे अपने दिल में क्या संजो कर रखेंगे? युवे गुआन और वुई मेई को अचानक सब कुछ समझ आ गया। ये तो हर संप्रदाय की जड़ों को खोदकर निकालना था। 10 या 20 वर्षों में महाद्वीप पर स्पिरिट मास्टर्स की नई पीढ़ी को स्पिरिट हॉल द्वारा ही प्रशिक्षित किया जाएगा। तब तक ऊपरी 3 संप्रदायों और निचले 4 संप्रदायों को कौन याद रखेगा? कियान शुनजी की मुस्कान और गहरी हो गई। बेशक यह एक दीर्घकालिक योजना है, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसे धीरे-धीरे लागू किया जा सकता है। आप क्या अधीनस्थ समझते हैं? दोनों ने एकमत होकर आदेश को स्वीकार किया। कियान शुनजी ने हाथ हिलाया। जाना, मैं 3 महीने के भीतर परिणाम देखना चाहता हूँ। हाँ।
युवी गुमान और बुई ने झुककर प्रणाम किया और चले गए। भव्य हॉल में एक बार फिर शांति छा गई। अध्याय 22 शिक्षक लेकिन मैं कियान शुनजी खिड़की के पास अकेली खड़ी होकर दूर से धीरे-धीरे उगते सूरज को देख रही थी। निम्न 4 संप्रदाय तो बस एक शुरुआत है। क्लियर स्काई सेट, ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन, सेवन ट्रेस ग्लेज स्काई स्कूल और वे रूपांतरित 1 लाख वर्ष पुराने आत्मा राक्षस। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और उसके होठों पर आशा भरी मुस्कान फैल गई। इस महाद्वीप पर अभी भी कई दिलचस्प चीजें उनका इंतजार कर रही हैं। दिन सिस्टम पैनल अचानक खुल गया। मेजबान ने एक चरण का लक्ष्य पूरा कर लिया है। निचले 4 संप्रदायों को वश में करना एलिफेंट आर्मर अकादमी ने आत्मसमर्पण कर लिया है। अन्य 3 संप्रदायों पर कार्रवाई जारी है। मिशन पूरा होने का प्रतिशत 25%। चरण पुरस्कार उत्पन्न किए जा रहे हैं। पुरस्कार 1 आध्यात्मिक शक्ति रैंक जोड़ 1 वर्तमान में रैंक 99 संग्रहित। पुरस्कार 2 डिवाइन रैंक शॉट बुनाई डिवाइन रैंक के लिए 10 एकत्रित करें आत्मा का विकास। पुरस्कार 3 अंतर्दृष्टि की आंख किसी भी लक्ष्य की कमजोरियों और इच्छाओं का निरीक्षण कर सकता है दिन में केवल एक बार सीमित। कियान शुनजी ने सिस्टम पैनल की ओर देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। अंतर्दृष्टि की आंख कमजोरियों और इच्छाओं का निरीक्षण करना ये वाकई अच्छी बात है। ठीक समय पर शेष 3 संप्रदायों से निपटने का मौका मिला। उसने हाथ उठाया और पैनल बंद कर दिया। उसने एक कदम बढ़ाया और महल के पिछले हिस्से की ओर चल पड़ा। डॉट 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 2 महीने बाद स्पिरिट हॉल सुप्रीम पॉन्टिफ पैलेस के भीतर स्थित एक निजी कार्यालय। फर्श से छत तक फैली खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी जिससे गहरे लाल रंग की कालीन पर सुनहरी चमक फैल रही थी। दीवारों पर कई अनमोल चित्र टंगे थे और किताबों की अलमारियां विभिन्न प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों से भरी हुई थी। हवा में चंदन की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। ये कियान शुनजी का निजी क्षेत्र था। पूरे स्पिरिट हॉल में केवल कुछ ही लोग प्रवेश करने के योग्य थे। इस समय कियान शुनजी एक बड़ी मेज के पीछे बैठे थे। उनके हाथ में एक हस्तलेख था और उनकी निगाहें पंक्तियों के बीच घूम रही थी। उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी और उनकी उंगलियां जाने में मेज पर थपथपा रही थी जिससे एक कुरकुरी और लयबद्ध ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। दस्तक दस्तक एक हल्की सी दस्तक सुनाई दी जिसमें थोड़ी सी झिझक भी थी। अंदर आ जाओ। कियान शुनजी ने ऊपर देखा तक नहीं। उसकी निगाहें अभी भी उस स्क्रॉल पर टिकी हुई थी। वह जानता था कि कौन है। दरवाजा धीरे से खुला गया और एक आकृति अंदर आ गई। ओह यह द्वारा प्रस्तुत नई जानकारी है। युवी गुमान एक थोड़ी ठंडी महिला की आवाज सुनाई दी जिसमें जानबूझकर शांत रहने का संकेत था लेकिन हल्की सी कपकपी भी छिपी नहीं थी। एक स्क्रॉल को मेज पर रखा गया और कियान शुनजी के हाथ की ओर धकेल दिया गया। अच्छा ऐसा है। कियान शुनजी ने ऊपर देखा। उसकी निगाहें अपने सामने खड़ी युवती पर टिक गईं। उसने काले और सफेद रंग की नौकरानी की वर्दी पहनी हुई थी जिसका किनारा उसके घुटनों से जुड़ा हुआ था जिससे उसकी गोरी पंडियों का एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। टॉप कॉस स्टाइल का था जो उसकी पतली कमर को खूबसूरती से उभार रहा था और नेकलाइन थोड़ी नीची थी जिससे उसकी बस जैसी सफेद त्वचा का एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। उसके बाल करीने से पीछे बंधे हुए थे जिससे उसका प्यारा सा चेहरा नजर आ रहा था। हालांकि उस चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी केवल सुंदरता और सहनशीलता थी। बीबी डोन 19 वर्ष की आयु एक समय का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति स्पिरिट हॉल की पवित्र कन्या जुड़वा आत्माओं की स्वामी रैंक 70 की स्पिरिट संत और सर्वोच्च की भावी उत्तराधिकारी। अब नौकरानी की वर्दी पहने हुए वो अपने हाथों को सामने की ओर जोड़कर और अपनी निगाहें नीचे झुकाए हुए कियान शुनजी की मेज के सामने खड़ी थी। उसका शरीर थोड़ा मुड़ा हुआ था। एक हाथ गले के पास हल्के से थामे हुए था मानो कोई त्वचा को ढकने की कोशिश कर रहा हो लेकिन हरकत इतनी अकड़ी हुई थी कि यह और भी स्पष्ट लग रहा था। लगता है तुम्हें अभी भी इसकी आदत नहीं पड़ी है। कियान शुनजी ने स्क्रॉल नीचे रख दिया। अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और शरारती अंदाज में उसे देखने लगा। बेबी डोन का शरीर थोड़ा कांप उठा। इसकी आदत वह इसकी आदत कैसे हो सकती थी। एक सप्ताह पहले तक वह अभी भी उस अंधेरे गुप्त कमरे में बंद थी जहां केवल खाना पहुंचाने वाली नौकरानी उसे हर दिन कुछ शब्द बोलती थी। फिर कियान शुनजी आया और उसने उसे कहा कि आज से वह काम पर बाहर आ सकती है। उसकी निजी नौकरानी बनकर। निजी नौकरानी कितना प्यारा नाम है। असल में इसका मतलब था चाय परोसना सफाई करना और कियान शुनजी के दफ्तर में काम करना। बीबी डोन आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसे बस इतना पता था कि दिन के समय वह इस दफ्तर में रह सकती है और कुछ पल की आजादी पा सकती है लेकिन सूरज ढलने और कियान शुनजी के जाने के बाद उसे उस गुप्त कमरे में लौटना ही पड़ता था। वही उसका असली कमरा था। मैं नहीं हूं पोप। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और अपने होंठ दबाए। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। कियान शुनजी ने उसकी ओर देखा। उसके होंठ के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। उनका ये शिष्य जिसके सपने कभी आसमान जितने ऊंचे थे अब उनके सामने एक नौकरानी की वर्दी में खड़ा था। यहां तक कि उन्हें उनकी ओर देखने का भी साहस नहीं था। तो क्या हुआ अगर वह रैंक 70 की स्पिरिट सेंट थी। तो क्या हुआ अगर उसके पास जुड़वा आत्माएं थी। आध्यात्मिक शक्ति के बिना वो कुछ भी नहीं थी। चूंकि तुम इसके आदी नहीं हो तो तुम्हें बिना मेरे सिखाए ही पता होना चाहिए कि क्या करना है ना। कियान शुनजी की आवाज में थोड़ी शरारत थी और उसकी निगाहें अटपूर्ण ढंग से उस पर टिक गईं। बीबी डोन का चेहरा पल भर में लाल हो गया। वो जानती थी कि कियान शुनजी किस बारे में बात कर रही थी। पिछले 7 दिनों में ये पहली बार नहीं था जब उसे इस स्थिति का सामना करना पड़ा था। हर बार वह भाग जाना चाहती थी, इनकार करना चाहती थी, विरोध करना चाहती थी, लेकिन हर बार उसे उस दिन उस गुप्त कमरे में हुई निराशा याद आ जाती थी और यह एहसास कि वह एक साधारण व्यक्ति को भी नहीं हरा सकती। प्रतिरोध करना वो किस चीज का विरोध कर सकती थी। उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। उसके चेहरे की लाली पल भर के लिए गायब हो गई और उसकी आंखों में एक जटिल भाव झलक उठा। शर्म, क्रोध, भय, निराशा और कुछ ऐसा जिसे स्पष्ट रूप से समझाया नहीं जा सकता था। लेकिन वह यही नहीं। वह चुपचाप ही घुटने पर बैठ गई। ये नौकरानी की वह मानक मुद्रा थी जो कियान शुनजी ने उसे सिखाई थी। उसका शरीर कुछ हद तक अकड़ा हुआ और जिद्दी था फिर भी वह सचमुच अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। कियान शुनजी ने उसकी ओर देखा और उसकी निगाहें धीरे-धीरे ठंडी होती गईं। नियम तो बने हुए हैं। उनकी आवाज सपाट थी लेकिन उसमें निर्विवाद अधिकार झलक रहा था। बेबी डोन अब तुम्हारा कोई मूल्य नहीं रह गया है लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा एकमात्र मूल्य क्या है। उसकी एकमात्र कीमत क्या थी। बेशक बीबी डोन को ये बात पता थी। उसका मकसद सामने वाले पुरुष को खुश करना था। इसके अलावा वह किसी काम की नहीं थी। शिक्षक लेकिन मैं वह अचेतन रूप से पीछे हटना चाहती थी। इस घुटन भरी जगह से भाग जाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वह हिली उसे अपने पिछले प्रतिरोध के परिणाम याद आ गए। गुप्त कक्ष में बंद रहते हुए 3 दिन बिना भोजन के और दुगनी निराशा झेलनी पड़ी थी। उसका शरीर रुक गया। वह वहीं जम सी गई। ना आगे हिल पा रही थी ना पीछे। कियान शुनजी ने उसे संघर्ष करते हुए देखा। उसकी आंखों में शरारत की झलक दिखाई दी। कोई किंतु परंतु नहीं है। उसने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा बीबी डोन चूंकि तुमने ये रास्ता चुना है इसलिए तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। क्या आपने ये रास्ता चुना। बीबी डोन के दिल में कड़वाहट की लहर दौड़ गई। उसने कभी चुनाव किया ही कब था। उसे बस किसी से प्यार हो गया था और वह अपनी खुशी की तलाश में थी। फिर उसकी आध्यात्मिक शक्ति छीन ली गई। उसे क्या किया गया, अपमानित किया गया और अंततः उसका ये हाल हो गया। लेकिन उसने यह बात जोर से नहीं कही क्योंकि वह जानती थी कि कुछ भी कहना बेकार है। उसने ऊपर देखा और कियान शुनजी पर एक नजर डाली। उस नजर में निराशा, क्रोध, विनती और थोड़ी सी त्याग की भावना झलक रही थी। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और धीरे-धीरे घुटनों के बल रेंगते हुए डेस्क के नीचे की जगह की ओर बढ़ी। अध्याय 23 सुकिन का संदेश। कियान शुनजी ने संतुष्टि से अपनी निगाहें हटाई फिर से स्क्रॉल उठाया और उसे खोला। साथ ही डेस्क के नीचे थोड़ी जगह भी छोड़ दी गई है। कियान शुनजी ने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपनी निगाहें स्क्रॉल की सामग्री पर टिका दी। ये स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट के भीतर किए गए अन्वेषण परिणामों के संबंध में युगवान द्वारा प्रस्तुत नवीनतम जानकारी थी। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट के मुख्य घेरे के बाहर स्काई एज और पाइथन की गतिविधि के निशान पाए गए हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि स्पिरिट बीस्ट की साधना 100,000 वर्षों से अधिक हो चुकी है जिससे वर्तमान में ज्ञात सबसे शक्तिशाली स्पिरिट बीस्ट में से एक बन गया है। जिस स्थान पर यह डेरा डाले हुए है वहां एक झील है और आसपास के स्पिरिट बीस्ट के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। संदेह है कि यह इसका क्षेत्र है। कियान शुनजी ने अपनी आंखें से खोल ली। स्काई एज और पाइथन दामिन वो शाओगु के रक्षकों में से एक था जिसके शाओगु की मां सुकिन के साथ जटिल संबंध थे। यदि स्काई एज और पाइथन मिल जाता तो इसका मतलब था कि वे सुकिन से ज्यादा दूर नहीं थे। वह नीचे की ओर बढ़ता रहा। मुख्य वृत्त के किनारे पर टाइटन विशालकाय मानक के निशान पाए गए। इस आध्यात्मिक जीव का शरीर विशाल है और शक्ति अविश्वसनीय है और इसकी साधना भी 100,000 वर्ष की स्तर तक पहुंच चुकी है। आकाश नीले अजगर के क्षेत्र से सटे होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों के बीच कोई संबंध है। टाइटन विशालकाय वानर एडमिंग साथ ही वो शियाओगु के रक्षकों में से एक था। इन दोनों विशालकाय व्यक्तियों से निपटना वास्तव में बहुत मुश्किल था लेकिन अगर अलग हो जाए तो। कियान शुनजी के होठों के कोने एक ठंडी तिरस्कार भरी मुस्कान में बदल गए। उस पत्र के अंत में एक ऐसा सुराग था जिसमें उसकी वास्तव में रुचि थी। मुख्य वृत्त की बाहरी परिधि की दक्षिण पूर्व दिशा में नर हड्डियों वाले खरगोशों की आबादी की गतिविधि के निशान पाए गए। अवलोकन के अनुसार इस आबादी का नेतृत्व पहले लगभग 30 की संख्या वाले 1 लाख साल के नर हड्डियों वाले खरगोश द्वारा किया जाता था और वहां एक और नर हड्डियों वाला खरगोश भी था जिसकी उम्र लगभग 1 लाख साल थी। नर हड्डियों वाला खरगोश सुकिन जियोगु कियान शुनजी की आंखों के सामने से एक तेज रोशनी गुजरी मिला। अन्य आंदोलन अभी भी मौजूद थे लेकिन कियान शुनजी अब उनकी परवाह करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसका सारा ध्यान इसी खुफिया जानकारी पर केंद्रित था। 100,000 साल पुराना सॉफ्ट बोन्स रैबिट जो गति और आकर्षण में निपुण था एक अत्यंत दुर्लभ स्पिरिट बीस्ट था। इसकी स्पिरिट रिंग स्पिरिट मास्टर को गति में वृद्धि और मानसिक प्रकार की स्पिरिट क्षमता प्रदान कर सकती थी और इसकी स्पिरिट बोन तो सर्वश्रेष्ठ में भी सर्वश्रेष्ठ थी। इसके अलावा इसमें पहले से ही रूपांतरित होने की क्षमता मौजूद थी। इसका क्या मतलब था। इसका मतलब यह था कि यह मानव रूप धारण कर सकता था, साधना कर सकता था और भी बहुत कुछ। कियान शुनजी के होठों के कोनों पर मुस्कान और गहरी हो गई। उसने स्क्रॉल नीचे रख दिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट सुकिन जियोगु अब वहां जाने का समय आ गया था।
कियान शुंजी ने अपने विचारों को दरकिनार करते हुए सिर नीचे करके देखा। कुछ देर बाद वह खड़ा हो गया। बेबी डोन ने अपना सिर नीचे कर लिया और कियान शुंजी की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। कियान शुंजी ने कुछ नहीं कहा, बस झुककर उसे पीठ के बल उठा लिया। बेबी डोन का शरीर अकड़ गया, लेकिन उसने संघर्ष नहीं किया। उसे पकड़े हुए कियान शुंजी दफ्तर के कोने में स्थित एक छोटे से दरवाजे की ओर चल पड़ी। उस दरवाजे के पीछे एक गलियारा था। गलियारे के अंत में एक गुप्त कमरा था। वह उसका कमरा था और उसका पिंजरा भी। उनके पीछे दरवाजा बंद हो गया, जिससे बाहरी दुनिया से आने वाली सारी रोशनी कट गई। अंधेरे में एक दूसरे की सांसों की आवाज के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। डॉट डॉट डॉट। एक घंटे बाद कियान शुंजी गुप्त कमरे से बाहर निकल गई। उसके चेहरे पर ज्यादा भाव नहीं थे, सिवाय उसकी आंखों में थोड़ी सी संतुष्टि के। उसके पीछे बेबी डोन ने अपनी पीठ उसकी ओर कर रखी थी। उसके कंधे हल्के से कांपे, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं निकाली। कियान शुंजी ने उसकी तरफ एक नजर डाली, मुड़ी और चली गई। गुप्त कमरे से बाहर निकलकर गलियारे से गुजरते हुए वह कार्यालय लौट आया। वह वापस मेज पर बैठ गया, पांडुलिपि उठाई और उसे फिर से देखने लगा। नम हड्डियों वाला खरगोश, स्टार्ट टू ग्रेट फॉरेस्ट। उसने स्क्रॉल नीचे रख दिया और डेस्कटॉप पर अपनी उंगलियों से हल्के से थपथपाया। अब कार्रवाई करने का समय आ गया था, लेकिन उससे पहले कुछ प्रारंभिक कार्य करने की आवश्यकता थी। स्काई जो पाइथन और टाइटन जायंट से निपटना आसान नहीं था और उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए किसी की आवश्यकता थी। गोल्ड क्रोकोडाइल डॉल्फिन एलिफेंट आर्मर एकेडमी में था और उसे जुटाना सुविधाजनक था। युग गुआन और डुइनी पर्याप्त मजबूत नहीं थे। कियान दाओयू ऐसा कर सकता था, लेकिन वो स्पिरिट हॉल का स्तंभ था और आसानी से उसे छोड़ नहीं सकता था। कियान शुंजी ने कुछ देर सोचा और फिर उसके मन में एक योजना बन गई। उसने कलम उठाई और एक खाली कागज पर कुछ पंक्तियां लिखी। आदेश, स्पिरिट हॉल के सर्वश्रेष्ठ स्पिरिट मास्टर्स को जुटाएं और 3 दिन बाद स्टार ग्रेट फॉरेस्ट की बाहरी सीमा पर एकत्रित हों। एल्डर के नेतृत्व में भूत डॉल और आर्डर युग गुआन इस पद की कमान मैं स्वयं संभालूंगा। इसके अलावा ये भी सूचित किया जाता है कि कल एक बैठक होगी। लिखने के बाद उन्होंने उस पर पोक की मुहर लगाई, पांडुलिपि को लपेट कर एक तरफ रख दिया। फिर वह उठा और खिड़की की ओर चल पड़ा। खिड़की के बाहर डूबता हुआ सूरज नीचे जा रहा था और क्षितिज धधकते लाल रंग का था। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट की दिशा गोधूली मीना में डूब गई थी। कियान शुंजी ने अपनी आंखें से खोलीं और उसके होठों के कोने उम्मीद भरी मुस्कान में मुड़ गए। सुकेन, जियोबू, मेरा इंतजार करना। डॉट डॉट डॉट। अगली सुबह तड़के बेबी डोन गुप्त कमरे से जाग उठी। उसके शरीर पर हो रहे दर्द ने उसे उस घटना की याद दिला दी जो घटित हुई थी। उसने दांत पीसकर खड़ी हुई और नौकरानी की वर्दी पहन ली। गुप्त कमरे से बाहर निकलकर गलियारे से गुजरते हुए वह कार्यालय में आई। कियान शुंजी पहले से ही मेज पर बैठे थे, एक नए रंग पकड़े हुए उसे पढ़ रहे थे। कदमों की आहट सुनकर उसने अपना सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। जागना। बेबी डोन ने अपना सिर नीचे कर लिया, कुछ नहीं बोली और चुपचाप कियान शुंजी के पीछे खड़ी रही। कियान शुंजी को भी कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने बगल वाली मेज की ओर इशारा करते हुए कहा, नाश्ता वहां रखा है। खाने के बाद दफ्तर की सफाई कर देना, फिर पुस्तकालय मंडप में जाकर कुछ जरूरी किताबें ले आना। बेबी डोन ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। नाश्ता? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति कमजोर पड़ने के बाद से उसने लंबे समय से नाश्ता नहीं किया था। कियान शुंजी ने मानो उसकी उलझन को भांप लिया और उदासीनता से कहा, मैं अगले कुछ दिनों तक बहुत व्यस्त रहूंगी और तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल पाऊंगी। अच्छी बच्ची बनो और अपना काम करो, कोई परेशानी मत खड़ी करो। बेबी डोन ने अपने होंठ दबाए और धीरे से सिर हिलाया। कियान शुंजी के आदेश निर्णायक थे। वह अपने बगल वाली मेज के पास गई और उस पर रखा हुआ एक साधारण नाश्ता देखा। दलिया का एक कटोरा, 2 बन और कुछ साइड डिश की एक छोटी कटोरी। ये बहुत ही सरल था, लेकिन उस बचे हुए भोजन से कहीं बेहतर था जो हर दिन गुप्त कमरे में भेजा जाता था। वह बैठ गई और छोटी-छोटी निवाले लेकर खाने लगी। कियान शुंजी ने उसे फिर से नजरअंदाज कर दिया और अपने हाथ में मौजूद फ्रॉक को पढ़ना जारी रखा। अभी भी बहुत सी चीजें थी जिनसे उसे निपटना था। कार्यालय में बहुत शांति थी, केवल कागज पलटने और हल्की फुल्की चबाने की आवाज सुनाई दे रही थी। खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे जमीन पर एक गर्म सुनहरी हवा फैल रही थी। अगर उसके शरीर पर पिछली रात के निशान अभी भी बाकी न होते और अगर उसने नौकरानी की यह शर्मनाक पोशाक न पहनी होती, तो बेबी डोन लगभग यही सोचती कि यह एक सामान्य सुबह है। लेकिन वह जानती थी कि ऐसा नहीं था। वह पिंजरे में बंद एक चिड़िया जैसी थी, हमेशा के लिए। नाश्ता खत्म करने के बाद उसने ऑफिस की सफाई शुरू कर दी। डेस्क पोंछना, किताबों की अलमारी व्यवस्थित करना, खिड़की पर रखे फूलों को पानी देना। ये बातें मामूली थी, लेकिन कम से कम इनसे उसे कुछ करने को मिल जाता था, इसलिए उसे उन नजरिए लागू के बारे में सोचना नहीं पड़ता था। कियान शुंजी कभी-कभी अपना सिर उठाकर उसे देखता था, फिर अपना सिर नीचे कर लेता था। सुबह ऐसे ही बीत गई। दोपहर में कोई खाना लेकर आया। कियान शुंजी ने उसे साथ में भोजन करने के लिए कहा। उसने मना करने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप उसके सामने बैठ गई और धीरे-धीरे चावल खाती रही। दोपहर में वह किताबें लेने के लिए पुस्तकालय के मंडप में गई। पुस्तकालय मंडप के प्रशासक ने उसे नौकरानी की पोशाक पहने देखा और उनकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप किताबें ढूंढ निकाली जो वह चाहती थी। किताबों को वापस दफ्तर में ले जाते हुए कियान शुंजी खिड़की के पास खड़ी होकर दूर देख रही थी। उन्हें वहीं रख दो, उसने पीछे मुड़े बिना कहा। अध्याय 24 बेबी डोन या राक्षस देवता। पोप, युग गुआन, तुम और डुइनी मेरे साथ स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट चलो। इस दौरान अगर स्पिरिट हॉल में कोई आपात स्थिति हो तो मुख्य पुजारी से संपर्क कर लेना। कियान दाओयू उन्हें हल करेंगे। कियान शुंजी ने अपने सामने बैठे बुजुर्गों की ओर देखते हुए कहा। बहुत खूब पोप। युग गुआन और डुइनी दोनों ने सिर हिलाया और स्वाभाविक रूप से बाकी लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी। बैठक समाप्त होने के बाद कियान दाओयू सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल में चले गए। जियो, क्या तुम्हें मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है? हालांकि कियान दाओयू को नहीं पता था कि कियान शुंजी क्या करने वाला है, लेकिन वह जानता था कि स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट का मुख्य क्षेत्र कितना खतरनाक था। इसका सबसे केंद्रीय भाग, जिसे तारा झील भी कहा जाता है, वह क्षेत्र है जहां केवल आकाशीय नीले अजगर, विशालकाय मानव और कुछ ऐसे आध्यात्मिक जीव जीवित हैं जो कम से कम 50,000 वर्ष पुराने हैं और शक्तिशाली वंश रखते हैं। यह मनुष्यों के लिए एक निश्चित भूमि है और यहाँ आध्यात्मिक जीवों की संख्या काफी अधिक है। इसके अलावा कियान दाओयू को पता था कि स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट के भीतर गहराई में 1 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस्ट से भी कहीं अधिक भयानक अस्तित्व मौजूद थे। पिताजी, मैं अकेले जा सकता हूँ। अगर कोई खतरा भी हो तो युग गुआन और डुइनी की संयुक्त श्रद्धा हमें बिना किसी नुकसान के पीछे हटने में सक्षम बनाएगी, लेकिन स्पिरिट हॉल में एक निर्णायक व्यक्ति का अभाव नहीं होना चाहिए, इसलिए पिताजी को अभी यही लेना होगा। कियान शुंजी ने कियान दाओयू को गंभीरता से देखा। तो सावधान रहें, आपको याद रखना होगा कि आप स्पिरिट हॉल के पोप हैं। नए पोप को प्रशिक्षण देने से पहले आपकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। कियान दाओयू ने मुस्कुराते हुए कहा। इसे एक अनुरोध और एक आशा दोनों माना जा सकता है। उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा कियान शुंजी सुरक्षित वापस लौट आएगा। ये तो स्वाभाविक है पिताजी। कियान शुंजी के हृदय में एक गर्म हंसी महसूस हुई। यद्यपि वह कियान शुंजी के शरीर में पुनर्जन्म ले चुका था, फिर भी वह कियान दाओयू की स्नेहपूर्ण देखभाल को सचमुच महसूस कर सकता था। तो फिर रवाना हो जाओ, मैं यहाँ सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगा। कियान दाओयू ने सीधे कहा और फिर सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल से गायब होकर अपने हॉल लौट गया। कियान शुंजी वहीं खड़ा रहा, उसकी नजरें विभिन्न वस्तुओं पर घूमती रहीं और फिर वह गुप्त कमरे में चला गया। इस दौरान आज्ञाकारी होकर यही रहो। कियान शुंजी ने बीबी डोन की ओर देखा, जो समय भी नौकरानी की पोशाक पहने हुई थी। जी पोप, बीबी डोन ने अत्यंत विनम्रता से कहा। बहुत खूब, ठीक है, इस बार जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आऊंगी। कियान शुंजी के होठों के कोने पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। धन्यवाद पोप, बीबी डोन ने अपना सिर नीचे कर लिया, जिससे उसके चेहरे के भावों को समझना संभव हो गया। जाओ नहा लो, मैं भी आराम करने जा रही हूँ, कियान शुंजी ने लापरवाही से कहा। कियान शुंजी की बातें सुनकर बीबी डोन का शरीर थोड़ा कांपता हुआ प्रतीत हुआ, लेकिन जल्दी ही सामान्य हो गया। वह उठी, बाथरूम गई और हाथ मुंह धोए। बाथरूम से आ रही आवाजें सुनकर कियान शुंजी के चेहरे पर तुरंत ही तिरस्कार भरी मुस्कान उभर आई। हे बीबी डोन या राक्षस देवता। बीबी डोन को जीवित रखने के स्वाभाविक रूप से फायदे थे और यह कियान शुंजी के लक्ष्यों में से एक भी था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह इस महिला के स्वाभिमान और आत्मसम्मान को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था। बेशक बाकी सब चीजों की तरह उसे भी रास्ते में साथ ले जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। डॉट डॉट डॉट। अगली सुबह तड़के क्षितिज धीरे-धीरे हल्का सफेद होता जा रहा था और सुबह की धुंध अभी छटी नहीं थी। स्पिरिट हॉल के सामने चौक पर 2 आकृतियां पहले से ही खड़ी थी। युग गुआन और डुइनी। एक महिला सफेद वस्त्र पहने, कोमल और स्त्रीत्वपूर्ण चेहरे वाली थी, जिसके चारों ओर गुलाबी की हल्की सुगंध फैली हुई थी। दूसरी महिला काले वस्त्र में लिपटी हुई थी, मानो परछाई में विलीन हो गई हो, उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था। एक उज्ज्वल और एक अंधकार में, दोनों साथ खड़े होकर एक गहरा विरोधाभास प्रस्तुत कर रहे थे। वे स्पिरिट हॉल के सबसे सक्षम थे और कियान शुंजी के सबसे भरोसेमंद अधीनस्थ थे। दूर से पोप के महल के द्वार धीरे-धीरे खुलने लगे। कियान शुंजी बाहर निकल गई। आज उन्होंने गहरे नीले रंग की सैन्य पोशाक पहनी हुई थी, जिसके ऊपर गहरे सुनहरे रंग का लबादा था। उनका पूरा व्यक्तित्व वीर और सुगठित प्रतीत हो रहा था, जो पोप के वस्त्र धारण करते समय उनकी राशि छवि से बिल्कुल भिन्न था। उसकी कमर से एक लंबी तलवार लटक रही थी, हालांकि यह महज सजावटी थी, लेकिन उसके स्वभाव के अनुरूप यह एक दूसरे की खूबी बढ़ा रही थी। पोप, युग गुआन और डुइनी ने एक साथ प्रणाम करते हुए सिर झुकाया। कियान शुंजी ने हल्के से सिर हिलाया और उनकी निगाहें उन दोनों पर घूम गईं। युग गुआन, एक 90 स्तर की नियंत्रण प्रणाली जिसका शीर्षक है डोलो, जिसकी आत्मा केरोटोन गुदावी है। डुइनी, एक 90 स्तर की चपलता हमला प्रणाली जिसका शीर्षक ग्लो है, जिसकी आत्मा गुइनी है। उनकी संयुक्त क्षमता पोलोस्टैटिक डोमेन थोड़े समय में सभी विरोधियों को जमा देने में भी सक्षम थी, जिसे एक दिव्य कौशल कहा जा सकता है। उनके साथ चलने से यह ऑपरेशन कहीं अधिक सुचारू रूप से चलेगा। चूंकि सब लोग आ गए हैं, तो चलिए चलते हैं, कियान शुंजी ने धीरे से कहा और फिर आगे बढ़ गई। चौक के किनारे पर एक विशाल रथ काफी देर से इंतजार कर रहा था।
इसे रथ कहना गलत नहीं होगा, ये वास्तव में एक चलता फिरता छोटा महल जैसा था। रथ का ढांचा पूरी तरह से उच्च कोटि की लोहे की लकड़ी से बना था, जिसके बाहरी किनारों पर सोने की परत चढ़ी हुई थी और केबिन पर देवदूतों की नक्काशी की गई थी। रथ को 4 शुद्ध सफेद सींग वाले घोड़े खींच रहे थे। यह एक प्रकार का आध्यात्मिक जीत था जिसने ड्रैगन वंश को अपने वश में कर लिया था। वंशानुक्रम के आधार पर उनमें से प्रत्येक एक दिन में 1000 मील की यात्रा कर सकता था और एक शहर के बराबर मूल्यवान था। ये पोप की विशेष गाड़ी थी। युवी गुमान आगे बढ़ी और खुद गाड़ी का दरवाजा खोला। कियान शुनजी ने गाड़ी में चढ़ने के लिए पैर उठाया और विशाल केबिन में बैठ गए। युवी गुमान और गुई ने उनके ठीक पीछे आई और उनके सामने बैठ गई। गाड़ी का दरवाजा बंद हो गया और गाड़ी धीरे-धीरे चलने लगी। गाड़ी की खिड़की से स्पिरिट हॉल की परछाई धीरे-धीरे धुंधली होती हुई दिखाई दे रही थी। पोप युवी गुमान ने सबसे पहले कहा, आपके निर्देशों के अनुसार हमने पहले ही 100 विशिष्ट सैनिकों को स्टार डोर फॉरेस्ट के बाहरी इलाके में इकट्ठा कर लिया है। इसके अलावा आपकी इच्छित चीजें भी मैंने तैयार कर ली हैं। उसने अपनी छाती से हथेली के आकार का एक सेट का डिब्बा निकाला और दोनों हाथों से उसे भेंट किया। कियान शुनजी ने उसे उठाया और उसमें एक दरार खोली तो अंदर कुछ हल्का सुनहरा पाउडर दिखाई दिया जिससे एक हल्की सी मनमोहक सुगंध निकल रही थी। क्या ये किरोंग टोंगटिन गुलदाउदी का विशेष रूप से बनाया गया पराग है? उसने पूछा। हाँ, युवी गुमान ने सिर हिलाया। इस प्रकार के पराग का स्पिरिट बीस्ट पर बेहद शक्तिशाली लगवाग्रस्त प्रभाव होता है, विशेषकर उस स्पिरिट बीस्ट पर जिनका मानव रूपांतरण अधूरा है, इसका प्रभाव और भी अधिक होता है। थोड़ी सी मात्रा भी सांस के साथ अंदर जाने पर 1 लाख वर्ष पुराने स्पिरिट बीस्ट भी थोड़े समय में पूरी तरह से कमजोर हो जाएंगे और उनकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह नियमित हो जाएगा। हालांकि वो रुका और कुछ शर्मिंदा होकर बोला, इस प्रकार के पराग का आकाशीय नीले अजगर और विशालकाय बंदर जैसे आध्यात्मिक जीवों पर सीमित प्रभाव होता है और यह ज्यादा से ज्यादा एक पल के लिए ही हस्तक्षेप कर सकता है। इसके अलावा पराग की भंडार अवधि बहुत कम है, इसे बनने के 3 दिनों के भीतर ही इस्तेमाल करना होगा, अन्यथा इसकी औषधीय प्रभावशीलता काफी कम हो जाएगी। कियान शुनजी ने जेड बॉक्स को बंद कर दिया और उसे अपने आध्यात्मिक उपकरण में रख दिया। 3 दिन काफी हैं। उसने खिड़की के बाहर तेजी से गुजरते हुए नजारे को गहरी निगाहों से देखा। स्पिरिट सिटी के दक्षिण पूर्व में लगभग 2000 मील की दूरी पर स्टार डोर फॉरेस्ट स्थित था। सीम वाले स्टेल हाउस की पूरी गति से यात्रा करते हुए वे 1.5 दिन में वहां पहुंच सकते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो कल शाम तक वे सभा स्थल पर पहुंचने में सक्षम होंगे। गुई ने कियान शुनजी अचानक बोले, यह अधीनस्थ यहाँ है। गुई ने की डरावनी आवाज सुनाई दी। आपने पहले स्टार डोर फॉरेस्ट के मुख्य क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था, मुझे वहां की स्थिति के बारे में बताएं। गुई ने कुछ पल चुप रहा, मानो अपने शब्दों को व्यवस्थित कर रहा हो, और फिर धीरे से बोला, स्टार डोर फॉरेस्ट का मुख्य क्षेत्र परिधि और आंतरिक क्षेत्र में विभाजित है। परिधि 10,000 वर्ष से अधिक पुराने स्पिरिट बीस्ट का क्षेत्र है और कभी-कभी 1 लाख वर्ष पुराने स्पिरिट बीस्ट भी दिखाई देते हैं। आंतरिक क्षेत्र ही वास्तविक निषिद्ध भूमि है। अध्याय 25 कोमल हड्डियों वाला खरगोश सुकिन। निषिद्ध भूमि। हाँ, गुई ने सिर हिलाया। स्टार लेक कोर्स सर्कल के सबसे गहरे हिस्से में स्थित है, जिसकी रक्षा स्काई जो पाइथन और टाइटन जायंट मिलकर करते हैं। वहां कम से कम 50,000 साल या उससे अधिक पुराने शक्तिशाली स्पिरिट बीस्ट रहते हैं और उनमें से हर एक की लड़ाई उच्च कोटि की है। और स्टार लेक के और भी गहरे हिस्सों में वो रुका, उसकी आवाज और भी धीमी हो गई। किंवदंती के अनुसार वहां एक और भी भयावह अस्तित्व है। कियान शुनजी ने अपनी आंखें से खोली। वो जानता था कि गुई ने किसके बारे में बात कर रही थी। ड्रैगन किंग, देवलोक के नीचे का सबसे शक्तिशाली आत्मा प्राणी, राक्षसी प्राणियों का देवता। हालांकि वो प्राणी अभी भी सो रहा होगा और आसानी से प्रकट नहीं होगा। इस बार हमारा लक्ष्य स्टार लेक नहीं है, कियान शुनजी ने उदासीनता से कहा। यह बाहरी कोर्स सर्कल के दक्षिण पूर्व में स्थित सॉफ्ट बोन्स रैबिट की आबादी है। स्काई जो पाइथन और टाइटन जायंट के क्षेत्रों को बिना उन्हें सचिव किए पार करना है। युवी गुमान और गुई ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ सिर हिलाया। हाँ, गाड़ी आगे बढ़ती रही। उसके पहिए मुख्य सड़क पर घिसते हुए एक लयबद्ध ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। गाड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया। कियान शुनजी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सांसों को नियंत्रित करने लगे। इस यात्रा का लक्ष्य 100,000 साल पुराना नर हड्डियों वाला खरगोश था। सुकिन, खुफिया जानकारी के अनुसार वो पहले ही रूपांतरित हो चुकी थी। आगे बढ़ने का ये बिल्कुल सही समय था। इसके अलावा उसके बगल में 90,000 साल से भी अधिक पुराना एक और सॉफ्ट बोन्स रैबिट भी था। कियान शुनजी के होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। इस यात्रा से मिलने वाली उपलब्धि कम नहीं होगी। ये जल्दी होना चाहिए था। इसे जल्दी से सुलझाओ, उसे पकड़ो और निकल जाओ, लड़ाई में कभी देर मत करो। कियान शुनजी ने अपनी आंखें खोली और उनकी नजर गाड़ी की खिड़की से होते हुए दूर धुंधले पहाड़ों पर पड़ी। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट लगभग आ ही गया था। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट कोर क्षेत्र के पास स्थित है। कियान शुनजी, युवी गुमान और गुई ने को साथ लेकर धीरे-धीरे करीब आती गई। 3 आकृतियां चुपचाप घने जंगल से गुजर रही थी। उनके पैरों के नीचे सड़ी हुई गिरी हुई पत्तियों पर चलने से हल्की सरसराहट की आवाज आ रही थी, लेकिन दूर से आती हुई जानवरों की दहाड़ में वह आवाज तुरंत दब गई। जैसे-जैसे वे गहराई में जाते गए, हवा में नमी बढ़ती गई और पेड़ घने और मजबूत होते गए। कुछ पेड़ों के तने इतने मोटे थे कि उन्हें लगाने के लिए दर्जनों लोगों की जरूरत पड़ती। इंतजार। कियान शुनजी ने अचानक अपना हाथ उठाया और युवी गुमान और गुई ने को रोक दिया। दोनों तुरंत रुक गए, अपनी सांस रोककर एकाग्र हो गए। पोप, युवी गुमान ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कुछ हैरानी से उसकी ओर देखा। कियान शुनजी ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें सामने की झाड़ियों में इस तरह गड़ी हुई थी मानो वह कुछ महसूस कर रहा हो। आगे सॉफ्ट बोन्स रैबिट का सक्रिय क्षेत्र है। उसने धीमी आवाज में कहा, आपसे यही योजना है। उनके बोलने की अवधि पूरी होने से पहले ही उनकी आवाज अचानक रुक गई, क्योंकि ठीक उसकी आंखों के सामने एक रोशनी की स्क्रीन अचानक प्रकट हुई जिसे केवल वही देख सकता था। दिन सिस्टम प्रॉम्प्ट। पता चला है कि मेजबान स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट के मुख्य क्षेत्र में पहुंच गया है। विकल्प 1, सुकिन और शियाओ को जाने दें और घर लौट जाएं। कार्य का पुरस्कार आध्यात्मिक शक्ति ग्रैंड जोड़ 1। विकल्प 2, सुकिन का शिकार करें। खोज पुरस्कार एक अतिरिक्त 100,000 वर्ष की आत्मा की हड्डी। कियान शुनजी ने इन दोनों विकल्पों को देखा और उसके होठों के कोने धीरे-धीरे मुस्कान में बदल गए। क्या उन्हें जाने दें? घर लौटना। उसकी नजर हंस शब्दों पर पड़ी। सुकिन का शिकार करो और 100,000 साल पुरानी आत्मा की हड्डी हासिल करो। ये वाकई बुरा नहीं था, लेकिन ये बहुत ही अप्रिय होगा। पोप, उन्हें अचानक बीच में ही रुकते देख गुई ने कुछ उलझन के साथ कहा। कियान शुनजी ने अपनी निगाहें हटा ली। उनके चेहरे पर मुस्कान गायब नहीं हुई, बल्कि गहरी हो गई। दिलचस्प, आगे बढ़ो, उसने धीरे से कहा। फिर युवी गुमान और गुई ने की ओर देखा। युवी गुमान और गुई ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ सिर हिलाया। समझा। कियान शुनजी ने और कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गई। सॉफ्ट बोन्स रैबिट क्षेत्र। ये प्राचीन वृक्षों से घिरा एक खुला स्थान था, जिसके केंद्र में एक विशाल नीले रंग का पत्थर था जिसकी सतह दर्पण की तरह चिकनी थी, जो स्पष्ट रूप से अक्सर उपयोग में लाया जाता था। घनी पत्तियों से छनकर सूरज की रोशनी छनकर आ रही थी, जिससे सुनहरी किरणें बन रही थी जो नीले पत्थर पर, आसपास के घास के मैदान पर और छोटे-छोटे रोएंदार जीवों पर पड़ रही थी। सॉफ्ट बोन्स रैबिट हर जगह देखे जा सकते थे, या तो लेटे हुए, आराम करते हुए, या घास में उछलते कूदते और खेलते हुए। उनके शरीर बर्फ जैसे सफेद थे, उनके लंबे कान खड़े थे और उनकी लाल आंखें एक चतुर प्रकाश से जगमगा रही थी। इनमें से अधिकांश लोग 1000 या 10,000 वर्षों से खेती-बाड़ी कर रहे थे और इस सुरक्षित क्षेत्र में शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसी समय एक महिला नीले पत्थर पर बैठी थी। सुकिन, ज़ियाओ की मां, 1 लाख साल पुरानी नर हड्डियों वाली खरगोश थी जो रूपांतरित हो चुकी थी। वो लगभग 20 वर्ष की लग रही थी। हल्के बैंगनी रंग की लंबी पोशाक उसके आकर्षक शरीर को बखूबी उभार रही थी। स्कर्ट के निचले हिस्से पर कुछ छोटे-छोटे चांदी के फूल कढ़ाई किए हुए थे, जो धूप में हल्के से चमक रहे थे। उसकी कमर पर एक सफेद रिबन बंधा हुआ था, जिससे उसकी कमर और भी आकर्षक लग रही थी, जिसे हल्के से पकड़ने पर भी ऐसा लग रहा था मानो हल्के से मोड़ने पर वो टूट जाएगी। उसके बाल बहुत लंबे थे, झरने की तरह नीचे गिर रहे थे। उसके बालों के सिरे काले और चमकदार नीले पत्थर पर टिके हुए थे। उसके चेहरे की बनावट किसी चित्रकारी की तरह मनमोहक थी। उसकी त्वचा बर्फ से भी अधिक गोरी थी और उसकी काली आंखें इतनी कोमल थी कि उनसे पानी टपक सकता था। इस समय वह अपनी बाहों में ये नन्हे खरगोश को निहार रही थी। उसके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान थी और उसकी बाहों में एक बिल्कुल सफेद रंग का छोटा सा खरगोश लेटा हुआ था। वो खरगोश आसपास के सॉफ्ट बोन्स खरगोशों से छोटा था, केवल हथेली के आकार का एक रोएंदार गेंद जैसा, जिसकी आंखें बंद थी, उसका छोटा सा सिर झुका हुआ था और वह अपनी मां की बाहों में धंसा हुआ था और एक हल्की सी गुर्राहट की आवाज निकाल रहा था। जियोबू, शाओबू, तुम भी बहुत जल्द 100,000 वर्ष के हो जाओगे। सुकिन ने धीरे से कहा। उसकी उंगलियां शाओबू के फर को इतने कोमल भाव से सहला रही थी मानो वह दुनिया के सबसे अनमोल खजाने को सहला रही हो। कुछ समय बाद ज़ियाओबू 1 लाख वर्षों की साधना पूरी करने में सक्षम हो जाएगा। उस समय उसे एक चुनाव का सामना करना पड़ेगा। क्या वह अपनी मां की तरह एक इंसान में परिवर्तित हो जाए या एक आत्मा राक्षस के रूप में जीना जारी रखे? सुकिन के होठों के कोने एक परिपूर्ण मुस्कान में मुड़ गए और उसकी आंखों में एक लालसा भरी चमक दिखाई दी। शाओबू चाहे जो भी चुनाव करे, वह उसका साथ देगी। ठीक इसी क्षण ज़ियाओबू ने अचानक जम्हाई ली और फिर सुकिन के शरीर से उठ खड़ी हुई। उसने अपने छोटे से सिर से सुकिन के कपड़े के किनारे को रगड़ा, फिर उसकी गोद से नीचे कूद गई। इसके बाद वह आज का प्रशिक्षण शुरू करने वाली थी। अभी तक 100,000 वर्ष की आयु तक न पहुंचने के कारण उसे और भी अधिक मेहनत करने की आवश्यकता थी ताकि वह जल्दी से अपनी मां की ऊंचाई तक पहुंच सके। सुकिन अपनी बेटी को दूर खुले मैदान की ओर उछलते कूदते हुए देखती रही। उसके चेहरे की मुस्कान और भी कोमल हो गई। इस साल वह 20 साल की हो गई। गिनती तब से की गई जब उसने 20 साल पहले खुद को बदलने का फैसला किया था। अब उसकी ताकत लगभग एक मानव स्पिरिट सेंट रैंक के बराबर थी, फिर भी वह टाइगर दोनों से काफी दूर थी। लेकिन वह चिंतित नहीं थी, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा खुशी अपनी बेटी को दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए देखने में मिलती थी। शाओबू घास के मैदान से गुजरते हुए एक अपेक्षाकृत खुले स्थान पर आ गया। यहाँ उसके सामान्य प्रशिक्षण के निशान थे, कुछ गिरे हुए सूखे पेड़ और कुछ टूटे-फूटे पत्थर। वो पहले कुछ खाने के लिए जगह ढूंढने की तैयारी कर रही थी। पास ही में आध्यात्मिक पौधों का एक समूह था जिसे वह सबसे ज्यादा पसंद करती थी, तभी वह अचानक रुक गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में से हिलन दौड़ गई। वो खतरे का एहसास था।
एक 99,000 वर्ष के आत्मा राक्षस के रूप में जो 100,000 वर्ष की आयु से केवल एक कदम दूर है, उसके अंदर ज्ञान शक्ति अविश्वसनीय रूप से तीव्र थी। वह अचानक मुड़ी और उसकी लाल आंखें तुरंत तेज हो गईं। 3 आकृतियां जिन्हें पता नहीं कब उसके आसपास प्रकट हुईं। गहरे सुनहरे रंग के तंग कपड़े पहने एक व्यक्ति सबसे आगे खड़ा था, जिसके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसकी आभा सहमी थी, लेकिन ज़ियाओ को महसूस कर सकता था कि उस शांति के नीचे छिपी शक्ति की रेखा हल्की तरह थी। अध्याय 26